जे एडवांस 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका हम पहले एनालिसिस करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये जो पेपर यहाँ पर कंडक्ट हुआ है, क्या टफनेस लेवल थी, सब्जेक्ट वाइज क्या सेग्रीगेशन था, मैथमेटिक्स के सेक्शन वाइज वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा जे एडवांस जो 17 ऑफ मई को इस बार कंडक्ट हुआ, उसके एक वीक पहले मैंने जो लास्ट ईयर के AIR 1 है राजीव गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें हम काफी सारी गाइडेंस के बारे में, इस जे एडवांस के बारे में बात कर रहे थे। उसी कंटिन्यूएशन में अब ये पेपर हो गया है, उसी को आगे लेकर चलते हुए अब मैं आज आपको इसका एनालिसिस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो रिसेंट में एग्जामिनर्स के माइंड में है मैथमेटिक्स को लेकर, क्या टफनेस लेवल इंक्रीज हुआ है, क्या कुछ इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ये सारे ही एवरेज लेवल क्वेश्चन थे, क्या लेंदी था, मॉडरेट था, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करें। तो रही बात सॉल्यूशंस के लिए, मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूंगा। यहाँ पर कई ऐसी क्वेश्चंस है जिसके मैंने आपको मल्टीपल मेथड्स बताए हैं। कुछ क्वेश्चंस के तो मैंने आपको तीन तीन मेथड्स भी यहाँ पर बताए, समझ रहे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन मेथड। तो इससे क्या होगा, आप जो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलरली जेईई एडवांस 2026 से सीखना चाहते हैं, मतलब आपका जेईई का एग्जाम नहीं हुआ है, आप अपने चांसेस, आपकी जो एग्जामिनेशन होगा जेईई के अंदर, उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 11 की हो, क्योंकि 50%, 45-48% के आसपास क्लास 11 का भी सिलेबस रहता है, और जो क्लास 12 के स्टूडेंट है या जो जस्ट स्टार्टेड ड्रॉपर्स हैं, यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन से अपने मैथमेटिक्स के जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज करना चाहेंगे। एज यू नो, पीसीएम के अंदर जो रनिंग होर्स है वो मैथ्स ही होता है, क्योंकि जब सेम मार्क्स पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो बेटर रैंक मैथमेटिक्स के मार्क्स से डिसाइड होती है। चलिए मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो डिफिकल्टी लेवल्स पर हम डिस्कस करेंगे। कितना सिलेबस कवरेज का जो क्वेश्चन होता है, क्या सारा ही सिलेबस करके जाना जरूरी है, रिसेंट ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, जो हमेशा से कैलकुलस और अलजेब्रा की लड़ाई रहती है वहां पर क्या चीज रही है, क्या इस बार किसने लीड किया, वो भी हम देखेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस जो कई वर्षों से हेवी रहता है डिफरेंशियल कैलकुलस पर, इस साल क्या ट्रेंड रहा है, वो सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि इससे हम कुछ ट्रिक ले सके आपके आने वाले जेई की पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आईआईटी रुड़की का ये पेपर जो कंडक्ट हुआ, पेपर 1 पेपर 2, अगर मैं इसको सब्जेक्ट वाइज बात करें, यहाँ पर पेपर 1 की बात करें, सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर वाइज अगर मैं बात करना चाहूँ, सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स ही है, चैप्टर वाइज अगर मैं सेग्रीगेट करूँ, सबसे पहले आता है यहाँ पर फॉर्मेट क्या पूछा गया, मार्किंग स्कीम क्या रही। 2015 से फर्स्ट टाइम MCQ -2 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2025 तक ये मार्किंग -2 की ही रही। 2015 के अंदर फर्स्ट टाइम वहां पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। 2016 से 2025 तक, यानी इन 10 सालों तक पार्शियल मार्किंग रही और -2 की मार्किंग भी रही। लेकिन इस साल 2026 के अंदर अगर आप ये MCQ सेक्शन देखें तो यहाँ पर पार्शियल मार्किंग थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग -1 रही। ठीक है, ये बहुत बड़ा बूस्टर रहा। इसी वजह से अगर आप देखें, लास्ट ईयर जो जेई एडवांस की कट ऑफ थी वो 75 मार्क्स थी, इस बार वो 92 पहुंच गई। तो क्यों, पहले अब तक पिछले 10 सालों से -2 की मार्किंग रहती थी, इस बार वो -1 की रही। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आया बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न के अंदर। और अगर हम चांसेस की बात करें, चाहे वो पेपर 1 है या पेपर 2 है, आप देखें 4 SCQ है, 4 MCQ थे, और 4 न्यूमरिक रेस्पॉन्स हैं, और मैच द कॉलम SCQ फॉर्मेट, ये भी 4। पेपर 2 के अंदर 4 SCQ, 5 MCQ, 5 NR और कॉम्प्रीहेंशन के 4 क्वेश्चन, ये सब है। चलिए अब बात करते हैं किस चैप्टर से कितना पूछा गया। ये तो मार्किंग स्कीम के अंदर मेजर चेंजेस वही है, -2 को रिड्यूस करके -1 थे, थोड़ा सा एक रिलीफ है। लेकिन याद रखिए, कंपटीशन आप स्टूडेंट के आपस में ही रहता है, तो फिर थोड़ा सा आपको उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए था। तो थोड़ा बहुत आप रिस्क यहाँ पर ले भी सकते थे इस बार MCQs के अंदर, क्योंकि जो -2 होता है तब स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन जो -1 होता है, क्योंकि यहाँ पार्शियल मार्किंग भी अवेलेबल थी या अप्लीलेबल थी, तो फिर यहाँ पर स्कोर करना ज्यादा बेटर है। क्योंकि -1 आप सोचिए SCQ में भी था, -1 आपके पास जहाँ मैच दो कॉलम SCQ में पूछा वहां पर भी था, और -1 हमारे पास जहां पर SCQ में भी है और यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल था, और -2 हमें हॉन्ट करता था आपका। तो 2026 से स्ट्रेस की तरह हटाया उसको, और -1 की पार्शियल मार्किंग के साथ साथ -1 की पेनल्टी रखी गई। ठीक है, चलिए, तो क्या जो मैंने बोला अभी आपको बात समझ में आई कि -1 की जब नेगेटिव मार्किंग है, वो हमारे पास SCQ में भी है, पर यहाँ पार्शियल मार्किंग है, तो क्या यहाँ पर स्कोर करना आसान नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया इन कंपैरिजन टू SCQ।
देखिए -2 की पेनल्टी नहीं है। चैप्टर वाइज बात करते हैं तो ये पेपर 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एओडी से था, डिफिकल्टी लेवल सामने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। कॉनिक सेक्शन कई स्टूडेंट डरते हैं, तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में ही एलिप्स, पैराबोला और एलिप्स वो सर्कल तीनों एक साथ आए। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, अगर डुएबल क्वेश्चन आपने किए हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। वैसे मॉडरेट इसलिए बोला कई बार मिक्स क्वेश्चन नहीं किए हुए तो स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैट्रिसेस पे, ये इजी क्वेश्चन था। इन आईटीएफ के ऊपर एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, फिर एक प्रोबेबिलिटी का अच्छा सवाल था, टाइम टेकिंग था, और यहाँ से आपके एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन था। 3D प्लेन जो हमारे पास जेईई मेन से सेपरेट रहता है, इसका एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक अच्छा सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा था। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का भी एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 था। रिलेशन और परमुटेशन ये पूरे पेपर की हाईलाइट रहा था। इसे कई वीडियो सॉल्यूशंस आपने देखे होंगे, पूरे यूट्यूब पे घूम रहे थे। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि आपने देखा कि रिसेंट ईयर्स में पहले जो रिलेशन चैप्टर था उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि एक रिलेशन है बताइए, जो जेईई मेन में जब तक वो इंक्लूडेड था, ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। एडवांस से जब आया है तो उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के साथ, और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पिक किए गए हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर हमें एक न्यूमेरिक रेस्पॉन्स फिर से अच्छा सवाल एक मिलता है। फिर एक पीएनसी का नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हाईलाइट जो रहा है वो है ट्रिगो। ट्रिगो काफी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं ट्रिगो के ऊपर। एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के ऊपर मैच द कॉलम भी पूछा गया। तो ट्रिग्नोमेट्री, ऑल्दो हम जानते हैं कि कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री प्रेजेंट कहीं ना कहीं हो ही जाता है, पर ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली ट्रिग्नोमेट्री पर है। यहाँ हमने एक क्वेश्चन आईटीएफ पर भी देखा है, ट्रिगो की बात करें, इनवर्स ट्रिगो की बात करें, तो ये एक अच्छा वेटेज रखा है। इवन अगर आप कंपेयर करके देखें तो ये वेक्टर 3D से ज्यादा आपको दिख रहा है, और इवन टक्कर दे रहा है पेपर 1 के अंदर ही किसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो ट्रिगो पर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर मैच द कॉलम के अंदर अच्छा सवाल पूछा गया, जहां पर सर्कल और कॉनिक सेक्शन के तीनों थे, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो छोड़कर मत जाइए, हमने एक क्वेश्चन यहाँ देखा, एक क्वेश्चन यहाँ भी कॉनिक का देखा है, तो इसको जरूर आप अपनी हिट लिस्ट में रखिए कि कॉनिक सेक्शन में अच्छे से पढ़ना है। एक और जुगलबंदी आप देखिए, मैट्रिसेस की वेक्टर्स के साथ मिक्स क्वेश्चन बनाया गया, वेक्टर्स के साथ मैट्रिसेस का, और ये टॉप क्लास क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो मैच कॉलम के अंदर पूछा गया था, मैट्रिसेस मिक्स्ड विद वेक्टर्स। वहीं पर एक और आप देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स है, और यहां पर आइडिया ही नहीं लगता कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है, ये हिडन चल रहा था। जिसको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज क्या होता है वो इसको पकड़ पा रहे थे, वरना भी क्वेश्चन दिखने में क्वाड्रेटिक जैसा ही दिख रहा था। पेपर 1 को अगर आप फिर से वापस से देखते हैं तो एक सरप्राइजिंग बात आपको पता चलेगी, यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस का एक भी क्वेश्चन है। ये आपने बिल्कुल ध्यान से सही सुना, इंटीग्रल कैलकुलस जो कि एक टाइम पर डिफरेंशियल कैलकुलस को बहुत अच्छे से लीड करता था, पेपर 1 के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस से एक भी क्वेश्चन नहीं है। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन नहीं है, इंडेफिनेट हो या डेफिनेट हो। एरिया का एक क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर 1 के अंदर एक भी क्वेश्चन है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जे एडवांस का कोई पेपर कंडक्ट हुआ हो, चाहे वो 1 हो या 2 हो, वहां पर इंटीग्रल कैलकुलस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये फुल डिटेल में एनालिसिस में आपको करके बता रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ठीक है। मार्किंग का क्या फर्क पड़ा हमने देख ही लिया, कट ऑफ कहा 75 से 92 क्रॉस होगी। कहीं पर इजी लेवल, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ये एनालिसिस मैंने आपको पर क्वेश्चन वाइज यहाँ पर बता दिया है। और जब आप इनके सॉल्यूशंस देखेंगे तो इनको कई क्वेश्चन है जिसको मैंने मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया, एक से ज्यादा मेथड, और स्टूडेंट्स फ्रेंडली हैं। अगर कहीं पर कैलकुलेट भी करना है तो मैं पूरा लास्ट तक कैलकुलेशन भी सॉल्व की। रीजन एक ही है, आज जब आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें फिर उसका सोल्यूशन देखिए, ताकि आपकी लर्निंग मैक्सिमम। हाफ हार्टेडली क्वेश्चन ट्राई करके सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अच्छे से ट्राई कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिवली सोचिए, थिंग्स विल बी इन योर फेवर डेफिनेटली। चलिए आते हैं पेपर 2 के ऊपर, कि पेपर 2 में क्या है वो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन वेक्टर्स के ऊपर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर था। फिर एक पैराबोला के ऊपर, अकेले पैराबोला के ऊपर एक क्वेश्चन था, फोकल डिस्टेंस के ऊपर। इसको मैंने आपको इसके अंदर 3 मेथड से सॉल्व करके दिखाया। अब देखिएगा, अच्छा सवाल है, ये एक आसान सवाल थे। 2 क्वेश्चन बहुत इजी आए, ये 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान थे।
मतलब इजी पिक्स छोड़ना ही नहीं है। तो आप देखोगे तो 3 मार्क्स यहाँ पर आसानी से बन जाते हैं। अगर एक सिंसियर स्टूडेंट है जिसने जेई मेनी कट ऑफ करके एडवांस की तरफ गया होगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से वो बना लेता है। ये सवाल बहुत अच्छा आया था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जाम में इसको सॉल्व करना, एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, जैसे मैं और आदित्य जब बात कर रहे थे आपको बताया भी था कि टेंशन रहती ही है हमेशा कि साल भर तैयारी की है, अब मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। तो क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना और एग्जामिनेशन के अंदर सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया। 3D ज्योमेट्री लाइन पर, जहां पेपर 1 के अंदर 3D ज्योमेट्री प्लेन पर पूछा गया था, एक 3 डायमेंशनल पे सिर्फ लाइन के ऊपर है। और ये अच्छा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। देखो, जब मैं किसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट है, नहीं। यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक वो क्वेश्चन जो लेबोरियस, बहुत मेहनत करवा रहा है, बहुत कैलकुलेशन करवा रहा है, वो भी डिफिकल्ट में ही जाएगा। सीधी सी डेफिनेशन है, जिस क्वेश्चन में मार्क्स स्कोर करने में एफर्ट लग रहे हो, चाहे कॉन्सेप्चुअली या फिर टाइम वाइज, तो वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी का एक अच्छा सवाल यहां पर पूछा गया था, मिक्स किया गया। अब यहां पर आपको देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस पहली बार दिखा, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन यहां पर दिखा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड टाइम। तो मतलब बेसिकली पेपर 2 के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस आ गया, पेपर 1 के अंदर जहां एक भी सवाल नहीं था। गोइंग फॉरवर्ड एमसीक्यू में एक मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया। एक अच्छा सवाल यहाँ पर फिर हमें दिखा फंक्शन एंड पीएनसी का, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिखा था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आपको रिसेंटली पता है जे एडवांस में इंक्लूड किया गया है। तो दो क्वेश्चंस पूछे गए, एक तो इंडिविजुअली पूछा गया, इसका लेवल तो जेई मेन लेवल ही था, ये भी एक इजी पिक था। तो आप देख सकते हैं कितने 9 यहाँ पर थे, 13 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का था, उसके ऊपर कॉनिक सेक्शन के ऊपर फिर आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिखेगा जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो क्या हाईलाइट आपको समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आते हैं, प्लेन 3D के क्वेश्चंस आते हैं। ये की पॉइंट्स है जहां पर जे एडवांस की मैथमेटिक्स टिकी हुई है, पकड़ के चलना है इन सबको। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हाईलाइट आप देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ है और दो क्वेश्चन यहाँ पर भी थे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये यहाँ था, एक यहाँ, और बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे भी आए थे जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 3 क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा और 2 क्वेश्चन आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर भी है, और एक और मुझे कहीं दिखा था, शायद यहाँ पर 2 क्वेश्चन है ये रहे, और पेपर 2 के अंदर फिर एक क्वेश्चन और है। फिर से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वापस से आता हुआ, जो कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एरिया अंडर द कर्व है, फिर से इंटीग्रल कैलकुलस आया, और लास्ट में एलिप्स। अब आप देखिए लास्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा पूछा है, कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, फिर एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रल कैलकुलस आपको दिख रही है, और फिर यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपको यहाँ पर नजर आने वाली है, इनवर्स भी पूछा, और आईटीएफ और एरिया का अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि मार्किंग बड़ी पुअर थी, हर क्वेश्चन के लिए +2 मार्किंग थी, +2 एंड +2, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर भी ये दोनों सॉल्व करके 4 मार्क्स मिलेंगे, पर मैं इतना आपको बता दूं, ये 4 मार्क्स अगर आप यहाँ स्कोर करते हो ज्यादा बेटर है इन सब क्वेश्चंस के अंदर। मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 से लेके अगर आप 14 तक एफर्ट डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप 4 मार्क लेके आ जाएंगे। यहाँ एक एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, सब में टाइम लग रहा था, सब में, पर मार्किंग सबकी 2-2 मार्क्स की थी, लास्ट में मार्किंग सिर्फ 2-2 मार्क्स की है। एफर्ट ज्यादा 4-4 मार्क के बराबर है, पर एफर्ट लगता है, 2-2 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा इस बार चाहे जिसकी फर्स्ट रैंक आए वो मैथमेटिक्स में पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आए। 2026 में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने फुल में से फुल मार्क्स स्कोर किए हो, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं। तो टाइम टेकिंग थे ये क्वेश्चंस यहाँ पर, तो ये बिल्कुल कहेंगे, और अप टू द स्टैंडर्ड जो जेईई एडवांस का स्टैंडर्ड है 2026 का स्टैंडर्ड भी वैसा ही है। जगह जगह बात चल रही थी नहीं थोड़ा मैथ्स का पेपर इजी आया है, बिल्कुल इजी नहीं आया है। पेपर को घर पे सॉल्व करना और फाइनल एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस है। कोई आपसे अगर बोले उसको 2 घंटे के लिए मैथ्स का पेपर पकड़ा दो, ठीक है भैया 2 घंटे बाद बात करते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा उन्हें वहां पर कैसा पेपर।
टाइम लगता है क्योंकि मार्क्स तभी मिलते हैं। कॉन्सेप्चुअली आपको क्वेश्चन दिखेगा कि हाँ ये बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, मार्क्स तब मिलते हैं जब आप कॉन्सेप्ट के साथ उस पूरी कैलकुलेशन को विद इन टाइम फ्रेम में सॉल्व करके आंसर तक पहुंचोगे, बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक के, बिना किसी कॉन्सेप्शन मिस्टेक के, तब जाके आपके पास आंसर आता है, फिर मार्क्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर बता दिया। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, एक तो इंटरमिक्स क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। लास्ट वाला देखिए जो कॉम्प्रिहेंशन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इलिप्स है, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन पूछा, और वहीं पर आईटीएफ का भी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला। डिफरेंशियल इक्वेशन में एओडी अच्छे से मिक्स यहाँ पर भी क्वेश्चन है। फंक्शन चैप्टर के पीएनसी मिक्स है, और यहाँ पर हमने देखा था इसके अंदर रिलेशन चैप्टर के अंदर पीएनसी मिक्स था। ठीक है, ये हुआ हमारे पूरे पेपर्स का एनालिसिस। पेपर 1 में जो क्वेश्चन है वो 16 है, लेकिन पेपर 2 में क्वेश्चन 18 है। कितने क्वेश्चन है? 18। पेपर 2 जिसके बारे में मैं और राजेश भी बात कर रहे थे कि सेकंड पेपर जब होता है तो हमेशा हमें टाइम का या फिर ये लगा रहता है जल्दी से पेपर खत्म हो, जल्दी से पेपर खत्म हो, ताकि हमारे जो प्लान है उस पर हम फोकस करें। इसीलिए हमने कहा था उस पॉडकास्ट में भी कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और सेकंड पेपर के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखिएगा। चलिए गोइंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। इसका एनालिसिस देखिए, अगर हम पिछले कई वर्षों से 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ईयर का एनालिसिस है मैथमेटिक्स के ब्रांचेस वाइज, तो आप देख सकते हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2021 में काफी क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसके बाद फिर ये यहाँ 25 से अगर कंपेयर करें तो 26 में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ कुछ क्वेश्चन ओनली ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहीं पर कुछ क्वेश्चन मिक्स भी है किसी और के साथ। ठीक है, अलजेब्रा में देखें तो क्वेश्चन जहां बीच में 12, 13, 10 ये लास्ट ईयर के हिसाब से 9 पर ही फिक्स्ड है। वेटेज बिल्कुल अलजेब्रा का कंपैरेटिवली कैलकुलस से कम हुआ है। डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस से अगर हम देखें, डिफरेंशियल के 10 क्वेश्चन थे, इस बार 8 है, यहाँ 5-5 ये रिटेन्ड है। फिर वेक्टर 3D के 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 बचे हैं। और जहां लास्ट ईयर ट्रिगो का एक क्वेश्चन आया था, 24 में एक क्वेश्चन आया था, 23 में 2 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन थे, इस बार 3 क्वेश्चन। और ये 3 सिर्फ मैंने ट्रिगो पे काउंट किए, इनवर्स ट्रिगो के काउंट नहीं किए, वो काउंट करूंगा तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम पिक्टोरियल वे में देखें तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हमारे मैथमेटिक्स का, जो मैथमेटिक्स के सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको देखें तो ये इनका सेग्रीगेशन है। डिफरेंशियल कैलकुलस जहां पर 23% है, 15% अपने पास इंटीग्रल कैलकुलस है, दोनों अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 38% कैलकुलस का वेटेज हो रहा है। वहीं वेक्टर 3D 9% के आसपास है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बीट करता हुआ वेक्टर 3D के कंपटीशन में आता हुआ, आईटीएफ मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बात की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 18% से 20% के आसपास है, और अलजेब्रा 26 है। अब कुछ क्वेश्चंस क्या है ना, मल्टीपल जगह से पूछे गए हैं, तो वो कब कहाँ कैसे कंसीडर करना, उसके लिए मैंने ये थॉट प्रोसेस लगाया है कि जो चैप्टर अगर क्लास 12 का है, तो अगर उसमें 11th वाला टॉपिक आया है तो उसको क्लास 12th में कंसीडर करेंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेट आपको थोड़ा कम दिख रहा है, तो अगर वो किसी डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल के साथ मिक्स हुआ है तो फिर वो यहाँ आ गया होगा वहां से, तो उसका वेटेज अच्छा, ट्रिगो भी अच्छा है। अलजेब्रा पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, पर कम कंपैरिजन रिलेटिवली कम पूछे गए, लेकिन मिक्स क्वेश्चंस भी हैं। जैसे मैंने बोला, कैलकुलस के 2 क्वेश्चन के अंदर फंक्शन और रिलेशन में पीएनसी मिक्स था, तो वो फिर किधर काउंट हो गया, क्योंकि पीएनसी 11th में पढ़ते हैं तो वो इधर काउंट हुआ है, वरना फिर वेटेज दोनों में काउंट होना चाहिए। समझिए, तो मिक्सिंग यहाँ पर हो रही है। तो इंटरमिक्स, अब इससे लर्निंग क्या है, टेकअवेज क्या है, आगे होने वाले पेपर्स के अंदर हमें तो इंटरमिक्स प्रॉब्लम से ऊपर फोकस करना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं पे करना है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उस चैप्टर को थरोली स्टडी कीजिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आए। जैसे मैं कॉनिक सेक्शन की बात का, एक क्वेश्चन सिर्फ पैराबोला पर आया। एओडी के साथ जो हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन की बात की, उसके साथ बाइनोमियल मिक्स होकर आया था एक क्वेश्चन। आई टेल यू वन थिंग, सर बाइनोमियल कहीं पर नहीं आएगा, तो बाइनोमियल भी मिक्स था, तो क्वाड्रेटिक का कहीं पर भी, अलजेब्रा कहीं पर भी पोर्शन कम नहीं हुआ है। ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मिक्स है बाइनोमियल थ्योरम के साथ, और बाइनोमियल थ्योरम 11th का चैप्टर है, इसलिए मैंने लास्ट वाले में कंसीडर किया उसको। तो दे आर प्लेइंग ऑन सेम लेवल स्टिल, बट दे आर इंटरमिक्स्ड। इंटरमिक्स क्वेश्चन की प्रॉब्लम की हमें प्रैक्टिस करनी है।
और यहाँ पर जो मैंने मल्टीपल अप्रोचेज आपको बताई हैं उन सबको सीखिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितने और स्टूडेंट हैं जिनको मैथमेटिक्स सॉल्व करना पसंद आता है, जिनको मैथमेटिक्स सीखना पसंद है, जिनको डर हटाना है। और मैथमेटिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलता है। चाहे हम हमारे सारे मैथमेटिक्स की बुक्स की बात करें जो इंडिविजुअली आपके लिए अवेलेबल है, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। वहीं पर आपको पर्टिकुलरली किसी थ्योरी पर अगर कोई डाउट है, आप सीखना चाहते हैं, चाहे ईयर लॉन्ग कोर्सेज की बात करें या फिर हम टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज की बात करें, वो सब भी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आपका जो सपना है जेई को क्रैक करने का, उसको फुलफिल कीजिए, मेहनत कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा इकोसिस्टम मिल जाए जहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए आपको बूस्ट करने को आपके चांसेस हाई हो जाते हैं, प्लस एक ऐसी मेंटरशिप आपको मिल जाए जो प्रूवन हो, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर बेटर। सो कीप लर्निंग, डू वॉच ऑल दिस सॉल्यूशंस और आपको जो फीडबैक है जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू। चलो सॉल्यूशंस की तरफ अब हम प्रोसीड करें। जे एडवांस 2026 पेपर 1 में एससीक्यू कैटेगरी का एक क्वेश्चन है जो हमें दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल चॉइस ऑप्शन करेक्ट है, सही करने पर +3 मार्क्स है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी है। फंक्शन डिफाइन हुआ है 0 से इन्फिनिटी और कोडोमेन दिया गया है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो डोमेन में देखिए 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 के आगे पॉजिटिव नंबर्स पे इसको डिफाइन किया गया है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ एफ की बात कर रहे हैं। फंक्शन के बारे में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, नाइदर हैव ए लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी ओवरऑल हमें इस पूरे फंक्शन का एनालिसिस करना है। बी सी डी में एफ के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका लोकल मैक्सिमा है या नहीं। वहीं ए ऑप्शन में डेरिवेटिव ऑफ एफ पूछा गया है, यानी वो हुआ एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। किसी भी फंक्शन को डिक्रीजिंग के बारे में पता करना, उसके पता उसके डेरिवेटिव से चलता है। तो एफ कब इंक्रीज डिक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स बताएगा। लेकिन एफ डैश एक्स कब इंक्रीज डिक्रीज करेगा, वो उसका डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश एक्स बताएगा। तो पहले ऑप्शन में डेरिवेटिव ऑफ एफ पूछा है यानी एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स के डिक्रीजिंग पूछा यानी डबल डेरिवेटिव पे जाना है। तो फंक्शन हमें पता है, तो शुरुआत में ही ऑप्शंस देख लिए हैं, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव तक इसको डिफरेंशिएट सबसे पहले करके ऑब्जर्व करना शुरू करना चाहिए। तो बारी आती है शुरुआत में ही कि डोमेन क्या है। डोमेन है x ग्रेटर देन 0। फंक्शन आपके पास है जो लिखा गया है √x ln x माइनस x प्लस 1। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, √x का बनेगा 1/2 √x, देन देयर इज अ log x, फिर √x रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, देन देयर इज अ -1। एफ डैश एक्स पर हम पहुंचे, कितना हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। 2 √x आपके पास बनेगा और यहाँ से आपके पास ये डेटा बनेगा ln x एंड इट इज +2, -1 डेटा आपके पास यहाँ से बना। डबल डेरिवेटिव लिया तो आप देखिएगा क्या डिफरेंशिएशन बनेगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर रहेगा और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1/x + 0। फिर जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/√x और ब्रैकेट में आपके पास है ln x + 2। 1 का डेरिवेटिव तो हमें मालूम है 0 ही होगा। एफ डबल डैश एक्स आपके पास लिखा गया है, डेटा बनाते हैं। यहाँ से 4 आता है, इट इज़ रिटन एज 4x। तो यहाँ से आप डेटा बनाएंगे तो ये लिखा हुआ है 4/√x, तो √x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी √x लिखा गया है, ln x + 2 आता है और ये √x आता है। तो देखिए 2/√x यहाँ भी है, 2/√x यहाँ भी है, ये दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश एक्स हमारे पास बनेगा -ln x अपॉन 4x √x। दिस इज द बिहेवियर जो हमारे पास डेटा बन रहा है। एफ डबल डैश एक्स इस डेटा पर आता है, इसको हम ऑब्जर्व करने के लिए आगे चलते हैं। 0 डोमेन में नहीं है, नेगेटिव नंबर्स भी डोमेन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो ये जो पूरी टर्म है x एंड √x, ये पूरा टर्म आपके पास पॉजिटिव है। तो एफ डबल डैश एक्स का सिंगल हैंडेडली डिपेंडेंट सिर्फ ln x के ऊपर
ln x 0 होता है जब वो 1 पहुंचता है। 1 से आगे आप कोई भी नंबर रखेंगे e, तो ln e 1 बन जाएगा, ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। और 0 से 1 के बीच में अगर हम इसको देखें तो ये प्लस रहेगा। आप 0 से 1 के बीच में 1/e पर डेटा निकालिए या हाफ पर चेक कर लीजिए। 1/e ln के साथ -1 आता है, माइनस माइनस प्लस। ये हमने साइन चेंज बताया है किसका, f'(x) का। तो f'(x) कब बढ़ेगा कब घटेगा ये पता चलेगा उसके डेरिवेटिव यानी f'(x). ये हो गया आपके पास सिंबल। तो पता ये चल रहा है कि f'(x) 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग होगा। It is an increasing if x belongs to 0 to 1, और यही आपके पास से डिक्रीज करता है if, क्योंकि नेगेटिव साइन है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, if x is from 1 to infinity। क्या पूछा गया है, डिक्रीज करता है 0 से 1 के बीच में, नहीं इंक्रीज करता है। ए ऑप्शन इज रॉन्ग। पहले हमें मार्किंग स्कीम पता है कि सिंगल करेक्ट है ये सेक्शन, एक ही ऑप्शन सही होगा। आगे आने वाले जितने ऑप्शन है उसके बारे में f' के बारे में नहीं पूछा, fx के बारे में पूछा है। तो f' का एनालिसिस खत्म हो गया। अब आप देखिए प्लस से माइनस गया है, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया है, तो 1 कौन सा पॉइंट हो गया। सो एट x इक्वल टू 1 दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन किसका, ऑफ f'(x). f'(x) 0 से 1 में इंक्रीज किया है, फिर 1 से इन्फिनिटी में डिक्रीज किया है, तो f'(x) का मैक्सिमा यहां पर आएगा। तो आप डेटा निकालिए, फिर f'(1) का डेटा निकाल लेते हैं। f'(1) कहां पर है, दिस इज f'(1), इसके बारे में पता करना। f'(1) रखिएगा, log 1 0 आता है, यहां आपके पास से भी 1 रहेगा, 1 रखा, -1 है। अल्टीमेटली हमारे पास डेटा 0 आ रहा है, f'(1) ही 1 आ रहा है, f'(1) की वैल्यू 0 आ रही, 1 नहीं 0 आ रहा है। तो अब यहां पर डिस्कशन fx का करना है। fx बढ़ेगा घटेगा ये f'(x) बताएगा। f'(x) की मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा, x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा है f'(x) का, तो f'(x) की मैक्सिमम वैल्यू ही 0 है। मतलब आपके जो टेस्ट लिया गया है उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 0 हैं, और आपके एक ही बार मैक्सिमम मार्क्स आए जब वो 1 पर है, f'(x) की बात कर रहे हैं। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स अगर 0 आए हैं और एक ही बार 0 आया है, मैक्सिमम मार्क्स एक ही बार आए, इसका मतलब आपके हमेशा नेगेटिव मार्क्स आए। यही मतलब निकल के आया इसका। आपका टॉप स्कोर ही अगर 0 है तो बाकी हमेशा नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम की वैल्यू 0 है, तो फिर आप देख सकते हैं कि जो अपने पास f'(x) रहेगा वो कैसा रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा हमेशा। इक्वल टू 0 पे आप लगा सकते हैं क्योंकि 1 पर ये 0 हो जाता है। और f'(x) अगर नेगेटिव है तो हम f'(x) का बिहेवियर यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। 0 के इधर तो ये आ नहीं सकता, यहाँ ये 1 है, 1 के इधर ये 0 आया 1 पर, इधर भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ भी नेगेटिव रहेगा, दोनों जगह नेगेटिव रहेगा, दोनों जगह नेगेटिव रहेगा। तो fx क्लियर हो गया, 0 से 1 में भी डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीज करता है। और मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए f'(x) का साइन चेंज होना जरूरी है। कि आप ये बात जानते होंगे कि फॉर एक्सट्रीमा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f'(x) मस्ट चेंज इट्स साइन। और ये तो हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है। तो यहाँ पूछा है कि लोकल मैक्सिमम आ सकता है क्या, चांस ही नहीं है, साइन चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ लोकल मिनिमा साइन चेंज नहीं हुआ। It has neither a point of maximum nor a point of minimum from this interval D. So we are going to mark D as the final answer. पेपर की शुरुआत, पहला सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जिसने कैलकुलस ढंग से पढ़ी है। डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, मैक्सिमम मिनिमम वाला, पूरा आपका निचोड़ उन्होंने चेक कर लिया कि कितना आता है। f'(x) के बारे में बढ़ने के बाद f'(x) बताएगा। मैं बढ़ता हूँ या घटता हूँ ये मेरा डेरिवेटिव बताता है। तो f'(x) से चीज़ें एनालिसिस करनी शुरू की। 1 पर मैक्सिमा आया, 0 से 1 में f'(x) इंक्रीजिंग है, 1 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग है। पर हमें fx के बारे में पता करना है। f'(x) की मैक्सिमम वैल्यू ही 0 आ रही है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो बाकी सब जगह वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो f'(x) का साइन चेंज नहीं होगा। एक्सट्रीमा के लिए साइन चेंज होना जरूरी है, तो कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा इसका नहीं बन पाएगा। वी आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन।
जेईई एडवांस 2026 पेपर 1 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल करेक्ट के अंदर। सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 की पेनल्टी। P be the point on parabola such that slope of tangent to the parabola at point P is 4 and Q is the point in the first quadrant lying on the circle such that slope of tangent to the circle at Q is -1। फिर R बोला गया है एलिप्स के लिए। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एलिप्स, पैराबोला और सर्कल तीनों हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैराबोला के साथ। पैराबोला हमारे पास है y इज इक्वल टू है x², डिफरेंशिएट हमने किया, डिवाइड बाय dx आता है, ये बना 2x। अब चाहो तो आप इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी कर सकते हो, पर जब फाइनल एग्जाम होता है तो हमें बात समझ में आ जाती है कि डेरिवेटिव निकाल के भी हम स्लोप के बारे में बात कर सकते हैं। तो बोला गया है कि P पॉइंट जो इस पर अज्यूम किया गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पैराबोला एट पॉइंट P इज 4। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं एंड इट इज गिवन एज 4। तो हमारे पास यहाँ से x कोऑर्डिनेट 2 निकल के आता है और अगर x 2 है तो y 4 आ जाएगा। इसका मतलब P पॉइंट हमारे पास नोन है, वी कैन राइट इट एज 2,4। P पॉइंट आ गया। अब आगे चलिए, जो Q है वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाई करता है सर्कल के ऊपर। अब हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू 2। आराम से देखेंगे, x² + y² इज इक्वल टू 2 such that slope of tangent at this point is -1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है Q, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, तो 2x बनेगा, 2y बनेगा, डिवाइड बाय dx से 0 बनता है। डिवाइड बाय dx का डेटा आपके पास है -x/y एंड द स्लोप इज कमिंग एज -1। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि x इज इक्वल टू y। x इक्वल टू वाई है, सर्कल के साथ सॉल्व करना शुरू किया। यहाँ भी x² इज इक्वल टू 2, यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग विद सर्कल। तो डेटा आपके पास से बना x² की वैल्यू 1 है, x का वैल्यू +-1 है, लेकिन बोल रखा है कि q कहाँ पर है, q तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर हमारे पास ये डेटा बनेगा 1,1। q आ गया अपने पास, कितना आया 1,1। तो Q इज डन। जैसे ही एक मूवी में मल्टी स्टारर हीरोज आ जाते हैं तो क्या होता है, सबका थोड़ा रोल आता है, सबकी स्टोरीज थोड़ी थोड़ी सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि इलिप्स भी है, सर्कल भी है, पैराबोला भी है, तो थोड़ा टॉपिक सबके ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। इसको कई एक जनरल से एक एवरेज बच्चा इनको देख के डर जाते हैं कि मम्मी पता है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब एक ही पूछ लिया। वो सवाल आसान होते हैं, कभी मत छोड़ा करो। जो भी एक सिंसियर स्टूडेंट है जेई का, वो इस बात को समझ के चलता है कि द मोर कॉन्सेप्ट, मोर चैप्टर्स आर देयर, तो उन सब का जो एवरेज लेवल कॉन्सेप्ट है जनरली वही मिक्स होता है। आगे चलते हैं। आर इज द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन दिस इलिप्स। इलिप्स के पास अब हम चलते हैं। ठीक, तो ये पैराबोला की कहानी होगी, सर्कल की कहानी होगी। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ इलिप्स। क्या है इलिप्स की इक्वेशन? x² + 4y² इज इक्वल टू 8। क्या यहां पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया गया है? बिल्कुल, -½ है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। 2x + 8y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे तो -x/4y आपके पास से डेटा बनेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया, -x/4y एंड द स्लोप इज गिवन एज -½ तो x का वैल्यू आपके पास से आया 2y। अब इसको हम किसके साथ सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे किसके साथ? इलिप्स के साथ। सो नाउ सॉल्विंग विद इलिप्स। तो टाइम तो ले लिया उन्होंने एग्जाम में, ऐसा नहीं है 3 टेंजेंट सॉल्व करवा लिया आपसे। कर्व के साथ आप देखेंगे x की जगह आप ये लिख सकते हैं, तो आपके पास बनेगा 4y²। 4y² इज इक्वल टू 8 है, y² 1 है, y का वैल्यू 1 है, क्योंकि कहाँ पर लाई करता है आप देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है क्या, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव वाला पिक करेंगे और x का वैल्यू 2 है। सो r पॉइंट इज नोन टू अस, इट इज 2,1। ठीक है, अब 3 पॉइंट आ चुके हैं। अब आगे क्या पूछा है? नाउ द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट PQR। जो PQR है, इनसे पास होने वाला एक सर्कल है, उसके बारे में बातचीत हो रही है।
पॉइंट्स आप देखिए कैसे हैं, 1,1, 2,4, तो we can write now P as 2,4 and Q as 1,1. So let's first figure out PQ कितना है, डिस्टेंस निकालते हैं क्योंकि हमें रेडियस निकालनी सर्कल की जो सबसे पास होगा. So we are having 1 and 9, it is √10. PQ के बाद हम QR डिस्टेंस निकालेंगे. QR, it is 1 and 0, it is 1. And then we are going to calculate RP distance. RP डिस्टेंस भी आपके पास अगर, अरे तो ठीक ही दिख रहा है, 3 आता है. आप थोड़ा नोटिस करिए, पाइथागोरस यहां पर वैलिड हो रहा है. पाइथागोरस, इन दोनों का स्क्वायर का सम यहां पर दिख रहा है हमें कि QR का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू RP स्क्वायर इज गिवन एज PQ स्क्वायर. तो PQ सबसे ग्रेटेस्ट साइड दिख रहा है, इसका मतलब PQ बन चुका है हाइपोटेनस. सो द PQ इज हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है. तो जो सर्कल होता है अपने पास, PQ हाइपोटेनस बन चुका है. यहाँ P है, यहाँ Q है, जैसा भी ये ज्योमेट्री रहे एक्चुअल में डजेंट मैटर, हमें तो रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस रेडियस बन जाएगा. तो R का वैल्यू आपके पास से PQ/2 बनेगा. तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, सो रेडियस इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी √5/2 एंड विच इज प्रिसाइसली द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो हम यहाँ से सी ऑप्शन मार्क कर देंगे. तो ठीक है, सवाल अच्छा सवाल है, डरने की जरूरत नहीं है. चाहे पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला सब सारे मिक्स आ जाए. हाइपरबोला तो नहीं था, तो भी आप जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाते हुए चलिए. 3 पॉइंट आते हैं, फिर 3 पॉइंट के बाद इसके आगे भी आप सोच सकते हैं कि सर्कल बनाने की कोशिश ना करें, जनरल सर्कल की तरफ चले जाए. टाइप ऑफ ट्राइंगल का आइडिया लगाया, तो पाइथागोरस से राइट एंगल ट्राइंगल ये बना, वहां से इसको कंक्लूड कर दिए. रेडियस आ रहा है √5/2. ठीक है, तो इन सब कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलिए. हर चैप्टर को बिल्कुल छोड़कर मत जाइए. सोचिए अगर आपने इलिप्स छोड़ा हुआ होता तो इसके बारे में सोचना. हालांकि इलिप्स की कोई खास बात इसमें यूटिलाइज नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला है. ठीक है, कीप लर्निंग, सीखते रहिए ऐसे ही. जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन जो मैट्रिसेस के ऊपर पूछा है, यहाँ पर +3 और -1 की मार्किंग है. पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी ऑब्टेन्ड परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर ERT अप्लाई करेंगे और फिर हम कौन सी मैट्रिक्स ला सकते हैं, ये बात पूछी जा रही है. ठीक है, एक कुछ वर्षों पहले CBSE में भी ये टॉपिक था जहाँ पर हम इनवर्स फंक्शन निकालते थे यूजिंग ERT. कुछ स्टेट्स बोर्ड्स में तो ये अभी भी है, जहाँ पे क्वेश्चन ऐसे शुरू होते हैं कि अगर यहाँ I है, A है, यहाँ I है और यहाँ पर A है. तो होता ये था, इस वाले को I को चेंज करते जाते थे. जो ऑपरेशंस हम यहाँ अप्लाई करते हैं वही ऑपरेशंस यहाँ भी अप्लाई करते थे. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी एक रो को दूसरी रो के अंदर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं. जैसा ऑपरेशंस आप इस यहाँ पे अप्लाई करोगे वो यहाँ भी आपको अप्लाई करना सेम. कोशिश ये करनी होती थी कि यहाँ I बन जाता है, तो यहाँ जो बनने वाला मैट्रिक्स होता है वो ऑटोमेटिकली A को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि I बन जाए, तो फिर वो A इनवर्स निकल के आता था. ये बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चंस रहता था. स्टेट बोर्ड्स में तो कई स्टेट बोर्ड्स में टॉपिक अभी भी होगा. CBSE ने कुछ वर्षों पहले इसको शायद हटा दिया है. तो ये जो ERT है इसकी हेल्प से काम किए जाते थे, क्योंकि जिस मैट्रिक्स पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं वो कैसी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, वो नॉन सिंगुलर है. तो इससे वही मैट्रिसेस निकल के आएंगी जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी नॉन सिंगुलर रहेगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है. सो आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो दैट मैट्रिक्स हैज टू बी अ नॉन सिंगुलर. और नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है और वो 0 ना आए. उसका डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी 0. तो सीक्वेंशियली अगर हम चलें तो पहले वाले पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं Δ1. तो क्योंकि सारे ही तीनों रोज ही सेम हैं तो फिर 0 बन जाएगा ये. तो सेकंड वाले पर चलते हैं Δ2. इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपके पास बनेगा 1, 3 - 8 - 1, 2 - 4
and it is 4 minus 3. So let's figure out delta 2 क्या है, -5 है, +2 है and it is +1. -2 आया है जो कि एक नॉन जीरो है, तो यस बी इज द आंसर। ये नहीं है, ये आ जाएगा। फिर भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है, टाइम बचाना है। फिर भी हम यहाँ पर आपको मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ, अगर क्योंकि सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है तो एक ही आंसर हो सकता है, ये 0 आ रहा होगा। अब बना दीजिए, 1 आएगा, 24 minus 20, 16 minus 8 and 10 minus 6. It is 4 minus 8, 4, it is 0. D आप डेल्टा 4 निकाल लीजिए इस वाले के लिए भी, 1, 3 minus 4, minus 3 minus 0, minus 2 minus 0, -1 + 3 -2, 0 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आंसर्स नहीं होंगे। तो याद रखिए, अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर बनाएं तो कोई भी मैट्रिक्सेस आप वहां से ला सकते हो, बट वो एक नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। गुड क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2026 पेपर 1 के अंदर। एससीक्यू टाइप का है, सही करने पर +3, गलत करने पर -1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऑप्शंस लिखे गए हैं, cot इनवर्स cot -11, 10 टाइम्स sin 2 cos इनवर्स 1/√2 एंड 10 sin 2 टाइम्स tan इनवर्स 2। एक एक करके सबको सिंप्लीफाई करें। इन 3 टर्म में जो सबसे पहले डिकोड हो रहा है वो मिडिल वाला टर्म है। cos इनवर्स 1/√2 ये 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री का डबल करेंगे 90 बन जाएगा। सो लेट्स फिगर आउट दिस डेटा कि हमारे पास 10 टाइम्स sin 2 टाइम्स cos इनवर्स 1/√2 ये डेटा लिखा गया है। इसको हमने लिखा है, ये है 2 sin, ये आपके पास है 45 डिग्री, तो साइन बन गया 90 डिग्री, साइन 91 होता है, मिडिल वाला टर्म आपके पास से बन गया 10। क्लियर। लास्ट वाले को देख लेते हैं क्या लिखा गया है। वहां पर भी आपके पास 10 लिखा गया है, यहाँ है साइन 2 है आपके पास से, और ये आता है tan इनवर्स 2। तो अज्यूम करते हैं कि tan इनवर्स 2 जो है वो एक थीटा है, तो आपके पास से tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाती है। ये डेटा आपके पास से बना, और ये sin 2 थीटा। अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कीजिए, जब कभी आपको कहीं पर आईटीएफ दिखे वो थीटा है, पूरे चैप्टर का नाम ही थीटा होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी एंगल की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स थीटा बन गया है। sin 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसके अंदर tan थीटा आता हो, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको गए सिंप्लीफाई करने, तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 4 है, तो आप देख सकते हैं 5 से कैंसिल होगा, आपके पास से डेटा बना 8। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, 8। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, बारी फर्स्ट की है। इसके बारे में बात करते हैं। cot इनवर्स माइनस cot, cot इनवर्स cot -11। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, tan माइनस थीटा इस माइनस tan थीटा। वैसे cot के अंदर अगर कभी माइनस रहेगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब cot के अंदर जब माइनस होता है तो वो माइनस साइन बाहर आता है, लेकिन पाई माइनस करके आता है। cot इनवर्स cot 11, तो इस बात का याद रखिए, cot इनवर्स -x इज पाई माइनस cot इनवर्स x। अब ये देखिए, इनवर्स बाहर है, cot इनवर्स है, तो ये ग्राफ से सॉल्व होगा। इनवर्स बाहर है, कैंसिल मत कीजिएगा इसको, इनवर्स बाहर है तो इसका प्लॉट बनेगा, इससे ग्राफ हमें बनाने होंगे। तो ये पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है। द हाइट इज पाई। आपको 11 ढूंढना है, 11 कहाँ पे आएगा, 11 यहाँ बनेगा। ये है आपके पास y।
स्लोप पॉजिटिव है और ये पीछे जाके कट करेगा, सो वी आर हैविंग दिस एज x माइनस 3 पाई। ये डेफिनेशन रहेगी। स्लोप पॉजिटिव है बट दिस कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव आएगी और 3 पाई रखने पर ये 0 भी आ रहा है, सो दिस इज द डेफिनेशन। यहाँ हम रखेंगे इसको, पाई माइनस 11 माइनस 3 पाई आपके पास से फाइनल डेटा बनेगा। फोर पाई माइनस 11 ये डेटा आपके पास है। 4 पाई माइनस 11। अब हम बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास क्या आएगा। कॉट इनवर्स कॉट माइनस 11 का डेटा आप देख लीजिए, दिस इज कमिंग एज 4 पाई माइनस 11। सेकेंड वाली टर्म देखिए, सेकेंड वाली टर्म का डेटा है 10 एंड जो थर्ड वाला डेटा है आपके पास से दिस इज कमिंग एज 8। ये 8 आता है। 10 चला जाएगा, -1 यहां ऐड होगा, दिस इज कमिंग है 4 पाई प्लस 7। सी डुएबल क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं ना बहुत डिफिकल्ट सवाल आता है, ऐसा तो नहीं था। इजी डुएबल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 पेपर 1 का क्वेश्चन जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। आइए डिस्कस करते हैं क्या पूछा गया है। बॉक्स 1 कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स। बॉक्स 2 कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड 12 ग्रीन बॉल्स। लिख लेते हैं। बॉक्स 1 अपने पास 6 रेड है एंड 9 ग्रीन बॉल्स। ठीक है भाई, याद रहेगा, लिख लेते हैं। एंड देयर इज अ बॉक्स 2, वहां पर सिचुएशन ऐसी है 8 रेड बॉल्स हैं एंड वी आर हैविंग 12 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, ऑल बॉल्स ऑफ बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 आर मिक्स टुगेदर। ठीक है भाई, दोनों बॉक्सेस को मिला दिया गया है, अब एक साथ हो। देन अ बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम देम। अब एक बॉक्स बन गया है टोटल, जिसके अंदर बॉक्स 1 भी है, बॉक्स 2 भी है। एक बात समझाइएगा, रेड बॉल कितनी हो चुकी है आपके पास, अगर आप देखेंगे तो 14 रेड बॉल हो चुका है इसके अंदर और आपके पास यहां से 21 ग्रीन बॉल्स हैं इसके अंदर। टोटल आपके पास यहां पर अब तक जो रहता था वो आप देखिएगा, इसके अंदर 14 बॉल रहता था, इसके अंदर था 20, थोड़ा 115 बॉल्स हैं। ठीक है, एक भी जगह डेटा गड़बड़ तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। 15 बॉल्स यहाँ है, 20 यहाँ है, यहाँ आपके पास 35 हो चुकी हैं टोटल बॉल्स। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और क्या बातें पूछी गई है। Even be the event that ball chosen belongs to the box 1। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया है उसमें से बॉल्स चूज की जाती है। इवन इस बात की इवेंट है कि बॉल्स आर चोजन बिलोंगिंग टू द बॉक्स 1। ये जो हमारे पास हैं दोनों को मिक्स करके, इसमें से आप ये बात देख सकते हैं 35 में से 15 आपकी बॉक्स 1 के लिए हैं और 20 आपकी कैसी हैं जो बॉक्स 2 के लिए है। ये फर्स्ट के लिए है और ये 2 के लिए है। इसी के करस्पॉन्डिंग हमें इवेंट्स बताई जा रही है। तो सबसे पहला डेटा में लिखूंगा E1। जो पूछा गया है कि जो भी आपने एक बॉल निकाला है वो बॉक्स 1 के लिए तरफ जाता है। टोटल बॉल्स हमारे पास 35 है। अब हमारे पास सेपरेट बॉक्सेस नहीं है। ठीक है, हमारे पास टोटल चांसेस है कि टोटल बॉल्स कितनी है, 35 है। बॉक्स 1 के फेवर में वो 15 बॉल्स है और वहीं अगर मैं E2 की बात करता हूं तो वो नंबर मेरे पास आता है 20 बॉल्स का, 20/35। करेक्ट, ये E2 के लिए हो गया। आगे चलते हैं। F1 इवेंट्स दैट बॉल चोजन इज रेड। ठीक है, P ऑफ F1 रेड कलर की बॉल है, दोनों को मिक्स कर रखा, तो आप देख सकते हैं 14 आपके पास रेड कलर की बॉल्स हैं। और वहीं अगर हम F2 की बात करते हैं वो आप देख लीजिए एक बार F2 क्या है। F2 इज द इवेंट दैट बॉल्स आर ग्रीन। तो ग्रीन कितनी है, ग्रीन हमारे पास 21 बॉल्स है। ये ग्रीन वाला हो गया। सबके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हमने यहां पर निकाल दी। क्या पूछा जा रहा है, E1 F1 आर इंडिपेंडेंट, E2 F2 आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी कैसे होती है, इफ इवेंट A एंड इवेंट B आर इंडिपेंडेंट तो फिर A कॉमन B की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, क्या कॉम्बिनेशन से आप ध्यान से देखिएगा। E1 F1 की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं E1 कॉमन F1 निकाल लेता हूं, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज तो हम निकाल चुके हैं। जो कॉमन हुआ उसका मतलब क्या निकल के आया वो बताइएगा। F1 का मतलब है रेड। अब इस कॉमन का मतलब ये हुआ कि रेड कलर की बॉल हो, और E1 का मतलब है बॉक्स 1 से। इसका मतलब यह है रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, क्योंकि सारी बॉल्स एक साथ अब हैं, क्योंकि बॉल्स की क्वांटिटी ज्यादा है रेड कलर की, आप देख सकते हैं 14 है, पर बॉक्स 1 से कितनी है, बॉक्स 1 से 6 ही है। तो रेड कलर की होनी चाहिए, लेकिन बॉक्स 1 की रेड होनी चाहिए। बॉक्स 1 की रेड हमारे पास 6 है, दैट वी आर हैविंग दिस एज 6/35। ये आपके पास से कॉम्बिनेशन बना। मैं आगे पहुंचा और E2 कॉमन F2 भी निकाल लेता हूं, जो मुझे यहां चाहिए। E2 F2, इसका मतलब क्या है, F2 क्या था, F2 इज ए ग्रीन, और E2 मतलब था बॉक्स सेकंड। इसका मतलब ये है ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बॉक्स 2। सेकंड वाले बॉक्स से होना चाहिए, तो सेकंड वाले बॉक्स से आप जाएंगे तो हमारे पास सेकंड वाले बॉक्स में ग्रीन 12 है, सो इट इज नाउ 12/35। करेक्ट है। इंडिपेंडेंट के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो क्या ये P ऑफ E1 और P ऑफ F1 के प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर इक्वल हो गया ये कॉमन तो फिर ये इंडिपेंडेंट है। P ऑफ E1 कितना है, 15/35, चेक कर लीजिए, 15/35, और F1 का प्रोबेबिलिटी है 14/35। क्या लगता है आपको, 7 से कैंसिल करें, 7 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 7 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 5 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स। आपके पास सेम आते हैं, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। देख सकते हैं, दिस इज 6/35, 6/35। हैंस यहां पर हम ये बात बोल सकते हैं दैट E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट। अब यहां पर हम एक कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं, इनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं। E2 F2 का ये रहा 20/35 इंटू 21/35। 7 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, 7 से कैंसिल कीजिए 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल कीजिए 7 टाइम्स। वी आर हैविंग 12/35। यस, दे आर सेम, they are same, hence we can say that E2 and F2 are also independent। इंडिपेंडेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आपस में, किसी एक इवेंट का होने का जब दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट बोली जाती है। यहां डिपेंडेंट बोला है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ए इज ट्रू, यहां हम पहुंच गए हैं। आपको P ऑफ F1/E1 पूछा है, तो इसके फॉर्मूले में आप जानते हो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, कॉमन आता है, कॉमन हम निकाल चुके हैं। इनमें से किस किस का कॉमन निकाल चुके हैं वो आप देख लीजिएगा। E1 F1 का कॉमन निकाल दिया है, E1 F1 निकाल चुके हैं। F2 E2 का भी कॉमन हम निकाल चुके हैं। या देखिए F1 E2 लिखा हुआ, ये हम निकाल लेते हैं। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि E1 कॉमन F2 निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, F1 और E2 है। मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा जी। हम इंटरेस्टेड हैं किस चीज के लिए, देखेगा वापस से, F1 कॉमन E2, ठीक है। मीनिंग समझाइए क्या मतलब हुआ। F1 का मतलब क्या है, रेड कलर का बॉल हो, और E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब है कि बॉक्स नंबर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी का रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स, यही मतलब है। सेकंड बॉक्स के अंदर रेड बॉल कितनी है, 8 है। चेक कर लीजिए,
सेकेंड बॉक्स के अंदर रेड बॉल 8 है, तो आपके पास से इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 8/35। 8/35 टोटल तो 35 है, क्योंकि दोनों बॉक्स मिला दिए गए हैं, एक ही है। ए करेक्ट था, बी गलत है। अब हम चल रहे हैं आगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है P ऑफ E1 F1 स्लैश E1। तो ये आपके पास कैसे होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके पास आ जाएगा। इस डेटा को हम निकालेंगे और पूछा है इट इज इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी। ये डेटा हम बना सकते हैं। ये डेटा हम निकाल चुके हैं। दिस इज कमिंग एज 8/35। हम P ऑफ E2 देख लीजिए। P ऑफ E2 इज 20/35। 35 से 35 चला जाएगा। वी आर हैविंग 2/5। यहां वो देख लीजिए, कॉमन दोनों का, ये रहा कॉमन 6/35। दिस इज कमिंग एज 6/35। और E1 की प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिए, ये रहा E1 की प्रोबेबिलिटी 15/35। कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल कीजिए, 2/5। दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यस, सी इज करेक्ट। जैसा आ गया, सी अपने पास से करेक्ट हो गया। अब P ऑफ F1 स्लैश E1 निकाल चुके हैं। ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन होगा, ये डेटा और निकाल लेते हैं। और ये बनेगा आपके पास से F2 कॉमन E2 डिवाइडेड बाय दिस डेटा। और ये निकाल चुके हैं क्या हम, F2 E2। यस, F2 E2 का कॉमन निकाल चुके हैं। इट इज 12/35। इट इज 12/35। और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देख लीजिए आप। E2 की प्रोबेबिलिटी 20/35। 20/35। 35 चला जाएगा। आप थोड़ा इसको कैंसिल कीजिए, 4 से कैंसिल करेंगे, 3/5 आता है। तो क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 स्लैश E1। F1 स्लैश E1 ये रहा, ये 2/5 है। 2/5 क्या ग्रेटर होता है 3/5 से? नो। क्लियर, आप देख सकते हैं कि अगर हम ये बात बनाएं तो आपके पास से ये रिजल्ट गलत आ रहा है, उल्टा रिजल्ट आ रहा है। ये लेस देन है, F1 स्लैश E1 लेसर देन है F2 स्लैश E2। सो दिस इज रॉन्ग। एग्जाम में इतना सोचना, वही वाली बात है, एग्जाम में इतना सोच के बनाना, ये बात थोड़ा सोचने वाली बात होती है। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, टेम्परामेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनल आंसर इज AC। अच्छी बात यह थी कि इस साल इस पेपर में MCQ में -2 की मार्किंग नहीं थी। 10 साल तक -2 की मार्किंग रही है, उसके बाद जाके -2 की मार्किंग हटी है, तो इसलिए -1 ही था। इसीलिए इस साल कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा चली गई थी। AC इज द फाइनल आंसर। रही बात प्रोबेबिलिटी की, तो पूरे सवाल को समझिए। बॉक्सेस वाली प्रॉब्लम इजी टू अंडरस्टैंड होती है कि बॉक्सेस को मिक्स कर दिया है, 2 ही कलर्स चल रहे हैं, रेड और ग्रीन है, बॉक्सेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो सीक्वेंशियली चलिए, प्रोबेबिलिटीज़ के जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं बना के चलिए। ज़रूर आप इस चैप्टर से आपके जो JEE का पेपर होगा उसके अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साथ के साथ में जो अलजेब्रा वाली बुक है ना, उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के, और ट्रिग्नोमेट्री तो गलत बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी के आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक में भी आपको सवाल अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। पूरा इकोसिस्टम है मैथमेटिक्स का। तो प्रोबेबिलिटी बढ़िया करनी, प्रोबेबिलिटी वाली बुक कीजिए। उसमें आपको इंटरमिक्स क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ के भी मिलेंगे, वेक्टर 3D के साथ वाले भी वहाँ पर मिलेंगे। कीप लर्निंग। एक प्लेन का क्वेश्चन जो JEE एडवांस 2026 पेपर 1 के अंदर पूछा गया है MCQ के अंदर, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। प्लेन सच दैट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन is perpendicular to the plane and P1 is the plane which passes through the point 4,2,2 and is parallel to plane P। ठीक है, फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं। तो प्लेन P is the such that it contains the line। ठीक है, एक प्लेन है, उसके अंदर एक लाइन कंटेन करती है। ध्यान रखेंगे, एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है। आप सबसे पहले इस लाइन पर एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं। XYZ के कोफिशिएंट 1 है, 1, 3 एंड -2। एक पॉइंट यहाँ रहेगा आपके पास,
1 3 एंड -2, ये है आपके पास से लाइन L। लेट्स कॉल दिस एज अ लाइन L एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक और प्लेन है, उसके ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ये P प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके एक परपेंडिकुलर प्लेन और बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो नॉर्मल होगा, जो प्लेन आपको दिया जा रहा है, और इसका भी आपके पास से एक नॉर्मल है, इसका भी एक नॉर्मल आपके पास बनेगा, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। अब ये बनाया मैंने नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द प्लेन P जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन हमें दिया गया है, ये प्लेन है आपके पास से x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4। तो ये इसका नॉर्मल हो गया n1, ये इसका नॉर्मल है n। तो n वेक्टर जो नॉर्मल है प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके लिए हमें दो डायरेक्शन ऐसी मिल चुकी हैं जिनके परपेंडिकुलर है। एक तो ये प्लेन इस लाइन L के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा ये n इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो n1 के परपेंडिकुलर है, और जो नॉर्मल है वो उस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये किसके पैरेलल होगा, ये n1 और लाइन L दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो उसके पैरेलल बन जाएगा। अब आइए इस वेक्टर को निकाल लेते हैं। अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो n1 के DRS आपको मिल गए होंगे, क्या क्या बनेंगे आप बता दीजिए। 1 2 एंड 3, और ये लाइन हमें पता है तो हमें इसके DRS भी पता है कितने हैं, 2 3 4, 2 3 1, नॉट 4, 2 3 1। तो यहाँ आपके पास है 1 2 3 एंड 2 3 1, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बने। चलिए क्रॉस कर लेते हैं। सो इट इज 2 - 9 7 I कैप, इसको हटा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 1 - 6 5 J कैप, और लास्ट वाले पे चलते हैं। 3 - 4 इज -K कैप। तो आपके पास डिसाइड हो गया प्लेन P, इसके जो नॉर्मल है उसके DRS आपके पास आ चुके हैं 7 - 5 एंड 1, और ये प्लेन एक पॉइंट A से पास होता है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 3 एंड -2। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन P, फॉर्मूला A टाइम्स x - x1, B टाइम्स y - y1, C टाइम्स z - z1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास से हो गया ABC, और ये आपके पास से आ गया x1 y1 z1। तो साथ के साथ आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाए, रिवीजन हो जाए। ये डेटा है 1 3 एंड 2, 7 - 5 एंड 1, इट इज 7x - 5y प्लस z। -7 है, यहां से 15 आता है, 8 आएगा प्लस 10, ये इक्वेशन चेक करिए। यस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन P इज 7x - 5y प्लस z, -10 उधर करेंगे, बात बन जाएगी। फिर पूछा P1 एक ऐसा प्लेन है जो 4 2 2 से पास होता है और पैरेलल टू P है। तो प्लेन P1 जो पैरेलल है P2 के, P के, तो क्या होगा, नॉर्मल तो सेम ही रहेगा जो DRS है, बस पॉइंट दूसरा दिया हुआ है, दैट पॉइंट इज 4 2 2। तो इसकी इक्वेशन आपके पास से बन जाएगी 7x - 2 - 5, यह आपके पास से बनेगा 4 2 2। तो एक x कोऑर्डिनेट तो आपके पास से 4 रहेगा, बाकी फिर आप 2 2 बना सकते हैं, और एक पॉइंट B है यहां पर हमने ले लिया है, वो है 4 2 2। तो DRS आर गोइंग टू बी सेम। ये आ गया आपके पास से 4 2 2, बना दीजिए। 7x - 5y प्लस z, ये 10 आता है आपके पास से, और यहाँ है 28,
-28 10 -18 20, ये मेरे पास से इक्वेशन आ गई। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्या पूछा जा रहा है वो आप पढ़िए। डिस्टेंस ऑफ प्लेन P फ्रॉम ओरिजिन, ये हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन P एंड P1, ये रहे दो प्लेन। पैरेलल प्लेन से इनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, उनका जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उनका आप डिफरेंस लीजिए और अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ 10 है, -20 यहाँ पे लिखा गया है और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो दिख ही रहे हैं। 49 रहेगा, 25 रहेगा, 1 बन जाएगा, तो विच इज गोइंग टू बी 30/√75। 5√3 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास से 6 बनेगा। 2√3 आपके पास से बनता है, 2√3, और यहां लिखा हुआ है 30। ये सही है, ये गलत हो चुका है। ठीक है, प्लेन P ये रहा आपके पास, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। सो नाउ डिस्टेंस ऑफ प्लेन P 7x - 5y + z = -10 + 10 = 0 कर दीजिए। फ्रॉम ओरिजिन, ये आपके पास से अंडर रूट ऑफ 49 + 25 + 1, ये डेटा आपके पास है 2/√3 बनेगा। यहां 2 × √3 बोला है, ये भी गलत है। एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन P एंड दिस प्लेन, अब आप ये भी बनाइए। प्लेन P, ठीक है, तो इसके नॉर्मल n1 के DRS आप निकालिए। 7 - 5,1, and there is a one more given plane 2x + 2y + z। इसके नॉर्मल के DRS आप ले लीजिए, n1 है और ये n2 है। 2 2 1, इनके बीच का आप cos थीटा ले लीजिए, तो बनेगा 14 - 10 + 1/√। तो क्या रिजल्ट अपने पास बनने वाला है वो हम देख लेते हैं। ऊपर बनता है 5, यहां आपके पास से 3, 15√3, तो 1/3√3 आपके पास से बन जाएगा डेटा, which is ultimately 1/3√3। yes, this is the data, D is correct। acute angle इनके बीच का निकाला जाए, that is going to come as cos inverse 1/3√3। प्लेन का बेहद आसान सवाल है ये, बस प्लेन क्या है, जब अपने जेई मेन के अंदर नहीं है तो कई बार स्टूडेंट उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, पर इट्स वेरी मच ए डूएबल क्वेश्चन। पेपर उन्होंने पूछ सब कुछ लिया है, पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया, एक प्लेन के अंदर एक लाइन कंटेन करता है वो कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है वो भी पूछ लिया है, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, दो प्लेन्स के बीच में एंगल पूछ लिया है, और प्लेन की एक पॉइंट से डिस्टेंस वो भी पूछ लिया है। पढ़ा हुआ होगा, प्रैक्टिस किया होगा तो ही आसान लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ, लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो फिर नहीं बनेगा सवाल। ठीक है, कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2026 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से पूछा गया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, जहां पर माइनस मार्किंग -1 की है। इस साल पहली बार -2 से -1 पर लेकर आए हैं। 10 साल तक -2 की नेगेटिव मार्किंग थी, 2026 के अंदर वो एमसीक्यू के अंदर -1 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा इसके अंदर जा रहा है। सो आर इज अ रियल नंबर्स, एफ आर से आर में डिफाइंड है, वी ए arbitrary function let g is defined from r to r and the function is defined by this x times fx है, ये लिखा गया है। r से r का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी डोमेन तो r है और कोडोमेन भी r लिखी गई है, फिर उसके ऊपर बेस्ड है कौन से ऑप्शंस हमारे पास सही हो सकते हैं। gx हमेशा कंटिन्यूस होगा 0 पर, और उसके बाद अगर हम देखें
तो हमें हर जगह जी की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात की गई है। एक ऑप्शन है जहां पर हमसे इसकी कंटिन्यूटी पूछी जा रही है, बाकी बी सी डी तीनों के अंदर जी डिफरेंशिएबल, जी डिफरेंशिएबल, जी डिफरेंशिएबल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले कंटिन्यूटी के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो जी एक्स फंक्शन है वो लिखा गया है एक्स टाइम्स एफ एक्स, ये बात बोली गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डोमेन है एफ एक्स की वो आर है, रियल नंबर्स, पूरे रियल नंबर्स में डिफाइंड है, जी भी आर में डिफाइंड है, यहां पर बात लिखी गई है। और फिर हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, ठीक है। और सारा डिस्कशन हर ऑप्शन के अंदर एक ही जगह पर है, एंड दैट पॉइंट इज 0, सिंगल पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है। अगर हम g ऑफ 0 यहां पर निकालना चाहें तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और f ऑफ 0 बनेगा, क्योंकि 0 इसकी डोमेन में है, f ऑफ 0 की फंक्शन डिफाइंड है 0 पर, डिफाइंड है तो मतलब वो इन्फिनिटी नहीं होगा, तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहां से डेटा 0 बन जाता है। अब कंटिन्यूअस होने के लिए हमें इसकी लिमिट्स भी निकालनी होंगी कि इसकी लिमिट्स का क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहुंचे 0 प्लस पर। 0 प्लस का मतलब यह है कि हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है 0 प्लस h के साथ, आगे पहुंचे h आता है, यहां से f ऑफ h पहुंचे। सिमिलरली LHL, जहां पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी शुरू की इसकी, यहां से ही h टेंड्स टू 0, यह है माइनस h और यहां पर है f ऑफ माइनस h, ठीक। अब देखिए अगर ये कंटिन्यूस होगा तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि सर जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों जगह, तो ये जो f ऑफ h है अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तीनों 0 फंक्शन होगा कंटिन्यूअस और बिल्कुल टू द पॉइंट। पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है, लेकिन रुकिए समझिए, डोमेन आर दिया है मतलब वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, ये बात बताई जा रही है। बट वो ग्राफ ब्रेक भी तो हो सकता है उसका, और हो सकता है कि वो वहां पर कोई ऐसी वैल्यू पिक कर रहा हो जिससे यहाँ पर इशू आए। अगर ये लिखा होता कि जो एफ एच है फंक्शन f, इसकी कोडोमेन फाइनाइट है, अगर इसकी कोडोमेन फाइनाइट है फिर तो 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर विल बिकम 0, माइनस 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर विल बिकम ऑल्सो 0, तब तो 0 0 आ जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर गया तो फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी 0 इंटू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए, अगर ये 0 की तरफ अप्रोच कर गया एफ एच पॉजिटिव साइड पर, 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जिसको हम 0/0 या इन्फिनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जरूरी नहीं है कि 0 ही आए। अगर यहाँ पर कोडोमेन आर की जगह फाइनाइट लिखी होती कि फाइनाइट है एफ एक्स की डोमेन, तो एफ एक्स की रेंज अगर फाइनाइट होती तो फिर वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाती, फंक्शन कंटिन्यूस बन जाता। तो यहाँ पर इससे काउंटर एग्जाम्पल के लिए हम कई सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि एक ऐसा फंक्शन जो डिफाइंड सब जगह होगा, आप इसको 1/x ले सकते हैं कि जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तब इसकी वैल्यू 0 है। तो चेक करिए, 0 पर डेटा 0 है, 0 नहीं है तो 1/x लिखा हमने। डोमेन R है, बिल्कुल 0 है तो ये है, 0 नहीं है तो ये है, सब जगह डिफाइंड है। जब अगर ये 1/x हुआ तो फिर आप यहाँ से देखिए, अगर मैंने यहाँ 1/x लिया तो ये h इंटू 1/h बनेगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो फिर आप देख सकते हैं लिमिट्स की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। इस वाले डेटा से भी अगर आप रख के देखेंगे, अगर मैं इसके हिसाब से आपको समझाना चाहूँ, ये मैंने फंक्शन अगर लिया तो आप देखिए आपके पास से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है, ये 1/h है, मेरे पास ये डेटा 1 आ गया। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करता तो ये आता -h, ठीक, f ऑफ -h आपके पास से -1/h आता, ये 1 आता। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस कैटेगरी में जाता? नहीं जाता, 0 है, 1 है, 1 है। तो क्लियर दिख रहा है आपको। फंक्शन एफ एक्स के बारे में थोड़ा और बातें इन्फॉर्मेशन बतानी जरूरी होगी, नहीं बताओगे तो हम इज ऑलवेज करके कंटिन्यूस की बात नहीं कर सकते। कैसा आ रहा है? डिसकंटिन्यूस आ रहा है। ए इज ए रॉन्ग ऑप्शन। तो क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसकी वजह से ऐसा होगा? क्या हम कोई और फंक्शन भी ले सकते हैं? बिल्कुल, आप फंक्शन को ऐसा ले लीजिए, आप इस 1 की जगह 2, 3, 4, 5 तो कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसकी जगह इसको 1/sin x ले लीजिए,
when x is not equal to 0। हमें बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाना है और 0 के साथ हम कौन सा नंबर लिखें जिससे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन सकती है। 0 के साथ इन्फिनिटी ही होता है, तो इन्फिनिटी की तरफ वो अप्रोच करना चाहिए। 1/sin x मैंने लिया, यहाँ 0 पर 0 इसको पिक कर दिया हमने, तब आप बताइएगा यहाँ पर। तो अब देखिएगा यहाँ से क्या बन जाएगा, ये h इंटू 1/sin h बन गई, ये भी लिमिट 1 बन जाएगी। ये भी आप फंक्शन ले सकते हैं, आप चाहें तो आप इसी की जगह पर tan x भी ले सकते हैं इसको, या आप सिंपलीफाइड फॉर्म में cot x लिख लीजिए। ये 1/sin x क्या हुआ है, cosec x हो गया है। आपको लगे तो आप यहाँ पर cot x ले लीजिए। when x is not equal to 0, when x is equal to 0, 0 लिखा गया है, आप चेक कर। और जरूर नहीं है 0 पर वैल्यू हम 0 ही लें, ये कुछ नॉन जीरो अगर वैल्यू ले लेंगे तो भी बात बन जाएगी। यू कैन टेक इट एज ए 10 एज वेल। 0 पर अगर ये 10 होगा तो 0 इंटू 10 की वैल्यू 0 बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ 20 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या मल्टीपल वेज। अब cot x जब आप लेंगे नॉन जीरो पर तो h इंटू cot h बनेगा। cot h 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, cot h नीचे आ जाएगा, h अपॉन 10h, स्टैंडर्ड लिमिट 1। ठीक है, ये बात आप बना सकते हैं। ठीक है, और नॉट ओनली यही, आप इसके साथ चाहो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 cot h ले लिया आपने, cot x, तो आपके पास फिर क्या बनेगा, h इंटू 3 cot x, यानी 3h अपॉन 10h। आपके पास से लिमिट जरूर नहीं हर बार 1 ही आए, 3 भी आ सकती है। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गई। अंडरस्टूड। अगर ये यहाँ पर कहते कि fx एक फाइनाइट, इसकी रेंज फाइनाइट है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। फिर 0 इंटू फाइनाइट मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाता। लेकिन हमने इसको इनफाइनाइट की तरफ लेकर चले गए और पूरा कैच यहाँ पर था कि इट इज नाउ बिकमिंग एज 0 इंटू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनती है अगर, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर लिमिट कहीं और आ सकती है। फाइनाइट से मल्टीप्लाई तो 0 ही आता। टॉप क्लास ऑप्शन नंबर 1। सेकंड आते हैं एफ। अब देखो बाकी सब जगह जी की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्लेम कर रहे हैं, अब हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में सोचते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले हम आर एच डी निकालेंगे, जो होगा अपने पास जी डैश 0 प्लस। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस शुड कम एज 0 प्लस एच दिस बाय एच। 0 प्लस एच बनाएंगे h इंटू एफ ऑफ एच माइनस 0 इंटू एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास सिर्फ ये बचता है। वहीं अगर हम एल एच डी निकालने जाते हैं तो ये बनेगा जी डैश 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0। जीरो माइनस एच आपके पास लिखा है आपने, माइनस एच एफ ऑफ माइनस एच माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये कहानी, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या देख पा रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ की 0 पर LHL है, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जी का है वो यहाँ पर एफ की LHL बन रहा है। ये RHL LHL। पूछा क्या है, f कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब पढ़िए, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो आपके पास फिर f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस, ये फाइनाइट आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो आप देखिए फिर जो आपके पास RHD है, ये आपके पास RHL बन चुका है, और ये LHL दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाली लिमिट दोनों बराबर हैं, तो फिर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज भी सेम आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं दैट G इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये बात हम बोल सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस हो गया तो G डिफरेंशिएबल होगा। अगली बात, G अगर डिफरेंशिएबल है तो F कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसी कहानी है क्या? सो नाउ लेट G इज डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, यानी आपके पास से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक बात बताइए, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है? नहीं। कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर हो और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो,
तो ये तो हमें पता है, बट वी डोंट नो कि एफ ऑफ जीरो का क्या सिचुएशन है, वी डोंट नो कि क्या कहानी यहां पर आने वाली है। सो वी आर नॉट श्योर। इतना कह सकते हैं कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, तो अगर ये डिफरेंशिएबल हो तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ये बात हम यहां से कह सकते हैं, पर वो कंटिन्यूअस होगा ये बात हम नहीं बोल सकते। कंटिन्यूअस के लिए तो हमें एफ ऑफ जीरो भी चाहिए। जब हमने एलएचडी आरएचडी निकाले हैं तो यहाँ पर फिर से हमें आरएचएल और एलएचएल के बारे में पता है, तो डिफरेंशिएबल होते ही ये बात बन जाएगी कि भाई ये दो लिमिट्स बराबर आएंगी, और वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आएगी, दैट वी आर नॉट श्योर। तो इसीलिए नॉट श्योर अबाउट एफ ऑफ जीरो, इसके बारे में अभी हमें कोई श्योरिटी नहीं है। तो कंटिन्यूटी के बारे में हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज BD एज द फाइनल आंसर। ठीक है, और ऐसी और बेहतरीन चीजें सीखने के लिए जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है करते रहिए, बहुत शानदार जानदार सवाल आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, पढ़ते रहिए। जे एडवांस 2026 का बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन जो मैट्रिक्स के ऊपर पूछा गया है, MCQ क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। मैं आपको इस क्वेश्चन के दो अप्रोच बताऊंगा, जी बिल्कुल, दो मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं क्या मैट्रिसेस के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन बातें हैं, और दोनों मेथड आपको आने चाहिए मैट्रिसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलिए कंसिडर द मैट्रिसेस। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है M2 1 -1 0 है, वहां पर ABCD सब इंटीजर्स हैं, उसके ऊपर बेस्ड है M पावर 26 से समेशन है वो दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं। जैसे PQRS M पावर 26 करेंगे तब आएगा, तो A डेटा हमारे पास समेशन का आ रहा है तो ये तभी कंप्यूट होगा, और यहाँ पर भी PQRS की बात हो रही तो M पावर 26 निकालना होगा, और यहाँ पर भी ABCD, यानी BCD वाले जो ऑप्शन हैं ये तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब जाके सॉल्व होगा, लेकिन उसके पहले जो ऑप्शन ए है वो आप देखिए। मैट्रिक्स M हमें पता है, पूछ रहे हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स N है विद रियल एंट्रीज जिसके लिए पॉसिबल हो, तो देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स N। क्या पर एक ऐसा मैट्रिक्स N एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से रिलेशन को जो सेटिस्फाई करता हो, तो पहले हम ABCD आगे वाले ऑप्शन डेटा को यूटिलाइज करने के पहले ए ऑप्शन को पहले ट्राई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो डेटा देखिए आपके पास गिवन है, MN की वैल्यू जो दी जा रही है वो है N टाइम्स अपने पास है 1 0 1 1, ये डेटा है। तो M हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज 2 1 -1 एंड 0, और N को हम ले लेते हैं, ये है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये भी N है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और सामने है साथ में है इसके ये मल्टीप्लाई है। मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम वाला मेथड अप्लाई होता है। सो 2 अल्फा माइनस गामा 2 बीटा माइनस डेल्टा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा, यहाँ से सिर्फ बीटा आएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, M था, डेटा ठीक लिखा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये डेटा रो बाय कॉलम 2 अल्फा माइनस गामा 2 बीटा माइनस डेल्टा अल्फा बीटा। सामने आप जाएंगे रो बाय कॉलम अल्फा प्लस 0, फिर आपके पास अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या ये डेटा देखेंगे, वी आर हैविंग ओनली गामा, और ये है गामा प्लस डेल्टा। ठीक, अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो आप देखिएगा फर्स्ट वाला रिलेशन है 2 अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आता है अल्फा इज इक्वल टू गामा, फर्स्ट रिलेशन। 2 बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आपके पास आता है, एक बीटा आपके पास यहाँ और आएगा, तो आपके पास डेटा है अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ से देखिए अल्फा इक्वल टू गामा है, ये तो हमें यहाँ भी मिल गया, बीटा इक्वल टू आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं गामा प्लस डेल्टा है, और गामा और अल्फा इक्वल है, तो ये वाली बात भी ठीक है। ठीक, तो क्या ऐसा एक मैट्रिसेस N बना सकते हैं जो इन्वर्टिबल हो, यानी डिटर्मिनेंट के बारे में भी हमें फोकस करना है, तो N हम बनाने पहुंचे। तो आप देखिएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, गामा और डेल्टा को तो रहने देते हैं, अल्फा बीटा की टर्म्स हम इनके टर्म्स में लिख लेते हैं, और यहाँ से आप अल्फा को भी गामा प्लस डेल्टा लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा गामा के इक्वल है। ठीक, तो हमने इस पूरी मैट्रिसेस को दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, अल्फा
बीटा, ये अल्फा है गामा, बीटा है आपके पास गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा। क्या ये इन्वर्टिबल है? आइए इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। गामा डेल्टा माइनस गामा स्क्वायर माइनस गामा डेल्टा, ये कैंसिल हो गया। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गामा नॉन जीरो रहे तो ये बाकी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है mn इक्वल टू n टाइम्स दिस के बारे में, ठीक है। तो यस, देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मेनी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस n, जिसके लिए इस कंडीशन का ध्यान रखना है गामा नॉन जीरो हो और डेल्टा आप चाहे कुछ भी रख लो, ये सब रिलेशन इसके लिए फुलफिल करेंगे। तो यस, वी आर गोइंग टू मार्क ए, जहाँ बिल्कुल ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। अब चलते हैं हम BCD के लिए, A B P Q R S A B C इन सब का डेटा निकालेंगे। इसके लिए मेरे पास मल्टीपल अप्रोचेस हैं, दोनों तरीके से आपको मैं सिखाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हुआ यह है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है जी। अब उस m को देखिए, हमें m पावर 26 तक जाना है। तो पहले हम सीखते हैं इसी का फर्स्ट मेथड, जिसको हम ऑब्जर्वेशन से बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास अगर हम m का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें m को m से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये रहा m, ये दूसरा m आपके पास है। वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 4 माइनस 1 आपके पास से 3 बनेगा। रो बाय कॉलम आपके पास है -2 आता है, रो बाय कॉलम 4 माइनस 1 इज 3, -2 आपके पास आता है। रो बाय कॉलम यहां से फिर से 2 आता है और रो बाय कॉलम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आता है, ठीक। m क्यूब का डेटा निकालते हैं तो वो आपके पास से होगा m स्क्वायर इंटू m। तो m स्क्वायर हमारे पास है 3 -2 2 एंड -1, ये डेटा आपके पास है। तो रो बाय कॉलम आप डेटा बना दीजिए। यहां से आता है 6 - 2 करेंगे 4 बनेगा, यहां से मल्टीप्लाई -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 इज 3 और यहां से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज -2। तो एक पैटर्न हमें यहां से फिगर आउट करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम m पावर 26 तक तो जाने वाले नहीं है। तो आप थोड़ा सा देखिए m स्क्वायर और m क्यूब में क्या हमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है। इससे एक कम ये होता है, यहां देखिए m स्क्वायर में भी क्या हुआ, 3 है तो यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ -1 है, इसमें 0 यानी इसके अंदर 1 ऐड हो गया है। -2 में 1 ऐड हो गया है तो -1 बन जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, देखिए 1 -1 2 -2 3 -3। क्या कुछ दिखा आपको? 3 -3 नेगेटिव, इसमें 1 इसमें ऐड हुआ है, इसका एक कम किया गया है यहाँ पर, या इसमें 1 ऐड कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ 2 और 2 है, पावर 3 है तो यहाँ 3 और 3 है, पावर 1 है तो 1 और 1 है। तो क्या हम m पावर k के बारे में सोच सकते हैं? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, m k। सिमिलरली वी कैन राइट इफ इट इज k हियर, इट इज -k इज गोइंग टू हियर। यहाँ k है तो यहाँ -k रहेगा, ये कंफर्म हो गया। इससे एक नंबर ज्यादा है, 1 है तो 2 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, इट इज k + 1। और देख सकते हैं -1 में 1 ऐड हुआ है तो 0 आया है, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -3 में 1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, यानी इसके अंदर हमें 1 ऐड करना है। सो वी आर मार्किंग दिस एज mk। हम बोल रहे हैं कि ये अपने पास से mk डेटा बनता है। दिस इज mk, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज mk बाय ऑब्जर्वेशन, वी कैन से कि ये mk बनेगा। तो हमारे पास जब m पावर 26 पूछा जाएगा तो हम यहाँ से बना सकते हैं कि ये 27, ये 26, ये 26, ये 25। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो हमारे पास यहाँ से PQRS के बारे में हम बात यहाँ पर कर पाएंगे कि PQRS क्या डेटा बनते हैं। तो दिस इज व्हाट m पावर 26 के हिसाब से हम PQRS की बात कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट इज PQRS, ठीक है। आगे जाके हमें इसी के बारे में समेशन भी पूछा जा रहा है, जो कि 1 से लेके 26 के बारे में है। तो ये अगर हमारे पास एक बार फाइनलाइज हो गया कि mk का जो डेटा है वो है k + 1 k -k 1 - k, हमारे पास समेशन है m पावर k
के की वैल्यू है 1 से लेके 26 तक, तो ये क्या है ना, मैट्रिसेस है, तो फिर ये पूरे सिग्मा आपके पास यहाँ आ जाएंगे k+1। तो आप चाहो तो इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि इन सिग्मास की वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा k, सिग्मा k, सिग्मा 1 और सिग्मा k। तो आप देखेंगे 26 तक ये जाएंगे, k की वैल्यू है 1 से लेके 26। तो आप डेटा बना सकते हैं। पहला वाला नंबर 26 इंटू 27/2 प्लस 26, 26 इंटू 27/2, 26 इंटू 27/2, इट इज 26, 26 इंटू 27/2। इस नंबर को थोड़ा निकाल के देखिए एक बार कितना आता है। ये 13 आपके पास से बनेगा। दिस नंबर इज कमिंग एज 13, 13 इंटू 27, ये नंबर बना लीजिए, बहुत जगह दिखेगा। 13 इंटू 27, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास 273 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 81। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 351 यहां पर आएगा आपके पास, 351 यहां, माइनस 351 यहां पर, और 351 के अंदर हम 26 ऐड करते हैं अगर, 26, सो 377 आपके पास यहां बनने वाला है। 377, 26 हमने ऐड कर दिया, और यहां पर अगर हम देखें तो इसके नेगेटिव में 26 ऐड करना होगा। जस्ट ऐड 26 इन दिस, 26 अगर आप ऐड करेंगे, 25 ऐड करते हैं तो 325 रहेगा, 325, दिस इज द नंबर। अगर आप 26 इसके अंदर से ऐड करते हैं, दिस इज द नंबर। और ये आ रहा है आपके पास से ABCD, ABCD, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, ये हुआ सॉल्व। अब ABCD पता चल चुके हैं, PQRS पता चल चुके हैं, और यहां से हम बात कर सकते हैं। ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 377 आ रहा, 378 बोला, दिस इज रॉन्ग, ये वाला डेटा गलत है। अब इसी क्वेश्चन को करने के जब हमारा PQRS आ गया, ABCD आ गया, तो यहाँ भी हम जा सकते हैं। पर जो बात मैंने बोली थी कि एक ऑल्टरनेटिव तरीका और है इन PQRS और ABCD को निकालने का, अब चलिए हम वहां पर चलते हैं। तो पहला हमने निकाला है ऑब्जर्वेशन से पैटर्न फिगर आउट करके। उसके लिए हमें इस m को ही डिकोड करना होगा। ये जो m हमारे पास लिखा गया है, जो है 2, 1, -1 एंड 0, इसको हम किसी एक मैट्रिक्स, यहां पर कोई मैट्रिक्स यूटिलाइज नहीं हुआ है, a+i करके इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये है 2, 1, -1 एंड 0। आप इसमें से i हटा दीजिए, 1, 0, 0, 1, तो आपके पास यहां से a निकल के आ जाएगा, एंड दैट a विल कम एज 1, -1, 1 एंड -1। ये a आपके पास आया। ठीक है, ये भी बहुत जेईई एडवांस में पूछा गया फॉर्मेट है कि आप किसी मैट्रिक्स को अगर पावर ज़्यादा है तो उसको एक मैट्रिक्स प्लस i में ब्रेक कर दें। जब हम यहाँ से a² निकालना चाहते हैं तो 1, -1, यहाँ 1, 1 है, -1, -1, 1, 1, -1, -1, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। रो बाय कॉलम से करेंगे तो 1, -1 विल बिकम 0, -1 + 1 विल बिकम 0। ये वाला डेटा भी आपके पास 0 आता है। ये डेटा आप बनाएंगे तो ये -1, ये भी 0 आता है। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स बनी जिसकी आप जितनी भी पावर्स यहां पर करना चाहेंगे वो सब आपके पास से 0 ही आएंगी, और हमें यहीं पर पावर्स करनी है। तब आप देखिए m की पावर 26 से ये बनेगा आपके पास से a+i की पावर 26। याद रखिए i के साथ कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कम्यूटेटिव होती है। i के साथ ai और ia लिखे एक ही बात है। तो यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। जब आप 0 पे जाएंगे तो a पावर 26 बनेगा, इससे चलता चला जाएगा आपके पास। जब आप 25 पर 24 तक रहेंगे तब भी आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, a² रहेगा। यहाँ 25 पे जाएंगे तब सिंगल a बनेगा, और i को तो किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो i ही रहता है, कितनी ही पावर कर लीजिए। तो जितने भी ये पावर स्क्वायर तक की टर्म्स हैं ये सब आपके पास से
0 बन जाएंगे। आपके पास बनता है 26 टाइम्स a प्लस i। यहां से हमारे पास m पावर 26 का डेटा आता है। कितना? 26 टाइम्स a प्लस i। सो m पावर 26 इज 26 टाइम्स a प्लस i, और i जो है वो तो हमें मालूम ही है। a को आप देखिए 1 1 माइनस 1 दिस वन, तो आपके पास है 26 26 माइनस 26 माइनस 26, और i है हमारे पास 0 1 1 0। सो m पावर 26 हमारे पास आया 27 माइनस 26 और आपके पास से ये बनेगा माइनस 25। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। क्या पहले भी हमारे पास सेम डेटा आया था? मैच करिए। ट्वेंटी सिक्स हमने निकाला, 27 26 माइनस 25, ठीक है, सेम आ रहा है। तो यहां से हमारे पास आए पी क्यू आर एस। दिस इज पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये अपने पास डेटा बन गए। तो ये करेक्ट आया था, ये गलत था। पी क्यू आर एस की रिक्वायरमेंट हमें यहां पर है, जो कि है अपना सी ऑप्शन। पूछा गया है कि देयर आर टू इंटीजर्स m एंड n, यूनिक इंटीजर एक्स वाई आने चाहिए कि ये दो डेटा है। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? जो डेल्टा है वो नॉन जीरो आना चाहिए, दैट इज पी क्यू आर एंड एस। दिस शुड बी नॉन जीरो। तो आइए इस डेल्टा को बना लेते हैं, दिस शुड बी नॉन जीरो। अब आप इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो आपके पास m पावर 26 का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे। 27 इंटू माइनस 25 प्लस 26 का स्क्वायर आपके पास लिखा गया है। अब ये नेगेटिव है, 27 को 26 प्लस 1 लिखेंगे, इसको 26 माइनस 1 लिखेंगे। आप a प्लस बी माइनस a माइनस बी से अगर डेटा बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे प्लस 1 आ रहा, जो कि एक नॉन जीरो है। ये पूरा डेटा चाहे खतरनाक दिखे, इट्स ओनली प्लस 1। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है, तो यस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। द स्टेटमेंट इज ट्रू, द सी ऑप्शन इज ट्रू। इस ऑप्शन के बाद अब हम सी ऑप्शन की तरफ के बाद डी की तरफ जाएंगे, तो वहां पर हमें ए बी सी डी की रिक्वायरमेंट है, जो इसके समेशन से बात बनेगी, जो m पावर k पे लिखा गया है। और m का डेटा भी अभी हमने निकाला। m क्या है? m इज a प्लस आई, जहां पर a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4 सब जीरो आ जाते हैं अपने पास। तो चलिए फिर इस समेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें मालूम है कि m की वैल्यू a प्लस आई है, या हम इसको लिख सकते हैं कि ये i प्लस a है। हमें निकालना है समेशन k का वैल्यू है 1 से लेके 26 m पावर k, जिसका मीनिंग है ये m है, m स्क्वायर है, m पावर क्यूब है, m पावर 4 है और m पावर 26 है। इट इज i प्लस a होल स्क्वायर, i प्लस a होल क्यूब, i प्लस a पावर 4, i प्लस a पावर 26। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, चाहे a स्क्वायर हो a क्यूब हो, ये सारे डेटा आपके पास से आगे जाकर जीरो आने वाले हैं। तो बाइनोमियल का जितना ही एक्सपेंशन यहां दिख रहा है उन सबको हम स्मार्टली यूटिलाइज करेंगे। a प्लस आई ये रहेगा, यहाँ i रहेगा और ये 2a रहेगा। स्क्वायर वाला सारा डेटा आपके पास जीरो बन जाएगा। ऐसे जैसे जैसे इसकी पावर्स बढ़ेंगी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 3a तक ठीक है बाइनोमियल के हिसाब से, और फिर स्क्वायर क्यूब सब जीरो बनेगा। यहाँ पावर 4 पे आप जाएंगे तो यहाँ i है, 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स a, फिर बाकी सब जीरो रहेंगे। चलते चलते आपके पास i रहेगा 26 टाइम्स a, और बाकी आने वाले सभी मैट्रिसेस आपके जीरो बन जाएंगे। तो हम देख रहे हैं हर टर्म के अंदर i लिखा हुआ है, 26 टर्म्स है, 26 टाइम्स i आपके पास बनेगा, और a के साथ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलता चला जाएगा 26 तक। ये है 26 टाइम्स a, आपके पास ये समेशन बनेगा 26 27 बाय 2 टाइम्स a। 26 टाइम्स a आपके पास लिखा, ये आपके पास 13 आता है, और 13 इंटू 27 थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था 351। इट इज 351 टाइम्स i। चलिए डेटा बनाते हैं।
तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से यही डेटा बनेगा। और ए हमें मालूम है, ए का डेटा कितना था, ए मैट्रिक्स। सो लेट्स लुक एट द ए इज 1 1 -1 -1। तो जब आप 1 1 लिखेंगे तो यानी ये 351 351 -1 -1 ये रहा डेटा आपके पास। अल्टीमेटली फाइनली क्या आने वाला, 351 में इतना ऐड होगा आपके पास से 377, 0 यहाँ पर ऐसे सेम ही रहेगा, ये दोनों आपके पास ऐड होंगे जो कि 351 ही रहेगा, ये इसके अंदर ऐड करेगा 325। तो देख सकते हैं ए फिर से जो निकाला है 377 है, ये गलत है, ये सही है, ये सही हो चुका है। अब बारी है डी की। हम चाहते हैं कि हर टी के लिए इसका डेटा यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी दिस हैज टू बी अ नॉन जीरो नंबर। तो अब यहां से हमारे पास ए बी सी डी आ चुके हैं। ए इज 7, ये 377, दिस इज बी, C is 351 and D is -325। सेकेंड मेथड से सॉल्व किया, एक बार चेक कर लें फर्स्ट मेथड से भी हमारे पास सेम डेटा आए थे या नहीं आए थे। 377 351 -351 -325, करेक्ट। ये तो मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैं डबल ट्रिपल मेथड्स की तरफ जा रहा हूँ। आपके एग्जाम में आप किसी भी एक से आगे बात बना सकते हैं। अब आते हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर। यूनिक सॉल्यूशन की बात है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाना चाहें तो डिटर्मिनेंट आपके पास बनेगा a + TB, a + TB, C है और D + T है, C है और D + T आपके पास है, जो बनेगा डेटा a + T, D + T -BC। ये हमें मालूम है कितना है, 377। T आपके पास प्रोडक्ट में है, D हमारे पास है कितना, -325 + T, और BC आपके पास और लिखा गया, BC इज दीज टू। इसका स्क्वायर बन जाए, क्योंकि ये विद माइनस साइन है और इनके साइन ऑपोजिट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन और आएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इन दोनों को थोड़ा हम देखें और बात बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बात बनी, एक तो यहाँ मल्टीप्लाई से t² बनेगा, और यहाँ हमारे पास एक 377 -325 टाइम्स t प्लस, और दोनों का मल्टीप्लाई 377 325 प्लस 351 होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 351 प्लस हाउ मच, इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेकर चलते हैं, कितना डेटा हम यहां से बना पाएंगे जी। सो आई कैन राइट दिस एज 351 + 26 एंड दिस वन कैन बी रिटन एज 351 -26। ठीक है, a + b a - b, तो आप देखिए 351 का होल स्क्वायर आएगा, जो यहाँ है कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरे पास डेल्टा का डेटा आने वाला है t² प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा इसको बना के देखिए। So I am getting this as 52 times t plus, this is coming as 351 whole square minus 26 का होल स्क्वायर। सामने माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपके पास से 26 का स्क्वायर बचेगा। मतलब चाहते नहीं है कि स्टूडेंट ढंग से इसको सॉल्व कर पाए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, t + 26 होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर दिखने वाला है, 26 का डबल 52 होता है। यहाँ चाहते हैं फॉर ईच पॉजिटिव रियल वैल्यू t पॉजिटिव है, तब इसके यूनिक सॉल्यूशन आने चाहिए। इफ t इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो डेल्टा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, हेंस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट मस्ट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। Brilliant, top class question. D is also correct, so we are going to mark here as ACD as the final answer. ACD, ACD, ब्रिलियंट क्वेश्चन। ठीक है, टॉप क्लास क्वेश्चन जिसको हमने मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जेईई एडवांस के अंदर भी इन दोनों पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं, वही रिपीट हुआ है इस साल भी। मन लगा के पढ़िए और प्रैक्टिस करने तो मेरी अलजेब्रा वाली बुक से आप कीजिए, डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन फेवर यू, आपके फेवर में रहेंगे। बाकी एग्जाम के दिन परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस के अलावा और कोई जादू की छड़ी नहीं है। कीप लर्निंग।
जे एडवांस 2026 पेपर 1 के ऊपर एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के ऊपर है, जहां पर मार्किंग ऐसी सही करने पर +4 है और गलत करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स पे आंसर गेस करना बहुत मुश्किल होता है और इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस पर डिफिकल्टी लेवल्स ओवर द ईयर्स अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, चाहे हम जेई मेन लेवल की बात करें या एडवांस की। रिसेंटली ये टॉपिक जेई एडवांस के अंदर भी इंक्लूड हुआ है, तो उसी हिसाब से इसको पर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया गया है। चलिए, पूरी हिस्ट्री अगर हम देखें तो इस चैप्टर से पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि एक रिलेशन दे दिया है, बताइए रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया तो पूछा जाने लगा इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट और ऐड करने चाहिए जिससे ये सिमेट्रिक बन जाए या ट्रांजिटिव बन जाए। और यहाँ पर आते आते थोड़ा और बेटर लेवल इसका कर दिया था। क्या पूछा जा रहा है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि सिर्फ 42 एलिमेंट्स इस सेट एक्स के अंदर होने चाहिए जिससे हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन सेट एस के अंदर बनाया जाए। इक्विवेलेंस बोलते ही तीन बातें दिमाग में आती है कि ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो सेट हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक है, जहां पर ये होता है कि ईच एलिमेंट मस्ट कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो 1 1 से कनेक्ट हो, 2 2 से कनेक्ट हो और ये मस्ट कंडीशन है। तो हमारे पास अगर हम अपने आप से इनको कनेक्ट करते हैं तो 10 पेयर्स हमारे पास बच जाते हैं। टोटल 42 चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट सबसे पहले इधर ही सोचता है कि सर चलो काउंटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 आपने बनाया, ऐसे 10 10 कितने बन गए, 10 बन गए। 42 हमें इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर चाहिए थे, तो फिर कितना बचेगी, 42 में से 10 जाएगा, बचेगा 30। 32 क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है तो हम एक और थॉट लगाएंगे, तो अगर अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा भी होना चाहिए। तो 32 को हम कर देंगे हाफ, फिर बचेंगे अपने पास 16। इसे 16 के बारे में अब हमें सोचना है। आप अगर इन नंबर्स को देखें, 10 नंबर्स हैं, क्योंकि अब आप जेई का पेपर नहीं देख रहे तो आपने इसका आंसर भी देखा होगा कितना ज्यादा है, 2,000 के आसपास है। तो मैनुअली उन सबको काउंट करना, उस प्रोसेस से इस 16 के पेयर्स हम यहाँ पर हम बनाए, इस वेरी टीडियस वर्क। फिर यहाँ पर फिर हमें अप्रोच क्वेश्चन की चेंज करनी है और एक्चुअल में ये समझना है कि इक्विवेलेंस होता क्या है, कैसे उसके ऊपर हम एक नया थॉट ला सकते हैं जिससे इनकी कंप्यूटेशन को आसान बनाया जा सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सिर्फ आपको दो एलिमेंट की बात करता हूं 1 एंड 2, तो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 से 1 कनेक्टेड हो, सिमेट्रिक में अगर 1 2 होगा तो 2 1 भी होना चाहिए, क्योंकि दो ही एलिमेंट थे तो दो एलिमेंट से टोटल रिलेशन 2 इंटू 2 4 बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और ट्रांजिटिव भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो वो भी ट्रांजिटिव में काउंट हो जाएगा और यहां से हमारे पास पूरे इक्विवेलेंस से रिलेशन बन जाएगी 4। अगर मैं 1 2 3 आपको देता हूं, फिर आप इससे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकेंगे, तो सोचिए। सबसे पहले आप सोचेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव काउंट कर लेते हैं, 1 1 2 2 3। सिमेट्रिक 1 2 2 3 है तो फिर 2 1 और 3 2 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है और 2 3 है तो फिर 1 3 कनेक्ट हो गया है, उसके लिए फिर 3 1 भी होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इन तीनों सेट से जितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं वो 3 इंटू 3 हमारे पास बन गए हैं 9। ठीक है, कितने बन गए, 9, क्योंकि एलिमेंट कितने थे, 3। तो कि इस पर्टिकुलर तीनों नंबर्स के साथ कितने इक्विवेलेंस बना पाएंगे, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ इनको आपस में अटैच कर दीजिए, दैट इज कमिंग एज 9। अगर मैं 4 करता हूं और ये बात करूं आपसे कि हमें सभी को ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना है, तो फिर यहाँ पर अगर हम बनाएंगे कि आपको पता होगा ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। 1 2 3 4 के अंदर रिफ्लेक्सिव की वजह से 1 1 2 2 3 3 4 4 आता है। फिर हम एवरी पॉसिबल जो हमारे पास सिमेट्रिक है उसका भी हम ध्यान रखेंगे, बात बनती चली जाए। ट्रांजिटिव भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर काउंटिंग हो जाएगा। यहाँ पर हमें लेकिन इस बात को फोकस करना है कि टोटल एलिमेंट 42 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 42। जैसे सिर्फ 1 1 2 2 3 3 9 9 10 10 की हम बात करें तो ये भी एक रिलेशन है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, पर वो यहाँ काउंट नहीं होगा। रीजन, क्योंकि वहां पर सिर्फ 10 एलिमेंट है, हमें चाहिए कितने, 42। तो यहाँ पर फिर हम बात करेंगे कि डिसजॉइंट हमें यहाँ पर डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस हमें यहाँ पर बनानी होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 42 बने। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से इन 10 एलिमेंट्स को आपस में ब्रेक करना है, लेट्स से
एक क्लास के अंदर n1 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, दूसरे वाली क्लास के अंदर दूसरे एलिमेंट है n2 है, फिर तीसरे है n3, और ऐसे करते करते हमारे पास k क्लासेस हमने बनाई। k इक्विवेलेंस क्लासेस हम बना रहे हैं जो आपस में हर पॉसिबल वे में कनेक्टेड है, और टोटल काउंटिंग इनकी कितनी होनी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 10 है। जैसे हमारे पास अगर 2 एलिमेंट होते तो उनके टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन पाएंगे, 2 स्क्वायर। अगर 3 है तो फिर बन पाएंगे 3 स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स उसमें पॉसिबल जितने भी रिलेशन बना पाएंगे। तो अगर n1 एक क्लास के अंदर है, दूसरे में n2 एलिमेंट है, तीसरे में n3 है, तो अगर हम इनके टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास n1 क्लास के अंदर आप n1 स्क्वायर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। n3 के अंदर भी इनका हम स्क्वायर बना सकते हैं और ये बनेगा आपके पास से nk स्क्वायर, विच शुड कम एज 42। ये हम चाहते हैं कि जब इस तरीके से बनाया जाए तो इन सब का टोटल सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 42। ये एग्जैक्टली हम यहाँ पर एलिमेंट्स चाहते हैं। तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं कि क्या ऐसे डेटा है जो इनको सेटिस्फाई करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा 42 है, 10 एलिमेंट हैं अपने पास। कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट। अगर मैं 7 एलिमेंट एक साथ लेता हूं 7, तो 7 के साथ कॉम्बिनेशन सिर्फ 49 बन जाते हैं, और 49 बन जाएंगे तो फिर हमारे पास 42 वाला केस नहीं बन पाएगा। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट 7 नहीं जा सकता, सिमिलरली 8 भी नहीं जा सकता। 8 एलिमेंट एक साथ बनेंगे, उनके टोटल पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशंस ऑर्डर्ड पेयर में बात करेंगे तो 8 इंटू 8 64 बनेगा, वो भी रूल्ड आउट है। 9 वाला रूल्ड आउट है, 10 वाला भी रूल्ड आउट है। तो यहाँ पर फिर सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी, सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो 6 का स्क्वायर की बात यहाँ पर बन सकती है। सो लुक्स लाइक एज 6 स्क्वायर। यहाँ पर डेटा हम बना कर देखें, 6 का स्क्वायर कितना बना, 36। 42 में से 36 जाएगा तो आपके पास डेटा बनते हैं 6। अब 6 को हमें स्क्वायर्स के समेशन के में ब्रेक करना है, तो 6 को स्क्वायर के समेशन में कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो आप सोचिए। 6 बचा है, 2 स्क्वायर्स के समेशन में हम लिखना चाहते हैं, तो देखिएगा आप 3 का स्क्वायर कर नहीं सकते, 4 का स्क्वायर कर नहीं सकते क्योंकि 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आता है, ये सब रूल्ड आउट। 2 स्क्वायर पे जाते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4। 4 आने के बाद आपके पास फिर से 2 बचेगा। अभी 2 का स्क्वायर क्या है, 2 से छोटा नंबर सिर्फ 1 ही होता है, तो यहाँ हम इसको एक क्लास 1 की और दूसरी वाली क्लास भी एक ही एलिमेंट की बना सकते हैं। सो द पॉसिबिलिटीज लुक्स लाइक एज 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर जनरेट होती है, जहां पर अगर हम इनका इंडिविजुअली सम करके भी देखते हैं, अब देखिएगा 36 4 आपके पास 40 41 एंड 42। दिस इज द केस नंबर 1, जहां पर इंडिविजुअली नंबर्स का सम भी 10 सेटिस्फाइड है, और यहाँ पर इनका स्क्वायर करके सम देखते हैं वो भी 42। अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आए तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स लिखे गए 1 2 3 4 यहाँ है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये डिसजॉइंट क्लासेस हैं। मैं यहाँ पर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्विवेलेंस हम बनाना चाहते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनेगी, 6 एलिमेंट एक साथ होने चाहिए। सो आई एम टेकिंग ऑल दिस 6 एज कॉमन, ये एक क्लास बना दी गई। इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 बनाए गए, एक साथ रख दिए गए, और इनको ऑल पॉसिबल वे में हमने कनेक्ट कर दिए, तो टोटल बनेंगे 6 इंटू 6। तो अगर हमने सारे कॉम्बिनेशंस ले लिए तो रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, और ट्रांजिटिव भी हो चुका है। करेक्ट। फिर 2 एंड 1 है तो 2 नंबर्स हमने यहाँ पर फिर अलग कर दिए, ये दोनों अलग बन गए, और फिर इन दोनों को हमने इंडिविजुअली अलग अलग कर दिया। ये हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 8 और 8 को पिक किया है, तो 8 से 8 में एक ही बनेगा, 9 से 9 में भी एक ही बनेगा, 7 और 10 दो एलिमेंट्स हैं, तो 7 7 10 10 7 10 10 7 4 बनेंगे, यानी 2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, 10 नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। किस किस के ग्रुप में डिवाइड किया, देखिए एक ग्रुप में 4 होने चाहिए, एक ग्रुप में 2 होना चाहिए, एक ग्रुप में 1 और एक ग्रुप में 1। तो इन 10 नंबर्स की हमने एक 6 ग्रुप्स का एक क्लास बनाया, एक सिंगल सिंगल और एक 2 बनाया है। तो इस बात के अगर हम नंबर ऑफ वेज यहां पर काउंट करने जाएं तो ग्रुपिंग बनाएंगे 6 फैक्टोरियल, बिकॉज सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। पीएनजी अगर आपको याद है तो फिर यहाँ पर इक्वल पार्टीशन जब होता है तो उतने फैक्टोरियल से हमें उसको डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 10 9 8 एंड 7, आपके पास यहाँ से 4 और आ जाएगा,
2, यहाँ से 63 है, 1260 मेरे पास इसका नंबर बनकर आता है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक ये पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने अभी 1 2 4 5 6 बनाया है, तो कोई से भी ये 6 नंबर हो सकते हैं। तो ये ग्रुपिज्म, ये जो ग्रुप फॉर्मेशन, ये उसी बात को समझा रहा कि आपने क्यों स्टार्टिंग ये 6 ले ली। ये कुछ भी 6 हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रुप फॉर्मेशन किया, जिसमें दो ग्रुप्स इक्वल क्वांटिटी रखते हैं, इसीलिए उसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी क्या है। केस नंबर 2 क्या फिजिबल आपको नजर आता है, जिसकी वजह से जब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर काउंट करेंगे तो 42 आता है। और सोचिए 6 का स्क्वायर हमने बना के देखा, 36 पहुंच रहा था। 2 बार 6 स्क्वायर हो नहीं सकता ना, 36 आपके पास से कितना क्वांटिटी 72 पहुंच जाएगा, और 6 + 6 12 भी एक्सीड कर जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पर जाते हैं, 5 का स्क्वायर बनाकर चलते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, आपके पास 25 आता है। 25 अगर आप 42 से हटाएंगे, 17 हमारे पास बचता है। कितना बचा 17। पॉसिबिलिटी सोचिए, 17 को कैसे ब्रेक करके सोचिए। 4 5 स्क्वायर लिखा है, अगला नंबर मन में यही आता है, क्या 4 स्क्वायर करके देखिए एक बार, तो 16 चला गया आपके पास, फिर एक बचता है और ये बनता है 1 स्क्वायर। क्या ये 42 आ रहा है? बिल्कुल। इनका इंडिविजुअली सम निकाल के देखिए, 5 + 4 + 1, ये भी 10 आता है। इंडिविजुअली भी इनका समेशन कितना आना चाहिए? 10। तो इस बार हमें पार्टीशन कैसे करने होंगे? जो हमारे पास ये 10 एलिमेंट हैं, इनके हमें फिर से ग्रुप्स बनाने हैं, और इस तरीके से बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कि एक ग्रुप के अंदर 5 रहने चाहिए, दूसरे ग्रुप के अंदर 4 रहने चाहिए। देखिए ये बन गया एक ग्रुप, ये पॉसिबिलिटी दूसरे ग्रुप की, और ये तीसरा वाला। ठीक है, तीनों के क्वांटिटीज का सम निकाल के देखते हैं तो 10 आता है। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर कमिंग एज 42। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो रिक्वायर्ड वेज, नंबर ऑफ वेज, इनके ग्रुप फॉर्मेशन के कितने हो जाएंगे? वही हमारे पास 10 फैक्टोरियल है, 5 एक जैसे हैं, 5 का एक ग्रुप बना है, 4 का एक ग्रुप बना है, और 1 का दूसरा ग्रुप बने। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिंगल में हमेशा 10 ही रहे, वैसे कितने कॉम्बिनेशन इनको सेपरेट करने के बन सकते हैं, ये ग्रुप फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताने वाला है। इसका डेटा कंप्यूट करते हैं कि डेटा कितना बनता है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप, दो ग्रुप्स के अंदर सेम क्वांटिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर दो ग्रुप्स 1 1 के थे, इसलिए कुछ भी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो 10 का ग्रुप आपके पास 5 4 और 4। सो क्वांटिटीज इनकी डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पर एक्चुअल नंबर के लिए किसी और डेटा से डिवाइड करने की जरूरत हमें नहीं है। 10 फैक्टोरियल का डेटा निकालिए, 10 9 8 7 6। 5 फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर देगा, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। यहां से आप डेटा बनाइए, 24 है यहाँ पर, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 72 है। 30 एट 42 आपके पास नंबर आता है, 0 आपके पास बनेगा 6 एंड 12। 1260 है, 1260 है। और कोई पॉसिबिलिटी केस नंबर 3 के बारे में हम सोचते हैं। केस नंबर 3 के बारे में सोचते हैं, 5 का स्क्वायर देख लिया है, 4 के साथ भी हमने कंबाइन बना के देख लिया है। अगर हम 4 के साथ देखें तो 5 बन गया है। किसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी सोचते हैं 4 और 5 के अलावा, और छोटे नंबर्स पर जाएंगे। अगर हम 3 पर जाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, दूसरा बनाते हैं 3 का स्क्वायर, वहां से भी आपके पास 9 आता है। पॉसिबिलिटीज बना बना कर देखते हैं, एक बना 3 का स्क्वायर, एक बना 3 का स्क्वायर। 4 5 6 को यहां से रोल, 4 को कंसीडर करने की कोशिश कर सकते हैं। इफ वी कीप 4 स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर 6 3 एंड 3 आपके पास 6 हो गया है, 6 एंड 4 इज 10, समेशन 10 आ रहा, पर क्या है 42 बनता है। ये 9 है, यहाँ 9 है, ये 16 है। नो, वी आर नॉट गेटिंग, वी आर गेटिंग दिस एज 34। ये वाला केस हमारे पास से रूल्ड आउट है, और कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एक्स के अंदर अगर हम निकालना चाहें तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशन एनएक्स आपके पास आ जाएगा 1260 एंड 1260। यहां से आप बना दीजिए इसको, 0 है, 2 है, 2 5 25 20 फाइनल आंसर, जिसका आंसर बन जाएगा। अब आप सोचो, जो मैं शुरुआत में बात बोला था, क्या हम इतना बड़ा नंबर काउंट करके शुरुआत में निकाल सकते हैं? जब हम इस फिलोसॉफी पे चल रहे थे कि इसमें से रिफ्लेक्सिव डेटा हमने निकाल दिए,
जो 10 आए थे 1 1 2 2 3 3 वाले, 32 बचे, हाफ किया तो 16 कॉम्बिनेशंस बनेगी। उस नंबर्स को सोच पाना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली इसके अंदर होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड वाली कंडीशन होती है। तो एक्चुअल लड़ाई वो 16 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स बना देगी। तो वहां सोच पाने से बेटर ये है कि हम इसको इस तरीके से सोचें कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 10 है, तो 10 को हम कैसे ब्रेक करें। और जब हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चाहते हैं तो स्पेशली उस अकेले इक्विवेलेंस क्लास के अंदर ऑल पॉसिबल कनेक्शंस की हम बात वहां पर करें। अज्यूम किया कि के क्लासेस हैं, तो सबसे पहले सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम 10 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल 10। और हर पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। N1 के अंदर अगर N1 एलिमेंट है, सारी पॉसिबिलिटी बात करेंगे। जैसे 2 एलिमेंट होते तो 2 इंटू 2 उसके अंदर से रिलेशंस बना सकते हैं, ऑल पॉसिबल। N1 का स्क्वायर इसके बना। N2 एलिमेंट है अगर दूसरी क्लास के अंदर, तो N2 इंटू N2 से उसके अंदर टोटल पॉसिबल हम वहां पर इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकते हैं। तो बेसिकली बन गई 2 इक्वेशंस। फिर हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश किया। फिर पीएनसी ग्रुप फॉर्मेशन के लिए, तो इससे फैंटाबुलस क्वेश्चन आज दी जेईई एडवांस 2026 पेपर 1। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले रिसेंट ईयर्स के अंदर अब हमें इसी चैप्टर्स के अंदर, जो कि मिक्सिंग कर रहा है पीएनसी के साथ ही, और अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। हम सभी को अब ये चैप्टर, स्टूडेंट्स को सिर्फ एक जेईई मेन वाला चैप्टर पर नहीं पढ़ाना है। अच्छे क्वेश्चंस जो मिक्स हो सकते हैं पीएनसी के साथ, मैपिंग के साथ, फंक्शन वाले टॉपिक के साथ, उसके हिसाब से भी इसके ऊपर एक्सटेंसिवली स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना चाहिए। जे एडवांस 2026 पेपर 1 के अंदर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स की कैटेगरी है, जिसमें सही करने पर +4 है और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्वेश्चन की बात करें तो ये हमसे पूछा जा रहा है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उस चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइंड है -π/2 से π/2, जो कि आउटपुट देता है आपके पास डोमेन में -∞ से +∞, जो कि अपने पास टोटल रियल नंबर होता है। ये जो फंक्शन f(x) है, यहाँ पर ये दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला फंक्शन sin x के साथ है, मॉडुलस है दो फंक्शंस का, mod x प्लस mod ऑफ x माइनस 1, और सेकंड वाले फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये लिखा हुआ है दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां पर बॉक्स लिखा हुआ है x sin x। इंटरवल दिया गया है -π/2 से π/2। नॉन कंटिन्यूस की बात है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट कितने होंगे वो अल्फा बन जाएगा, और नॉट डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स कितने हैं इसी इंटरवल में, वो बीटा है। निकालना है हमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के पहले हम यहाँ पर दो फंक्शंस अज्यूम कर लेते हैं और उनके बारे में सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि लेट्स टेक gx एज फर्स्ट फंक्शन, जो हमारे पास लिखा गया है mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पर ये लिखा गया है sin x। देखिए मॉडुलस जो होते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, sin x भी कंटिन्यूस होता है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, अगर x की वैल्यूज हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, तो इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। -π/2 से π/2 में दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस है, इसीलिए रिजल्ट बना दिया। अब बारी आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो हम पहले इनको मॉडुलस से फ्री कर लेते हैं। जब ये -π/2 से 0 के बीच में रहेंगे तो पहला वाला मॉड माइनस से ओपन होगा, और ये 1 से छोटा है तब भी माइनस से ओपन होगा, तो दोनों मोड हमारे पास से ये माइनस से ओपन हो जाएंगे। ये हमने लिखा। अगला जो डेटा है आपके पास वो रहेगा 0 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो 0 पर ब्रेक हो गया। अब है बात 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में जो मॉड है ये बनेगा आपके पास से +x, और यहाँ अगर आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में हाफ आता है तो ये नेगेटिव आने वाला है, तो ये माइनस से ओपन होगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 1 से इन्फिनिटी पे आप चले जाइए, 1 से ज़्यादा वैल्यूज आप रखेंगे तो आपके पास यहाँ से आता है +x, यहाँ से आता है x माइनस 1, और ये डेटा बनता है sin x। ये डेटा आप बनाएंगे, 1 माइनस 2x आपके पास से आता है, यहाँ है sin x, -π/2 से 0, और यहाँ पर है 0 से 1, कैंसिल हो जाएगा, वी आर जस्ट हैविंग दिस एज अ sin x, और यहाँ पर है डेटा 1 से इन्फिनिटी।
ये बनेगा आपके पास है 2x माइनस 1 साइन एक्स। ठीक है, बना लिया। कंटिन्यूस तो हमेशा फंक्शन है ही सी। जिस जगह डेफिनेशन चेंज हो रही मॉडुलस वाले दोनों पॉइंट्स पर हम इनके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब आप एलएसडी आरएसडी निकाले या फिर डायरेक्टली या डेरिवेटिव करके निकाल दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर जी डैश जीरो माइनस निकालने की सोचते हैं, तो जीरो माइनस वाली डेफिनेशन ये है, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास बनेगा -2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 आपके पास से फिर बन जाएगा कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू है आपके पास से जीरो माइनस, जिसका डेटा -2 साइन एक्स और यहाँ से कॉस एक्स आता है। जीरो माइनस आप रखिए, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है, यहाँ पर 1 है और कॉस जीरो भी 1 आता है। ये डेटा है आपके पास से 1। जी डैश जीरो माइनस इज 1। आगे बढ़ते हैं, जी डैश जीरो प्लस जीरो के आगे वाला नंबर इस वाले इंटरवल में आएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास से कॉस एक्स आता है, फिर ये वैल्यू आई 1। तो क्या देख पा रहे हैं, जो एलएसडी और आरएसडी है सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ से जी एक्स जो हमने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पर तो ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। चलिए अब 1 पर बात करते हैं कि 1 पर क्या कहानी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बात बनेगी जी डैश 1 प्लस यहाँ से आएगा 1 से आगे, इसका डेरिवेटिव निकालिए। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 आता है, फिर डेटा आपके पास है साइन एक्स, फिर आता है 2x माइनस 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। फिर 2x माइनस 1 का 2 है, फिर साइन एक्स है, 2x माइनस 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये 1 से ज़्यादा है। 1 प्लस पे चलिएगा तो 2 साइन 1 यहाँ रखिए आप, तो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, और ये डेटा आपके पास आता है 2 साइन 1 कॉस 1। ये डेटा आपके पास है 2 साइन 1 कॉस 1। आगे बढ़े, जी डैश 1 माइनस ये रहा 1 माइनस यहाँ से डेटा बनेगा, और ये डेटा आपके पास इसका पहले डेरिवेटिव निकल के आएगा जो बनेगा कॉस एक्स। 1 माइनस आप रखेंगे कॉस 1। क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं है। यहाँ cos 1 है, यहाँ 2 साइन 1 प्लस cos 1 भी है। एक बार फिर से आप चेक कर लें, इसका 1 प्लस पर डेरिवेटिव 2x, प्रोडक्ट रूल आएगा, दोनों मल्टीप्लाई है तो 2 लिख सकते हैं, फिर 2x माइनस 1 साइन एक्स का cos x बन जाएगा। तो यहाँ जब 1 रखने वाले हैं तो ये cos 1 2 साइन 1 दे आर नॉट इक्वल। तो क्या पता चला, जो gx से फर्स्ट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सब जगह कंटिन्यूअस होगा लेकिन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट फंक्शन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाले को हमने अज्यूम किया कि ये hx है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हम उसके बारे में बाद में लेंगे, पहले हम एनालिसिस करने वाले हैं x sin x का। ठीक है, तो हमने इसका बनाया डेरिवेटिव x sin x के लिए, तो x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पर है साइन एक्स। किसी भी फंक्शन का एनालिसिस अगर हमें ये करना है कि कब वो इंक्रीज करता है कब वो डिक्रीज करता है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मैं बढ़ूंगा या घटूंगा, मैं इंक्रीज कब होऊंगा डिक्रीज कब होऊंगा, ये पता करना है, मेरा डिफरेंशिएशन कीजिए। आपके टेस्ट के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे ये पता करना है, तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन मिल जाए कि आपके टेक्स्ट के मार्क्स किस पैटर्न, किस फॉर्मूले, किस एक्सप्रेशन से चेंज हो रहा है, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें ऑल्दो काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर ऐसा फॉर्मूला बना पाए तो कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कितने सारे हैं, पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए तो किसी भी फंक्शन के बारे में पता करना है, डिफरेंशिएट करके बात बना सकते हैं। साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हमने लिखा, ये है एच डैश एक्स के बारे में बात। इसका बिहेवियर हमें देखना है, तो आप देखिएगा मैं यहाँ से कॉस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपके पास से टेन एक्स प्लस एक्स बन जाता है। इंटरवल अगर आप देखिए ध्यान से, -π/2 से π/2 है। -π/2 से π/2 के बीच में अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे, cos x हमेशा पॉजिटिव रहता है। -π/2 से π/2 के बीच में cos x हमेशा पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पर है tan x प्लस x। अगर आप 0 से π/2 में चले जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन -π/2 से 0 के बीच में चले जाओगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव बनेगा। h डैश x का साइन चेंज ऑब्जर्व हो गया, -π/2 π/2
जीरो पर डेटा पता है हमें कि इसका क्या बनेगा, जीरो। जीरो के आगे जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस, तो ये माइनस है और ये प्लस आपके पास लिखा गया है, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव यहाँ नेगेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव है, तो डिसाइड हो गया एच एक्स का नेचर क्या है। यहाँ पर वो डिक्रीज करेगा, यहाँ पर वो इंक्रीज करेगा, सिंपल। ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये कहानी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात बना देते हैं, फिर अब हम आगे चलते हैं कि इसके बारे में हम क्या एनालिसिस यहाँ पर करें। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिख रहा है, तो चलिए पहले इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। एक बात मुझे बताइए कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करने लगा, तो जीरो पर क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा? फील से समझते हैं, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, तो आपके मार्क्स डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जीरो वाला पॉइंट है, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, कि डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मिनिमा वाला पॉइंट बना। फील आई इस बात की, है ना, कि अगर हम डिक्रीजिंग है तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दिस पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, जीरो मिल ही चुका है। अब हम यहाँ पर डेटा निकाल लेते हैं। एच ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो पर डेटा निकालते हैं, जीरो आता है। आप पाई बाय टू पर डेटा निकालिए, मेरे पास से डेटा ही पाई बाय टू आ जाता है। साइन पाई बाय टू 1 होता है, और माइनस पाई बाय टू आप निकाल दीजिए, माइनस पाई बाय टू साइन माइनस पाई बाय टू -1 पाई बाय टू। और अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। ध्यान से देखिए, एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है। इवन फंक्शन कैसे होते हैं, दे आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। प्लॉटिंग कर सकते हैं इसकी, इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, जीरो आपके पास है, और ये किस तरीके से इसका बिहेवियर रहेगा। हमें तो किस बात से मतलब है कि ये इंटीजर कब बनेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। पाई बाय टू पर वैल्यू भी इसकी पाई बाय टू ही आती है, माइनस पाई बाय टू पर वैल्यू भी इसकी पाई बाय टू आती है। अब ये कैसा भी जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है कि वो जीरो से लेके यहाँ पहुँचते ही पाई बाय टू पहुँच जाएगा, जो 1 से ग्रेटर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब इस पर अप्लाई किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये बताइए। अब इसकी कॉन्केविटी के बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि रिलेवेंट नहीं है, पूछा नहीं है कि वो इंक्रीज ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है। देखो, इंक्रीज के 3 तरीके होते हैं ना, ऐसे भी इंक्रीज होता है, ऐसे भी इंक्रीज होता है, ऐसे भी इंक्रीज होता है, पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उतना स्पेसिफिक डिटेल जाने की। हमें बस ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो फिर ये इंटीजर कब बनेगा, क्योंकि इसकी रेंज आप देखिए 0 से पाई बाय टू के बीच में आएगी। पाई बाय टू होता है 1.57, तो कहीं ना कहीं बीच में ये कभी ना कभी 1 जरूर बना होगा। जिस भी डेटा पर ये 1 बना होगा वहां पर इसका ग्राफ का ब्रेक होना तय है, 100% वो ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये अभी आपने ग्राफ बनाया किसका, एक्स साइन एक्स का। अब मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूं कि अगर हम एक्स साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या होगा। ये हाइट देखिए 0 से 1 के बीच में है, तो ये यहाँ आके ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये 1 है तो ये 1 से आगे की तरफ चलेगा, यहाँ पर इधर भी ये ऐसे ही रहेगा, और फिर ये इधर ऐसे बन जाएगा। और बल्कि ये ओपन नहीं, ये तो फुल सर्कल ही रहेगा, इस वैल्यू पर भी डिफाइंड रहेगा, नो प्रॉब्लम, फुल सर्कल रहेगा, नो प्रॉब्लम। 2 होता तो ब्रेक करके जाता, 1.57 तो 1 ही रहेगा। तो ग्राफ क्या बना है वो आप देखिए, एक लाइन यहाँ बनेगी, यहाँ से आके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर भी जाके इधर आ जाएगा। हमारे पास पॉइंट्स कौन से आएंगे, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं। अब अल्फा बीटा यूटिलाइज किया हुआ है, आप ले लीजिए, ये x1 है, ये सिमेट्री है तो ये -x1 होगा, उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी आएगा। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin x, ये ब्रेक होगा इज डिसकंटिन्यूअस एट x = x1 एंड -x1। 2 जगह पर इसका ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, या 1 यहाँ पहुंचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जाके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा पॉइंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें x नहीं पूछा है, हमें नंबर ऑफ पॉइंट पूछे, काउंटिंग पूछिए, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए इंटरवल के क्या होंगे। तो जहां पर ये ग्राफ ब्रेक हुआ बाकी सब जगह तो कांस्टेंट रहेगा, -x1 से x1 1, और फिर x1 से पाई बाय टू, और यहाँ पर भी। अब एक बात आप सोच सकते हैं, ये जो पॉइंट है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुराने वाले पॉइंट्स के साथ सुपरिम्पोज हो रहे हैं या फिर कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास 0 और 1 है, 1 को आप चेक कर लो कहीं ये 1 तो नहीं है, 1 अगर आप रखोगे तो 1 sin 1 आता है,
1 sin 1 की वैल्यू sin 1 आती है और 1 होता है 57 डिग्री के आसपास, √3/2 बनेगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा। तो ये जो x1 है ना बेसिकली ये 1 के आगे है। ये जो x1 है आपके पास से इतना हम कह सकते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन 1। कितना हमें मालूम है, तो वो सेम पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पता चला। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो जब ग्राफ ब्रेक हो जाता है उन्हीं जगह पर फिर ये कैसा होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल भी इन्हीं पॉइंट्स पर रहने वाला है। बारी आती है वापस से फंक्शन को देखने की। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो बना गया है gx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर hx। जो 2 बातें हमने देखी, जो hx अज्यूम किया था उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या है उनके बारे में एनालिसिस कर लें। gx हमेशा कंटिन्यूस था बट 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल था। ठीक है, तब हम यहां पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर हम बात करें, या फिर बेटर यह है कि मैं यहां पर पॉइंट मेंशन कर देता हूं। सो लेट डिस्कस पॉइंट x इक्वल टू x1। ये कंटिन्यूस है बट ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, वहीं दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -x1। यहां पर ये कंटिन्यूस है, यहां पर ये भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो एक थ्योरम होती है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दोनों फंक्शन के एडिशन से जो फंक्शन बनता है या सब्सट्रैक्शन से जो फंक्शन बनता है उसको हम उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस क्लेम कर सकते हैं। तो पूरे फंक्शन को एक साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों जगह हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे कहाँ पर, x इक्वल टू x1 एंड -x1। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। बात क्लियर हो गई, ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात करते हैं। तो आप देखिएगा पॉइंट है आपके पास से x इक्वल टू 1, gx कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन 1 पर इसको कोई दिक्कत था क्या? नहीं, 1 पर तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये चाहे नॉन डिफरेंशिएबल हो लेकिन सेकंड वाला कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। हम फिर यहां से ये क्लेम कर सकते हैं कि ये कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहां पर, x इक्वल टू 1 पर। और जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उसी पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी बन जाता है। ठीक है, तो यही आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल और रहेगा एट x इक्वल टू x1 एंड -x1। सो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यानी बीटा वाले पॉइंट आपके पास आए 3, 1 2 3, और डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स आपके पास आए 2। अल्फा प्लस बीटा की हम बात करें तो आपके पास ये बन जाएंगे 2 + 3 या 3 + 2। 5 इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, पर रूटीन क्वेश्चन है। अगर आप सिंसियर जेईई के एडवांस के स्टूडेंट हैं तो आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके मॉक टेस्ट में, क्लासेस में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक उठाइए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें एक फंक्शन 2 फंक्शंस के साथ मिक्स होके बना है, स्पेशली एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर है। तो एग्जामिनर ये जानता है कि जो स्टूडेंट जानता है वो इंडिविजुअली उनको केसेस करके थ्योरम को यूटिलाइज करेगा, जो कि पूरे फंक्शन में एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin x और आगे वाले फंक्शन का एक साथ ग्राफ बनाना नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडिविजुअली एनालिसिस किया फिर इस थ्योरम को यूटिलाइज किया। सो टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। जे एडवांस 2026 पेपर 1 के ऊपर एक क्वेश्चन जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से ऊपर है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ वेज distribute 10 identical red pens and 14 identical blue pens among the 4 persons such that each person gets 6 pen। फिर से सुनेंगे क्या बनी बात कि 10 आइडेंटिकल रेड पेन्स हैं, सारे सेम हैं, और 14 हमारे पास आइडेंटिकल ब्लू पेन्स हैं, और 4 पर्सन है, उनके बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर पर्सन के पास ईच पर्सन गेट्स एग्जैक्टली 6 पेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पर्सन्स बना लेता हूँ, P1 पर्सन, P2 पर्सन, P3 पर्सन एंड P4 पर्सन। इसको कितने रेड पेन्स मिले हैं उसका ध्यान रखेंगे, और इसको कितना दूसरा कौन सा पेन है, ब्लू वाला पेन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक टेबल थोड़ा मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें और उसकी इक्वेशन को थोड़ा समझ पाए। ठीक है, आइए मान लेते हैं कि इसको x1 पेन मिला है रेड कलर का। टोटल कितना मिलना चाहिए,
टोटल 6 मिलना चाहिए। तो बचा हुआ 6 माइनस x1 कितना होना चाहिए? ब्लू कलर का होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आती है जो मैं बना रहा हूं? अगर फर्स्ट पर्सन को x1 क्वांटिटी में रेड पेन मिला है तो उसके पास ब्लू वाला पेन 6 माइनस x1 होगा। अच्छा, सेकंड वाले पर्सन को अगर x2 मिलेगा तो इसको 6 माइनस x2 मिलना चाहिए। इसको अगर x3 मिलेगा तो इसको 6 माइनस x3 मिलेगा। इसको अगर x4 मिलेगा तो इसको 6 माइनस x4 डेटा मिल जाएगा। करेक्ट बात, यही कहानी है। इसमें हमने इस कंडीशन को यूटिलाइज कर लिया है कि इसके पास टोटल 6 है, आप ऐड कर लीजिए। इसके पास भी टोटल 6 है, इसके पास भी टोटल 6 है। तो इस कंडीशन को हम टिक कर देंगे कि हाँ भाई ये बात हमने यूटिलाइज कर ली। पूरे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ना है। ठीक है, हमारे पास 10 आइडेंटिकल रेड पेन्स हैं, तो रेड पेन्स टोटल कितने हो जाएंगे ये बताइए। टोटल रेड पेन्स आपके पास डेटा बना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये आना चाहिए 10। ठीक है, और टोटल ब्लू पेन कितने हैं वो भी आप देख लीजिए। तो आप जब टोटल देखेंगे टोटल ब्लू पेन, तो वो तो सेम ही कंडीशन बन जाएगी। फिर भी आपको ऐसा लगे तो मैं आपको ऐड करके बता देता हूं। ये 14 आने चाहिए। आप देखिए 6 आपके पास है, 24 है, यहां पर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये 14 है। ये 10 है, ये भी 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, सेम ही कंडीशन आ रही। आप टोटल ब्लू पेन से निकालते, ये मैं अगर बोलता तो आपको ऐसा लगता है मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, देखो ये भी सेम ही आता है। अब आगे कंडीशन क्या है, किसी भी पर्सन को आप कितनी भी क्वांटिटी दे सकते हैं, तो वो आप कंडीशन देखिए कि हमारे पास चाहे x1 हो, x2 हो, या x3 हो, या x4 हो, 6 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। कि जितने भी x1 x2 x3 x4 हैं, सबके ऊपर एक कंडीशन है कि ये 0 से लेके 6 के बीच में रहेंगे। और हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट आ ही चुका है कि x1 x2 x3 x4 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10। अब जितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपके पास यहां बन जाएंगे उतने हमारे पास रिक्वायर्ड मेथड बन जाएंगे। तो जो हम चाहते हैं कि रिक्वायर्ड मेथड बने, रिक्वायर्ड वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो आप वो समझिए। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर इन सबको जितना मिला है क्वांटिटी उसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए। मल्टीनोमियल थ्योरम हम लगाएंगे। दिस इज प्रिसाइजली द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन। अब फर्स्ट पर्सन के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए x1 0 से लेके 6 के बीच में रह सकता है, यानी x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 और x पावर 4। I am writing this for the person number 1. Similarly, x power 0, x power 1, x power 2, x power 3, x power 4. This is we are writing for person number 2. x पावर 0, इसको भी कितना भी क्वांटिटी दे सकते हैं आप। कितना दे सकते हैं? 6 तक दे सकते हैं ना, तो 6 तक आप जा सकते हैं। x टू द पावर 6 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करते हुए यू कैन लीड टिल 6, नो प्रॉब्लम। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी आप 6 तक जा सकते हैं। ये हो गया आपके पास थर्ड पर्सन के लिए, और फोर्थ पर्सन के लिए भी सेम ही रहेगा। कई जगह ये डायरेक्ट लिखा रहता है तो कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है आया कैसे। ऐसे आता है कि फर्स्ट पर्सन के लिए 0 से लेके 6, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी। तो अब हम यहां पहुंच गए कि वी आर लुकिंग फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x पावर 6 की पावर 4 आता है। ये डेटा आपके पास है। इस जीपी का समेशन निकाल दीजिए। 1 टाइम 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर 4, ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करने पहुंचे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। एक मजे की बात बताऊं, मैं इसके आपको 2 मेथड बताने वाला।
कितने मेथड्स? 2 मेथड। ठीक है, इसी इक्वेशन को एक मल्टीनोमियल से सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा। x पावर 10 आपके पास है, यहाँ आपने 1 लिखा, 1 माइनस एक्स पावर 7, यहाँ से आपके पास आता है पावर 4, और यहाँ से आपके पास 1 माइनस एक्स पावर -4। ठीक है, अब थोड़ा अगर हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दें, अगर ये बनता है 1 माइनस 4x पावर 7, फिर आपके पास 4c2x पावर 14 हो जाएगा, जो कि हायर पावर्स हो। ये डेटा आपके पास है। अब ये 14, 21 ये सब ज्यादा पावर्स हैं, ये 2 पावर्स यहाँ है और एक वहां पे लिखा गया है। आगे पहुंचे कि हम पहुंच रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन 1 माइनस 4x पावर 1 माइनस x पावर 7। बाकी हायर पावर्स का कोई यूज नहीं है। 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 कैसे मिलेगा, आप बताइए। आगे 21 की भी पावर आएगी तो x पावर 10 कैसे बन सकता है? तो इसके आगे वाली सभी पावर्स हम नेग्लेक्ट कर देंगे। 1 माइनस एक्स पावर -4 आपके पास पीछे लिखा हुआ है। अब हम और आगे पहुंचे और इसको थोड़ा हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। एक एक लाइन इतना ओपन करके इसीलिए समझा रहा हूं ताकि इसको देखने वाले सभी बच्चे सारे कॉन्सेप्ट सीख पाए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस एक्स पावर -n। इसका ये फॉर्मूला मैं हमेशा थ्योरी पढ़ाता हूं तब भी बोलता हूं याद रखा करो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x 1 माइनस एक्स पावर -n पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप बताइए 10 ढूंढ रहे हैं, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर आपके पास से 10 माइनस 1c 10 बनेगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी क्यूब है तो आप यहाँ पर किसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे, आप ये बताइए। यहाँ के अंदर किसका कोफिशिएंट ढूंढने को मिलेगा आपको, ये बताओ मुझे। 7 हमें पहले मिल चुका है, तो फिर हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से आया आपके पास से 4, 3 आपके पास है, यहाँ है 4 प्लस 4 आ चुका है, पावर n-1 आपके पास है। कितना कोफिशिएंट हम ढूंढने वाले, देखो 3 का ढूंढने वाले हैं, तो फिर यहाँ पर r का वैल्यू बन जाएगा 3, n प्लस r -1cr। ठीक है, दिस इज द डेटा। 13c 10 आता है, 4 आता है आपके पास से, और ये है 6c3। 13, 12, 11 बाय 6, 4 आता है आपके पास से, 654 अपॉन 6 बनेगा। डेटा देखिए, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल होगा। 26 इंटू 11 माइनस 80 आपके पास से डेटा है। इट इज 260 प्लस 26 माइनस 80। आप 80 हटाएंगे तो 180 आता है, प्लस 26, वी आर हैविंग 206 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला आपको, मैं इसका एक और मेथड बता देता हूं। आइए, आपको अगर इससे ऐसा लगे कि सर मुझे ना ये मल्टीनोमियल थोड़ा सा टीडीएस वर्क लग रहा है, क्या हम बैगर्स की तरफ जा सकते हैं क्या? तो हमारे पास जो 2 प्रोमिनेंट इक्वेशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन है। पहला ये है कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसका सम 10 आना चाहिए, और ये जितने भी आपके पास x1, x2, x3, x4, ये आपके पास 0 से लेके 6 के बीच में, हमें इनकी काउंटिंग करनी है। अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं होती और ये होता 0 से 10 के बीच में कुछ भी ले सकते, तो फिर सीधा बैगर्स लग जाता। तब वहां कोई कंडीशन नहीं होती, हम किसी भी पर्सन को कितना भी जो कैप्स या बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शायद, है ना, हाँ, पेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो जितने भी पेन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करके जा सकते हैं, पर यहाँ लिमिटेशन है 6 से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, 6 से ज्यादा नहीं दे सकते। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अज्यूम किया कि हमने x1 को ले लिया, 7 ले लिया है, तो क्या होता? कितना ले लिया है? 7। अगर हमने x1 7 ले लिया, तो फिर आप देखिए मेरे पास x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू 3 आ जाती। कितनी आ जाती? 3। और अगर हम यहीं पर ये बात करते कि मैंने x1 को 8 ले लिया, तो फिर मेरे पास यही कंस्टेंट यहां से निकल के आ जाता 2। यहां अगर हम x1 को 9 ले लेते,
1, और अगर ये 10 हो जाता तो ये 0। क्लियर? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस के बाद देखिए ये मैंने फिक्स कर दिया। अब x2 x2 x3 के अंदर कोई सा भी डेटा 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन वैलिड है, यानी मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ। ब्रैकेट्स क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स अमंग p पर्संस इज n प्लस p माइनस 1 cp माइनस 1। आया वो मल्टीनोमियल से ही है, पर वो रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद रहता है। तो यहाँ पर हम पहुंचाएंगे n है 3, पर्सन कितने हैं 3, cp माइनस 1 3c माइनस 1, यहां से आपके पास बनता है 5c2। यहाँ पर आप इसके बारे में कंस्ट्रेंट निकालिए, कितने रास्ते होंगे, कितने तरीके होंगे। ये यहाँ पर हमने इसके बारे में कॉम्बिनेशंस बनाया। इन सब के आप कॉम्बिनेशंस बना दीजिए। जब 2 है तो 2 चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 लोग हैं तो फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है आपके पास n प्लस p माइनस 1 cp माइनस 1। ये है बेगर्स। p स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पर्सन, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। 2 है आपके पास, अब यहाँ पर 2 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, आई एम हैविंग 4c2। यहाँ बनाओगे तो यहाँ आपके पास फिर वही 2 प्लस 3 1 प्लस 3, यहाँ कितना क्वांटिटी है 1, इट इज 3c2। और ये यहाँ से आपके पास 0 आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, सीधा सीधा आपने तो फॉर्मूला पकड़ लिया है, 1 आ गया डेटा आपके पास। अभी मैंने x1 का डेटा लिया है, ऐसा भी हो सकता है कि x1 की जगह x2 7 होता, ऐसा भी हो सकता है कि x2 की जगह x3 होता, x4 होता। तो अभी हमने सिर्फ x1 के हिसाब से बनाया है, तो जितना कॉम्बिनेशन है उन सबको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि x2 के लिए भी आ जाए, x3 के लिए भी आ जाए, x4 के लिए भी आ जाए, x5 के लिए भी आ जाए। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 इंटू 5c2 4c2 3c2 और 1, एंड दिस नंबर इज कमिंग एज 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। ये नंबर हम बनाएंगे, यहां से आपके पास 20 है, 80 ये नंबर बना। तो ये केसेस कौन से हैं जो माइनस होंगे, क्योंकि 7 रखना अलाउड नहीं है, 8 रखना अलाउड नहीं है, 9 रखना अलाउड नहीं है। तो टोटल कितने केसेस हैं वो देख लीजिए। तो रिक्वायर्ड वेज आपके पास बनने चाहिए टोटल माइनस 80 आपके पास बन जाएंगे। टोटल आपके पास 10 लिखा गया है, 4 लोगों में आपको बांटना है बिना किसी कंस्टेंट। 4 माइनस 1 c3 c4 माइनस 1 इज 80। तो ये नंबर आपके पास 13c3 आता है। 13c3 अगर आपने देखा हो तो ये वही होता 13c10। 13c10 की वैल्यू आई अपने पास यहाँ से, जो नंबर है 286। So 286 minus 80, I am again getting 206। सेम नंबर आएगा, यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस जो अलाउड नहीं थे वो हटा के फिर सॉल्यूशंस निकाल दिए बेगर से, या फिर आप डायरेक्टली मल्टीनोमियल थ्योरम लगा लो। ये भी आसान बात है, इसके लिए फॉर्मूला एक्सपेंशन का याद रखें। और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, प्रैक्टिस टाइम पे आप इनको बनाएंगे तभी बात बन पाएगी। डायरेक्टली एग्जाम से फाइनल एग्जाम में हो जाएगा ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये एडवांस के अंदर पूछे जाते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे मास्टरी करनी है तो मेरी आप अलजेब्रा वाली बुक उठाइए, वहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूछा गया है, और इंडिपेंडेंटली ओनली ऑन ट्रिग्नोमेट्री है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +4 है और 0 है बाकी अदर केसेस के अंदर। इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं, क्या दिया हुआ है। मैं आपको इसके 2 मेथड्स बताने वाला हूँ, ठीक है, मैनिपुलेशन के। दे आर 2 वेज कैसे हम इसको डिकोड कर पाएंगे। एक को लिखा है 1 माइनस 2 कोस पाई बाई 11, 1 माइनस 2 कोस 3 पाई बाई 11, 1 माइनस 2 कोस 9 पाई बाई 11, 1 माइनस 2 कोस 27 पाई बाई 11, 1 माइनस 2 कोस 81 पाई बाई 11 आपके पास दिख रहा है। पैटर्न जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस थीटा लिखा गया है। 1 माइनस 2 देखो सब जगह सेम है, कॉस थीटा की बात यहाँ पर बार बार चल रही है। तो इस डेटा को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से डिकोड करें, ये हमारे पास दिमाग में बात है। तो हमने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की सोचा।
कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ऐसा करने से अब आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ से 1 - 4 आता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस इज द +2। माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बनता है 4 cos स्क्वायर थीटा -3। क्या आपने फॉर्मूला कहीं देखा है? 4 और 3 आपको ये बात बार बार समझा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर cos ऑफ थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनने वाला है यह है 4 cos क्यूब ये डेटा आपके पास। तो यहाँ से 4 तो हट जाएगा, cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। क्या बना? 1 - 2 cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ये 1 - 2 cos थीटा की डेटा जो आपके पास लिखा गया है cos 3 theta by 2 upon cos theta by 2. This is what we are getting. 1 - 2 cos theta is equal to minus cos 3 theta by 2 upon cos theta by 2. ये रिजल्ट आया। इसी को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। पहले एक बार इस रिजल्ट को हम कंक्लूड कर लें, फिर हम बात करते हैं, क्योंकि यही मैनेज नहीं हो पाता है। जैसे हमारे पास 1 - 2 cos थीटा अपने पास लिखा गया है, ठीक है, ये डेटा हमारे पास चल रहा है। इसी को हमें अभी फिगर आउट करना है कि क्या इसको ऐसे लिखें जिससे हम इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ लेकर जा सकें। तो 1 माइनस यहाँ पर आपके पास 2 साइन थीटा है और कॉस थीटा मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके कर सकते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो फिर ये मेरे पास बन गया है यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हो सकता है आपको कि यहाँ पर हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद ना है, इसलिए मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि अगर हम ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बात हमारे पास बनती है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर हम देखें, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बनता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। ये डेटा आपके पास है, साइन सी माइनस साइन डी आपके पास है। ये आता है 2 cos थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आराम से सीक्वेंशियली हम इसको प्रोसेस करते हैं। क्या ये बात ठीक लिखी है हमने? तो देखिएगा आप, साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस के साथ आएगा आपका थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बाई 2, फिर सी माइनस डी बाई 2, ये डेटा हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर है 3 थीटा बाई 2, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन आ गया अपने पास 2 cos 3 थीटा बाई 2 और आपके पास यहाँ आया है साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आपके पास लिखा गया है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 1 - 2 cos थीटा का जो डेटा है वो माइनस में आ रहा है cos ऑफ 3 थीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ थीटा बाई 2। सेम जो हम यहाँ पर निकाले, जो यहाँ पर निकाले, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। आप किसी भी एक अप्रोच से इनके कंक्लूडिंग डेटा तक पहुंच सकते हैं कि दिस इज द सेकंड मेथड जिससे हमने बनाया। अब हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप इधर पहुंच गए हो सकता है आप यहाँ पहुंच गए, या किसी और मेथड से ट्राई कर रहे हो। जितना ज़्यादा तरीके से हम अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सोच पाएंगे, उतना बेटर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया कि अपने पास जो डेटा आया था मैं उसको वापस से लिखना चाहूँगा। 1 - 2 cos थीटा, इसका वैल्यू था माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई 2। चेक कर लें,
माइनस कॉस थ्री थीटा बाई टू कॉस ऑफ थीटा बाई टी। करेक्ट बात है जी, बिल्कुल यही बात है। अल्फा पे अब हम पहुंचते हैं। अब अगर हम इसको इसके हिसाब से देखें तो आप देखिए हम थीटा को ले सकते हैं कितना, पाई बाई 11। कितना ले सकते हैं, पाई बाई 11। तो फिर ये अल्फा हमारे अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, पहले हम देख लेते हैं इसको। ये 1 माइनस टू कॉस थीटा, 1 माइनस टू कॉस थ्री थीटा, 1 माइनस टू कॉस, देखो 9 टाइम्स हो जाएगा 9 थीटा, 1 माइनस टू कॉस 27 टाइम्स थीटा, 1 माइनस टू कॉस 81 टाइम्स थीटा। ये डेटा यहां से बनाइए, क्या बनेंगे, कॉस इसको करना है 3 टाइम्स थीटा बाई टू, कॉस ऑफ थीटा बाई टू। यानी कैसे समझेंगे, अंदर वाले एंगल को 3 टाइम्स करके हाफ करना है और इसका हाफ करना है, इसको 3 गुना करना है और हाफ करना है और इसको सिंपल हाफ करना है। अगले वाले ब्रैकेट पे हमें क्या करना होगा, देखो एक माइनस साइन और यहाँ पर रहने वाला है, माइनस साइन भी लगाते हुए चलेंगे। इस वाले एंगल को हमें 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करेंगे तो ये 9 थीटा बाई टू बन जाएगा, और सिंपली इसको आधा भी करना है तो 3 थीटा बाई टू। यहां पर आप इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 27 थीटा बाई टू आपके पास बनेगा। यहां से आप इसको हाफ भी कर दीजिएगा तो 9 थीटा बाई टू भी आपके पास बनेगा। यहां पर आप इसको 3 टाइम्स कीजिएगा तो ये बनता है 81 थीटा बाई टू, और यहां पर आपके पास इसका हाफ भी करना है 27 थीटा बाई टू। माइनस कॉस ऑफ इसको 3 टाइम्स करना है 243 थीटा बाई टू, डिवाइडेड बाय इसको हाफ भी करना है 81 थीटा बाई टू। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। जो कैंसिल हो सकते हैं उन सबको आप कैंसिल कीजिए। पहली बार टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, हर टर्म के अंदर एक माइनस साइन है, ये प्लस हुए ये प्लस हुए, एक रिटेन करेगा माइनस साइन कॉस थ्री थीटा, ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल। और ये जो कैंसिल करने का, काटने का जो सुकून है, ये एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को आएगा कि सर मैंने ऐसी मैनिपुलेशंस बनाई कि टर्म्स आपस में कैंसिल होने शुरू हो गई। अब देखिए एक टर्म यहाँ बचा है आपके पास जो लिखा गया है कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और एक टर्म आपके पास यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है 243 थीटा बाई टू। ये डेटा है। अब थीटा उधार का है, रख दीजिए वापस। कितना डेटा आपके पास आया है, यहाँ है कॉस है 243, पाई आपके पास आता है पाई बाई 22, और यहाँ पर भी आपके पास से पाई बाई 22 आपके पास से डेटा बनेगा, थीटा बाई टू पाई बाई 22। यहाँ से जो डेटा है ये हमने कॉस ही रखा, 22 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार, वो हम देखना चाहते हैं। देखिए एक तो बनेगा 220, 220 में फिर से 22 बना सकते हैं, और फिर एक आप 1 भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, डिवाइडेड बाय 22 टाइम्स पाई। देखो एक बार, क्या यही लिखा हुआ है, जी बिल्कुल यही है। तो ये अपने पास बन जाएगा, यहाँ से 11 पाई आएगा और 10 पाई बनेगा। इलेवन पाई कहाँ पर होता है वो आप देखिए, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, यहाँ आपके पास 11 पाई भी यहीं आएगा। 11 पाई से आगे जाएंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC रूल आप अप्लाई कीजिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वाड्रेंट है, tan थीटा वाला क्वाड्रेंट है जो पॉजिटिव रहेगा। हम कॉस की बात कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ माइनस क्वांटिटी, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 22 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 22, वी आर गेटिंग दिस एज 1। अल्फा हमारे पास 1 आया है, वी आर इंटरेस्टेड 5 माइनस अल्फा स्क्वायर, आंसर इज 4। मजा तब आता सवाल में जब अल्फा स्क्वायर नहीं करते। तो अगर किसी ने बाय मिस्टेक यहाँ -1 निकाला होता तो उसका 5 माइनस अल्फा करने पर 6 आंसर आ जाता। स्क्वायर करने से उनका भी आंसर मैच कर गया होगा, कि जिनका बाय मिस्टेक अगर -1 आया होगा तो वो भी आंसर 4 पे निकल गए होंगे। पर ठीक है, फेयरली इट्स अ गुड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज रिसेंट ईयर्स में अच्छे सवाल एडवांस के अंदर पूछे गए हैं। डू नॉट इग्नोर दिस चैप्टर। अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली जो बुक है उसके अंदर बहुत बेहतरीन सवाल आपको दिखेंगे, और उसी के साथ साथ मेरा एक वीडियो कोर्स भी है ट्रिग्नोमेट्री पर, उसको आप देखिएगा। थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। कीप वर्किंग हार्ड ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर, तभी आपका एक कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स के अंदर झलकेगा, दिखेगा। डरिए मत, मैथमेटिक्स से दोस्ती कीजिए।
जे एडवांस 2026 का आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैच द कॉलम के अंदर पूछा गया है। एससीक्यू फॉर्मेट है जहां पर कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और इसको इधर मैचिंग करके एक एससीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है जिसमें इनकी लिस्टिंग करनी है, मैचिंग करनी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की। ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चन ऐसा पहली बार जब इसको देख रहे हैं तो दिखता है, पर ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसके ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करने के पहले मार्किंग स्कीम ये थी कि सही करने पर +4 है, वहीं पर गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी इसके अंदर थी। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंशियली एक एक लिस्ट 1 के ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द P पॉइंट, अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस फर्स्ट नंबर x² + x + 1। एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा, और ये बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स अगर आप निकाल के देखेंगे तो -1 ± √3 i/2 आता है। एक डेटा ओमेगा, दूसरा इसका जो रूट है वो होगा बीटा की जगह ω²। तो जैसे ही हमें ये पता चला तो फिर हम जानते हैं कि 1 + ω + ω² एक तो 0 होता है, और ओमेगा की जब भी 3 का मल्टीपल पावर्स होंगी तो वैल्यू 1 आती है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड 2 डेटा हमसे पूछे गए हैं। कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा इस बात पे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दोनों एक्सप्रेशन है वो सेम है। 1/1 अल्फा +1 बीटा +1, पावर्स भी दोनों जगह सेम है, तो हम अल्फा को ओमेगा और बीटा को ω² ले सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों बने। तो चलिए फिगर आउट करते हैं पहले। अल्फा +1 पावर 2026 क्या बनता है। अगर हम देखें अल्फा को अगर हम 1 लेते हैं, सो लेट अल्फा इज ओमेगा नॉट 1 एंड बीटा इज ω²। ठीक है, तो इसको हमने ओमेगा लिया, दिस इज ओमेगा +1 2026, और वहीं पर अपने पास एक बीटा +1 भी है, तो डेटा बनेगा ω² +1 2026। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 + ओमेगा की जगह -ω² लिखा जा सकता है, और यहाँ पर ω² +1 की जगह -ω 2026 लिखा जा सकता है। इस माइनस साइन की पावर जो हो रही है वो इवन है, तो इसलिए माइनस साइन तो डिसअपियर हो जाएगा। हमारे पास ये बनेगा 4052, और ये आपके पास से बनेगा 2026, माइनस हट गया। 3 के जब भी मल्टीपल्स होंगे ओमेगा पावर क्यूब 1 होता है। हमें देखना है कि 4052 जो लिखा है इसके क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल हो। अगर हम यहाँ पर 4050 करते हैं तो 4050 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि डिजिट्स का सम 0, 3 डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 4050 करते हैं अगर, तो 4 + 0 + 5 + 0 की वैल्यू 9 आती है। 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये डेटा बनेगा 4050, और यहाँ बनेगा 2 पावर। सो द फर्स्ट नंबर इज 1, दिस इज 1। ये ओमेगा पावर 3 1 होता है, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस इज 1। तो आपके पास से फाइनली ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आई ω²। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। 2026 को अगर हम डायरेक्टली ऐड करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 इसकी वैल्यू 10 आती है। 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो फिर इसको भी हमने ब्रेक किया 2025 एंड ओमेगा। अब यहाँ ऐड कीजिए 2 + 0 + 2 + 5, इसको देखेंगे तो ये 3 का मल्टीपल है, 4 + 5 9 आता है, तो ये वाला जो नंबर है तो 1 बन जाएगा, दिस इज ओमेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1/, करके हों। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स क्या हों, ये नंबर है लेकिन इसका रेसिप्रोकल, तो 1/ω² एंड 1/ω। अब आप सोचिए जो 1/ω² है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा से, तो ये नंबर हमारे पास बनेगा ω/ω³, और इस वाले को हम ω² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया है ω², ω³ 1 होता है और ये बना है ओमेगा। तो वो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स भी क्या होने चाहिए, ओमेगा और ω²। वो तो सेम ही इक्वेशन है जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया है, इसके रूट्स भी फाइनली हमारे पास क्या आए थे, ओमेगा एंड ω²। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप पास लिख सकते हैं ओमेगा
एंड ओमेगा स्क्वायर। ये रूट्स अगर इसके पता हैं तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वापस से सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या देख पा रहे हैं, P इज गोइंग टू कनेक्ट विद 1। P जो कनेक्ट होगा इसका कनेक्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब हम चलते हैं सेकंड, फिर थर्ड, फिर एस पर, चौथे वाले ऑप्शन। सिक्वेंशियली एक एक को हम स्टडी करेंगे कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। अल्फा बीटा फिर से वही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर हमसे कुछ और बात यहाँ पर पूछी गई है। तो स्टार्टिंग होगी, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो द रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर अब जो रूट्स हैं उनको देख लीजिए, क्या एक्सप्रेशन सेम है, 2027 सेम है, एक ज़्यादा है। आप बन चुके हैं अल्फा प्लस 1 पावर 2027, और यहाँ पर है हमारे पास बीटा प्लस 1 पावर 2027। इट इज ओमेगा प्लस 1 2027, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। एक रिजल्ट हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आता है। तो 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ देखिएगा ऑड पावर है तो माइनस भी रिटेन रहेगा। 4054 आपके पास से टोटल पावर आई। 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में हम चेक करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे 4 एंड 4 8 आता है, 8 एंड 5 आपके पास से हो गया 13, तो एक बार बचेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, 4053 इंटू ओमेगा कर दीजिए। यहाँ पर डिजिट्स का जो सम है ये 3 का मल्टीपल अगर आता है तो देखिए 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, सो दिस क्वांटिटी इज 1। तो फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है वो हमारे पास बनी है कितनी, माइनस ओमेगा। अब इसकी बारी करते हैं, ये है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये डेटा लिखा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो वी आर गेटिंग माइनस ओमेगा 2027, माइनस साइन बाहर, 2027 अपने पास लिखा है। अब आप इन नंबर्स को थोड़ा ऐड करके देखिए। अगर हम ये देखें 2 प्लस 2 4 प्लस 5 इज 9, 3 से डिविजिबल होगा, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये चला गया आपके पास से, दिस होल क्वांटिटी इज 1। और सेकेंड वाला जो रूट आ रहा है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं, अब देखिए 1 अपॉन करके बोला है तो यहां से बनेगा 1 अपॉन माइनस ओमेगा एंड माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखा। अब ये 1 अपॉन को फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की गई है वो स्पीड से निकल जाएगा, और जिसने कम प्रैक्टिस की गई है वो हर बार सोच ही रहा होगा कि यार कैसे इसको डिकोड करें। ओमेगा क्यूब बनेगा जो 1 होता है, और यहाँ ओमेगा क्यूब है, ये है माइनस ओमेगा। तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स ये दोनों होने चाहिए। तो रूट्स अगर हमें पता हो तो बस हम वहां से इक्वेशन बना सकते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपके पास जब प्रोडक्ट करोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टाइम्स एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज 0। ये ओमेगा क्यूब है 1 बन जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 आता है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक विच वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है सेकेंड। तो अभी देखा फर्स्ट पी ऑप्शन 1 से कनेक्ट हुआ है, क्यू ऑप्शन सेकेंड से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, 2 ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिए हैं, 1 एंड 2। आते हैं थर्ड एंड फोर्थ के पास कि यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है। तो सिक्वेंशियल है, जैसे भी आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आपके अंदर स्पीड मेंटेन रहेगी, और सीक्वेंशियली हम इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं आर ऑप्शन पर, गामा एंड डेल्टा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत फेमस। क्लास में खुद इसके बहुत सारे सवाल करवाता हूँ, बुक में भी ढेर सारे सवाल इसके ऊपर हैं। गामा एंड डेल्टा अगर आप देखेंगे इसके रूट्स आपके पास निकल के आते हैं, क्योंकि माइनस वाला है ना। अभी देखो अब क्या आया, जो माइनस वाला है इसके रूट्स क्या आते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जो प्लस वाला है इसके रूट्स क्या आते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस वाले के रूट्स हमें पता चल गए, एक रूट बनेगा इसका। आई थिंक यहाँ अल्फा बीटा यूटिलाइज नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। यहाँ यूटिलाइज किया है गामा एंड डेल्टा, एक माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर एक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा गया है 1 अपॉन गामा माइनस 1 2026, 1 अपॉन डेल्टा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 2026। पहली बात तो आप इनके वैल्यूज रखिए,
अभी तो गामा और डेल्टा ही रहने देते हैं. देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ये बना है आपके पास माइनस ओमेगा माइनस 1 2026. यहां से आप माइनस साइन देखेंगे क्योंकि पावर इवन है, वो डिसअपियर हो जाएगा. यहां भी माइनस साइन डिसअपियर हो जाएगा आपके पास से, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 2026. ठीक, कोई दिक्कत? देखो कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए चलना है. और एक कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, और जब जब आप 3 का मल्टीपल्स करोगे तो ओमेगा की क्यूब उसकी वैल्यू 1 बन जाती है. माइनस हटा दिया है, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, या फिर ये काम यही रख लेते, -1 माइनस ओमेगा अगर हम बाहर भेज देते तो यहां से हम इसके बारे में डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट अपने पास बनता. सोचिए, -1 माइनस ओमेगा इधर चला जाता तो ओमेगा स्क्वायर, दिस वुड हैव बिकम एज ओमेगा स्क्वायर, और -1 माइनस ओमेगा उधर चला जाएगा तो उसकी वैल्यू आती है ओमेगा. ठीक है, अब आप इसको देखिए क्या डेटा आपके पास बना. 4052 प्लस 1/2026. 3 से डिविजिबिलिटी के आसपास आप इनके नंबर्स देखिए. 4051 इंटू ओमेगा आप कर लीजिए, ये 3 से डिविजिबल है. एक सेकेंड, 4050 अब बनेगा 3 से डिविजिबल. ठीक है, और 2026 अगर आपके पास लिखा है तो आप इसको 2025 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं. तो ये जो डेटा है ये 1 क्रिएट हो जाएगा, ये वाला डेटा भी 1 क्रिएट हो जाएगा. हमारे पास 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एंड 1 बाय ओमेगा आता है. ये पूरी क्वांटिटी इज 1, ये क्वांटिटी भी 1 है. ठीक, एलसीएम ले लीजिए इनके बारे में, आपको लगे ऐसा तो आप एक काम और कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब अगर हम एलसीएम लें तो ऊपर ओमेगा की ज़रूरत है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत है. फाइनल आंसर आपके पास से आता है -1. तो आर का ऑप्शन आता है -1, ये रहा -1. तो ये हुआ फर्स्ट से कनेक्ट, ये हुआ सेकंड से कनेक्ट, थर्ड कनेक्ट होता है फोर्थ ऑप्शन से, और फिर है एस वाले ऑप्शन के बारे में हमें बात करनी है. ठीक है, तो अभी तक हो गया P कनेक्टेड विद 1, Q कनेक्टेड विद 2, R कनेक्टेड विद 4. ये हम क्वेश्चन किस लिए सॉल्व कर रहे हैं? बेस्ट लर्निंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं. अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या अभी तक हम किसी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं? तो आप देखिएगा P1 से कनेक्ट होगा तो ये दोनों तो गलत हो चुके हैं. फिर Q आपका कनेक्ट हुआ है 2 से, तो ये 2 ऑप्शन अभी भी लड़ाई में है. और यहाँ से अब आपको फोर्थ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. हमने देख लिया है कि ये इससे कनेक्ट हुआ है, ये इससे कनेक्ट हुआ है, और ये हुआ है. आर वाला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन से कनेक्ट हो गया. तो आप देखिएगा आर ऑप्शन 5 से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एक ही करेक्ट आंसर है इसका, एंड दैट इज द सी आंसर. तो एग्जाम में जब मार्क्स मिलते हैं तो पूरा सॉल्व करें ऐसा ज़रूरी नहीं है. जिस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, पूछा गया है, अगर वो हम नज़र में रखें तो हमें कई बार पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो PQR से ही हमारे पास ऑप्शन यूनिकली आइडेंटिफाई हो चुका है कि 1, 2 एंड 4 पर मैपिंग है, तो लास्ट वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मैक्सिमम लर्निंग के लिए आए हैं. अपना एग्जाम तो हुआ नहीं है अभी, है ना, तो हम वापस से इसको ट्राई करेंगे. जो अपना ऑप्शन है एस, उसके बारे में भी बात यहाँ पर करते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस एस, कि क्या यहाँ पर पूछा गया है. P and R द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखिए थोड़ा इक्वेशंस में अंतर है, यहाँ तीनों प्लस में है, यहाँ -x है, और यहाँ 1 के आगे माइनस लगाया है. सो वी आर हैविंग दिस एज x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स अगर आप देखें d पॉजिटिव है, जबकि इसका d नेगेटिव है, इसका d भी नेगेटिव है, लेकिन इसका d पॉजिटिव है. रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आने वाले हैं. P एंड R की बात हो रही है यहाँ पर, और जो इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो अगर हम सम ऑफ द रूट से निकाले बात, तो P प्लस R की वैल्यू -1 आती है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बात बनेगी -1. P प्लस R इज -1, P इंटू R इज -1. ठीक, ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. यहाँ पूछा गया है हमसे 1/P प्लस 1. इस 1 को अगर हम इधर ले आए तो हमारे पास 1 प्लस P प्लस 1 की वैल्यू -R आती है. सिमिलरली अगर मैं इसको R प्लस 1 करता हूँ तो ये डेटा मेरे पास -P भी बन जाता है. इस फर्स्ट रिलेशन को ही रीअरेंज करके हमने लिखा. अब जो रिक्वायर्ड है हम उसके पास चलते हैं. 1/P प्लस 1 पावर क्यूब है, 1/R प्लस 1 पावर आपके पास है, ये भी क्यूब है.
अब आप देखिएगा p+1 को -r लिखेंगे तो -r³ बन जाएगा, और r+1 को -p³ करेंगे, ये भी डेटा बन जाएगा। माइनस साइन है, आप यहाँ पर p इंटू आर की पावर क्यूब बनाते हैं, यह है p³ + r³। p + r का होल क्यूब 3pr p + r, ये डेटा आपके पास है, pr की पावर क्यूब है। आई थिंक ये सारे डेटा वो है जिनको हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं। सो लेट्स पुट देयर वैल्यूज। p + r की वैल्यू है -1, p इंटू आर -1 है, ये आपके पास से बनेगा, प्रोडक्ट में जब करेंगे तो +3, p + r की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय pr का प्रोडक्ट है -1, यहाँ पर आता है क्यूब, ये -1 है, यहाँ -3 है, -4 आ रहा है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग -4। और हम आंसर पहले मार्क कर चुके, हमें मालूम है क्या आंसर आना चाहिए, S वाला 5 से कनेक्ट होगा, S वाला 5 से कनेक्ट होना चाहिए। यस, इट इज गेटिंग करेक्टेड, ये हमारे पास यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत डुएबल क्वेश्चन है, और ये आपने ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए हों। दिखते क्वाड्रेटिक के हैं पर इनकी मिक्सिंग आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ भी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी अलजेब्रा वाली बुक उठाओ, उसके अंदर आपको काफ़ी सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। स्मार्टली पेपर में सॉल्व करना है ताकि हम कम ऑप्शंस को सॉल्व करके सामने मैच करके टाइम बचा सकें। जिसको सॉल्व करने में टाइम लगा तो फिर वो टाइम बचाना है एग्ज़ाम में। स्मार्टली सॉल्व करना है कि कुछ ऑप्शन से ही अगर बात बन जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जल्दी से हमें इन चारों में पहचानना है कौन सा सही है। ठीक है, तो टाइम को कंसीडर करते हुए फिर आपको आगे बढ़ना है। अभी कॉन्सेप्ट लर्न करने थे, इसलिए मैंने सारे आपको डिटेल में सॉल्यूशंस बता दिए। ठीक है, कीप लर्न। जे एडवांस 2026 के अंदर पेपर 1 के अंदर पूछा गया है मैच द कॉलम सेक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हमें ढेर सारी नजर आ रही हैं, और सामने जो लिस्ट 2 है उसके अंदर इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये सिंगल चॉइस के अंदर पूछा गया है, जहां पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को कनेक्ट किया जाएगा। सही करने पर +4 मार्क्स है, गलत करने पर -1 की पेनल्टी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्विंग ईच एंड एवरी पार्ट। जैसे हम सबसे पहले P वाले पार्ट की बात करते हैं कि कैसे P क्वेश्चन सॉल्व होगा। P पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। x की वैल्यू -π से π है और एक इक्वेशन हमारे पास लिखी गई है। तो सबसे पहली बात यही है कि x है -π से π एंड द इक्वेशन सेज एज sin पावर 6 प्लस cos पावर 4x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है। यहाँ अगर हम देखें तो sin पावर 6x आता है, यहाँ से 1 माइनस cos पावर 4x हम लिख सकते हैं। अब ये cos पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यस और नो? और जब ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने यहाँ से जनरेट कर लिया। ठीक है, ऐसा मैं दिखा तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़े। अब आप आगे देखिए क्या बात बन सकती है। यहाँ पहुँचे हैं आप तो sin पावर 6 आता है और यहाँ से भी आपके पास से sin स्क्वायर x है। इसको भी फिर हम sin में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक, अब यहाँ पर ना एक बात का ध्यान रखिएगा, डू नॉट कैंसिल। आप यहाँ पर कैंसिल मत कीजिएगा। अगर आपने कैंसिल किया तो आपके सॉल्यूशंस चले जाएंगे, तो कैंसिल नहीं करना है। ये डेटा आपके पास आएगा और यहां से अब आप एक काम करेंगे, sin स्क्वायर x कॉमन लेंगे। sin पावर 4x माइनस 2 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये डेटा आपने लिखा। sin स्क्वायर x कॉमन, पावर 4, ये डेटा आपके पास है। फैक्टराइज करते हैं, रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, क्या रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ से बन पाएंगे। तो एक तो ये है कि sin स्क्वायर x आपके पास है। यहाँ से अगर हम देखें, इनको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, sin पावर 4 बनेगा 2 sin स्क्वायर x पर माइनस sin स्क्वायर x सेटल्ड है,
-1 and 2 इज -2, करेक्ट। ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा बनता है कि sin स्क्वायर एक्स 0 हो सकता है। यहाँ से डेटा हमारे पास बनता है कि sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू -2 हो सकती है। और थर्ड रिजल्ट यहाँ से आता है कि sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है। जब पता है कि x की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में है, उस इंटरवल में हम बात करते हैं -पाई से पाई। 0 कब कब हो सकता है? 3 सॉल्यूशंस हैं, +पाई, 0 और -पाई। इन 3 जगह पर ये 0 हो सकता है। sin स्क्वायर एक्स अगर 0 है, इसका मतलब sin x 0 है। sin x 0 कब होगा? 0 पर, पाई पर और -पाई पर। इसके बाहर है फिर 2 पाई 3 पाई, वहां भी 0 होता, लेकिन वहां हमें काउंट करने को मना किया है। sin स्क्वायर एक्स आपके पास -2 आ रहा, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हुआ और यहाँ भी हुआ और। sin स्क्वायर एक्स 1 आ जाए आपके पास से, जिसका मतलब ये निकल के आया कि sin x की वैल्यू +-1 आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। π/2 पर पॉसिबल है, -π/2 पर पॉसिबल है, 3π/2 पर पॉसिबल, पर 3π/2 इसकी जो गिवन x की डेफिनेशन जो सेट है उसके अंदर लाई नहीं करता है। तो काउंटिंग पूछा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, ये हमसे पूछा गया। तो आप देखिए 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। सो वी आर हैविंग 5 सॉल्यूशंस। हमारे पास यहाँ पर 5 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो P जाके कनेक्ट होगा आपके पास से 5 पर। P आपके पास कनेक्ट हुआ किससे? 5 पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सीक्वेंशियली हम चारों को भी सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए तीनों। और हम पहले ये भी देखेंगे साथ के साथ इसी के अंदर मैं सबको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। अगर एग्जाम में आया होता तो हमारे क्या कुछ ऑप्शंस इसकी वजह से एलिमिनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। कि हमने देखा P जाके कनेक्ट हुआ है 5 पर, तो आपके 2 ऑप्शंस चले गए हैं, A भी चला गया है और D भी चला गया है। तो P कनेक्ट हुआ है 5 से। अब हमें अगर Q सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो अगले वाले में Q सॉल्व करते या तो 3 से कनेक्ट होगा या 4 से कनेक्ट होगा, हमें चारों सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्ट्रेट अवे हम आगे चलते हैं, Q वाले ऑप्शन को और सॉल्व कर लेते हैं। आर यू रेडी गाइस? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फॉर Q। तो मतलब करने 4 क्वेश्चंस हैं, पर जिस तरीके से पूछे गए हैं, अगर 2 भी सॉल्व हो जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, बाकी 2 में समय नहीं लगाना है। पेपर के अंदर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। यहाँ पर Q जब सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू -π/2 से π/2, और ये डेटा हमारे पास लिखा गया है। x की वैल्यूज आपके पास है -π/2 से π/2, और मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये डेटा आपके पास है। देखो मैं तो पूरा सजा के आपको लिखूंगा, एग्जाम में पर इतना सजा के लिखते नहीं है, हम थोड़ा स्पीड में चलते हैं। पर मेरा काम आपको सिखाना है, अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो एक प्रोसेस आपके दिमाग में बैठेगा तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर एक्स को हम cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर वही कहानी आएगी, डू नॉट कैंसिल, डू नॉट कैंसिल। कैंसिल अगर आपने किया तो फिर आप फंस जाएंगे। कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल तब किया जाता है जब कोई टर्म 0 नहीं हो सकती है, पर cos स्क्वायर एक्स 0 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो cos स्क्वायर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये डेटा बनेगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो आप डेटा देखिए, कुछ बातें हैं कि cos स्क्वायर एक्स 0 हो जाए, या फिर cos पावर 4x आपके पास से 1 क्रिएट हो जाए। cos x 0 हो सकता है जब x की वैल्यू +-π/2 होगी, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो cos x की वैल्यू +-1 आ सकती है। +-1 आ सकती है, तो फिर आप आगे चलिए, आपके पास 0 भी अलाउ, 1 भी अलाउड है, -1 भी अलाउड है। -π/2 से π/2 में आपके पास सिर्फ एक डेटा है, वो है 0, क्योंकि -1 होने के लिए इसको पाई वैल्यू लेनी पड़ेगी। पाई हमारा इंटरवल परमिसिबल नहीं है, और यहाँ आपके पास सिर्फ +-π/2 है। तो अगर हम इनका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो -π/2 है, 0 है और π/2 है। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास आने वाले हैं कितने? 3। तो 3 हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। P वाला ऑप्शन हमने मार्क किया था, P वाला ऑप्शन आया था 5 के पास। तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं लिस्ट 1 में से। तो आर वी एबल टू मार्क इट? Q3 से कनेक्ट होगा, Q3 से कनेक्ट होगा, तो यहाँ है Q3 से कनेक्ट, C गलत हो गया, B करेक्ट है। हमारा आंसर आ गया B, ठीक है। चारों सॉल्व नहीं किए, ये तो हुई फाइनल एग्जाम की बात। जब अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या फाइनल एग्जाम दिया हो किसी बच्चे ने, तो उसके लिए बात करने की बात, ताकि 2 का बचा हुआ टाइम किसी और सवालों में लगाया जाए।
पर हम यहाँ पर फाइनल एग्जाम तो नहीं दे रहे, हम तो यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं, तो फिर हम बचे हुए आर और एस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो क्या है कि मैच द कॉलम को जब सिंगल चॉइस बनाया जाता है तो उस कॉम्बिनेशंस की वजह से ये कंस्ट्रेंट रहती है कि आपको पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसके बिना भी सारे आंसर्स मार्क कर सकते हैं, आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम आर के पास। आर में लिखा गया है x माइनस पाई से पाई है और ये डेटा हमारे पास लिखा गया है। सो x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई एंड वी आर हैविंग cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मालूम हो, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। उसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। 1 प्लस cos x बाई 2 आप लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर x को भी हम लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जब एक तरफ cos दिख गया है तो दूसरी तरफ भी cos जनरेट कर लिया जाए ताकि सब जगह cos में क्वाड्रेटिक बन जाए। सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस cos x माइनस 2 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जो टर्म बनी हुई है उसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना है। 1 से 1 कैंसिल है, -2 मेरे पास यहाँ पर जनरेटेड रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक बार कैलकुलेशन सब चीज़ें हम नोटिस कर लें कि ठीक लिखा है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोसाइन स्क्वायर एक्स को ठीक लिखा है, माइनस सेटल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, दिस इज व्हाट द इक्वेशन वी आर गेटिंग। अब हमसे पूछा है माइनस पाई से पाई के बीच में, क्या इसके सिंपल फैक्टर्स हमें होते हुए दिखते हैं? नहीं भी होते दिख रहे तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 1, 4ac यहाँ से भी 4 बनेगा, आपके पास से 16 बनता है अपॉन 2a, 2 से 2 यह बनेगा 4। सो वी आर हैविंग 2 वैल्यूज। पहला डेटा ये है और दूसरा डेटा आपके पास से लिखा गया है -1 प्लस √17/4। √16 होता तो 4 आता, √17 है तो 4 पॉइंट समथिंग है और आपने -1 और कर दिया है, तो ये तो -5.1 के आसपास ये डेटा निकल के आ रहा है। और आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो -1 से भी छोटा हो गया। cos x तो -1 से 1 के बीच में रहता है, उससे लेसर या 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये डेटा आपके पास पॉसिबल नहीं है। यहाँ की हम बात करते हैं, 4.1 से 1 जाएगा 3.1/4, ये परमिसिबल है, ये अलाउड है। अगर हम cos x का ग्राफ देखें, किसके बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में इंटरेस्टेड है, तब इसके बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे। जितना इंटरेस्टेड है उतना बात बना देंगे। दिस इज पाई, दिस इज माइनस पाई। ठीक, आप ढूंढिए ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। 4.1 से 1 चला गया, 3.1 के आसपास यहाँ डेटा रहेगा। तो यहाँ आप जब जाएंगे तो ये 2 बार कट करने वाला है। किस जगह कट करने वाला है, 2 बार कट करेगा। दिस डेटा इज -π/2, दिस डेटा इज π/2। सो वी आर हैविंग 2 सॉल्यूशंस फॉर इट। तो हम यहाँ से इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आपके पास है। 2 पर कनेक्ट करेगा, आर जाके कनेक्ट करेगा 2 पर। जो हमने आंसर मार्क किया उसके हिसाब से देखिए, यस आर किस पे जाके कनेक्ट कर रहा है, 2 पर कनेक्ट करता है। अब आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन के पास। ठीक है, तो हमने देखा P जाके कनेक्ट हुआ है 5 से, Q जाके कनेक्ट हुआ आपके पास से 3 पर और R जाके कनेक्ट हो रहा है 2 से। 5 3 2, दिस इज द कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द S। यहाँ पर डेटा देखिए, S लिखा गया है, X की वैल्यू -2π से +2π एंड आपके पास डेटा लिखा गया है 6 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos 3x इज इक्वल टू 3। 6 साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos 3x इज इक्वल टू 3। अब इसको देखो फिर से वही डबल एंगल में चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 θ/2 और cos 3 थीटा का फॉर्मूला वो भी हमें लिख लेना चाहिए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बस इन 2 फॉर्मूलों को यूटिलाइज करते हैं यहाँ से, ताकि ये x/2 x में आ जाए डबल एंगल में और जो 3x है वो भी x में आ जाए।
तो अभी क्या है, इक्वेशन के अंदर x/2 है, x एंगल का हाफ है, उस x एंगल का 3/3 टाइम्स भी लिखा हुआ है। तो दो फॉर्मूले यूटिलाइज किए जिससे थीटा 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाए, 3 थीटा भी थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस cos x/2। यहाँ से आप लिखेंगे, ये बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आएगा 3 माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस माइनस प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 3। 3 cos x गेट्स कैंसिल्ड आउट, 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास रिजल्ट आया cos क्यूब x की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि cos x की वैल्यू 0 है। cos x 0 होगा माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। आप बता दीजिए कौन कौन से डेटास बनेंगे। माइनस 3 पाई/2, माइनस पाई/2, पाई/2, 3 पाई/2। सर यही तो डाउट है, ये आपको डायरेक्ट कैसे पता चल गया? यही डाउट है मुझे तो सर, ये आपको डायरेक्ट कैसे पता चल गया? आइए, डायरेक्ट नहीं पता तो आपको समझाते हैं कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा लिखा हुआ हो तो फिर थीटा के सॉल्यूशंस आते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे इसके सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे 2n पाई प्लस माइनस 0 लिखा है यानी पाई/2 है, इट इज इक्वल टू cos ऑफ पाई/2। ग्राफ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। अब आप पहले n की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 रखोगे तो आपके पास x का डेटा बनता है कितना, 2 पाई प्लस माइनस पाई/2, जिससे दो डेटाज आएंगे, एक 5 पाई/2 आएगा जो रिजेक्ट हो जाएगा और एक आपके पास से बनेगा 3 पाई/2। जब माइनस साइन आप लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो ये बनेगा, माइनस साइन लेंगे तो ये बनेगा, 3 पाई/2 एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक, वहीं अगर हम n को 0 लेते हैं तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं प्लस माइनस पाई/2, ये रहे, दोनों एक्सेप्ट हो गए। ठीक, और एक डेटा अगर हम n को -1 लेते हैं तो x की वैल्यू बनती है -2 पाई प्लस माइनस पाई/2। तो यहाँ से आपके पास डेटा बनता है, एक तो बनता है -5 पाई/2 जो छोड़ देंगे, नेगेटिव साइन लिया तब आया, और एक जब आप प्लस लेंगे तो फिर आपके पास से बनेगा -3 पाई/2। ठीक है, और यही कहानी आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से 1 2 3 4 4 सॉल्यूशंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो S जाके कनेक्ट होगा 4 के साथ, S जाके कनेक्ट होगा 4 के साथ। ठीक है, तो आपको जब कभी लगे कि सर डायरेक्टली फील नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप सीधा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करें और इससे आप मैथमेटिकली देख लें। ठीक है, कई बच्चे ग्राफ से भी थोड़े परेशान रहते हैं, मैथ्स ज़्यादा पसंद होती मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख के देखिए, जो वैल्यूज -2 पाई से +2 पाई के बीच में आती है, 2000 एक्सेप्टेबल वैल्यूज, जो नहीं आती उनको रिजेक्ट कर देंगे, फिर काउंटिंग कर लेंगे, फिर आपके पास पहुंचे। तो अब आपको एक बात समझ में आई होगी, चाहे हमने R और S को सॉल्व किया, 2-2 3-3 मिनट तो लगे ही है ना सॉल्व करने के अंदर, और ये दोनों इन दोनों से ज़्यादा डिफिकल्ट थे, ये दोनों इक्वेशंस इन दोनों से ज़्यादा मैनिपुलेशन है। उसमें तो आसान थे पहले P और Q वाले, पर ये थोड़े ज़्यादा टीडियस है रादर देन P एंड Q, लेकिन क्वेश्चन उसके बिना भी सॉल्व हो रहा है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो फिर मैं ऑप्शंस को ऐसे बनाता कि पूरी बात R और S पर डिपेंडेंट ज़्यादा रहती, पर ठीक है, जैसा पेपर है मतलब उसी का रिस्पेक्ट करना है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग। एक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2026 के अंदर पूछा गया है, जहां पर मैट्रिसेस को मिक्स किया गया है वेक्टर्स के साथ। ये जुगलबंदी एडवांस की खासियत रहती है कि दो चैप्टर्स को मिक्स करके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जाए। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनको मिक्सिंग करके SCQ बनाए गए हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। सही करने पर +4 है, वहीं गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी इस क्वेश्चन के अंदर है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है MT की वैल्यू I गिवन है हमें, ठीक है, और MT इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स M, I दिया हुआ, फिर वेक्टर्स आपके पास यहाँ पर लिखे गए हैं। इन वेक्टर्स के थ्रू आगे बढ़ने के पहले हम इन वेक्टर्स को पहले इस मैट्रिक्स में देखने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स में कहाँ दिख रहे हैं। अल्फा 1/3 और गामा है, अल्फा एक ही जगह लिखा है और 1/3 यहाँ है, गामा यहाँ पर। ये किस पे लिखा हुआ है? कॉलम में लिखा हुआ है। यू देखिए 1/√2 बीटा और डेल्टा है, 1/√2 बीटा और डेल्टा जो V वेक्टर है ये सेकंड कॉलम है,
वहीं पर आपके पास जो W है वो थर्ड कॉलम में आपको दिखेगा -1/√2, 1/√3 एंड म्यू। तो पेन चलाने के पहले ये देख लीजिए कि क्या कोई पैटर्न है इनके अंदर, वो हमें दिखा। UVW फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अंदर लिखे गए। M किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो I के बराबर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए बोला गया है। और जो M में उसी का जब हम ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है और हमेशा ये कम्यूटेटिव भी होती है। तो कभी अगर MMT दिया गया है, ये I के बराबर है, तो ये MTM के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास है। तो जो डेटा हमें ऐसे दिख रहा है ये यहाँ कॉलम पर है, तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इसमें जो इसका ट्रांसपोज है उसका मल्टीप्लाई M के साथ किया जाए। तो मैं पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहूँगा, तो मेरे पास अल्फा बनेगा 1/√2 -1/√2, देन वी आर हैविंग 1/√3 एंड गामा, देन वी आर हैविंग बीटा, डेल्टा, 1/√3 एंड म्यू, और फिर मैट्रिक्स M। तो फटाफट से हम इस पूरे को लिख लेते हैं। ये लिखा हमने। इससे क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो वर्टिकली आपको कॉलम में दिख रहा था, ऐसा करने पर अब ये वेक्टर्स आपको हॉरिजॉन्टली यानी रो में दिखने लग जाएंगे। देखो आप, अल्फा 1/√3 एंड गामा, 1/√2 बीटा एंड डेल्टा, एंड -1/√2 1/3 एंड म्यू। तो MMT इज इक्वल टू ऑलवेज MTM, ये तो बराबर होते ही है, ट्रांसपोज से मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है। ये हमारे पास डेटा बना। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरफ लेकर चलते हैं। रो बाय कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला बनेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर, इट इज 1/3 एंड गामा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ। रो बाय कॉलम प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज्ड किया जाता है मैट्रिक्स में। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई देखिए आप, अल्फा/√2, बीटा/√3 एंड गामा डेल्टा। आगे चलते हैं, यहाँ पहुँचेंगे -अल्फा/√2, इट इज 1/3 एंड इट इज अ गामा म्यू। ये डेटा भी आपके पास बना। फिर हमें पता है कि MMT जो होता है ये कैसा होगा, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप चाहो तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी कोई जरूरत यहां पर नहीं है कि जो यहां आया है वो यहां आ जाएगा, जो यहां आया है वो यहां आ जाएगा। अब चलते हैं इस वाले एलिमेंट पर, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपके पास डेटा बनेगा 1/2 बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब लास्ट वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज 1/2 1/3 एंड म्यू स्क्वायर। और इसका कंपैरिजन होगा आई के साथ जो होता है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इतना लिखने के बाद बस हमें हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को कनेक्ट करना है, क्योंकि मैट्रिक्स का रोल तो यही है कि उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आई से इक्वेट करें। बाकी सारे डेटा यहाँ 3 ऑप्शन तो वेक्टर्स के बारे में लिखे हुए हैं। यहाँ पर V क्रॉस W दिख रहा है, U क्रॉस W, U के साथ डॉट, U के साथ क्रॉस, ऐसे कई कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये है U वेक्टर। जब ये दोनों कंपेयर होने जाएंगे तो आपको क्या दिखता है, जो फर्स्ट वाला डेटा जब कंपेयर होने जाएगा ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस दिस इज कमिंग एज 1। और ये क्या है, आप इस वेक्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको पता चल गया कि VU वेक्टर का मॉडुलस 1 है। ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस गामा स्क्वायर बनेगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, करेक्ट 1 है। इसका मॉड निकालिए तो 1/2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, जो प्रिसाइजली यहाँ पर लिखा गया है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सेकंड, ये जो अपने पास डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है, दिस इज अल्टीमेटली द मॉड का स्क्वायर है, किसके, V वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है। और वहीं जो लास्ट वाला है ये देखिए 1/2 1/3 और म्यू स्क्वायर आएगा, ये यहीं पर लिखा गया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस म्यू स्क्वायर, दिस इज अ W स्क्वायर। इससे क्या रिजल्ट निकला कि ये जो UVW है इन सब के मॉडुलस 1 है। पहला रिजल्ट कंक्लूड हो गया, दे ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट देखिए आप U और V का, अल्फा डॉट 1/√2 1/√3 टाइम्स बीटा एंड गामा टाइम्स डेल्टा, वो यहां पर लिखा गया। अगर आप ऑब्जर्व करें, यहां है 1/√2
प्लस बीटा बाय रूट 3 प्लस गामा डेल्टा एंड दिस इज कमिंग एज 0। इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, आप देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है अल्फा बाय रूट 2, बीटा बाय रूट 3 और गामा डेल्टा की वैल्यू 0 है। ये आपके पास पता चला u डॉट वी। u डॉट वी 0 है, यानी ये दोनों यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये पता चला। इस वाले डेटा को अगर आप देख सकते हैं तो बताइएगा ये वाला डेटा आपके पास से क्या बनने वाला है, 1 बाय रूट 2 यहाँ पर है और ये डेटा आपके पास अल्फा से हो रहा है डॉट w डॉट u करते हैं अगर आप, इनका डॉट प्रोडक्ट भी आपके पास इसकी वजह से 0 आ सकता है। सो अल्फा बाय रूट 2 1 बाय 3 एंड गामा म्यू, ये आपको बताते हैं कि u डॉट w का वैल्यू भी 0 आता है। अब एक एलिमेंट यहाँ वाला आप लिख लीजिए, जब ये वाला रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल बी हैविंग 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 माइनस हाफ, इट इज वी आर गेटिंग एज बीटा बाय रूट 3 एंड डेल्टा म्यू। और यही आपके पास आप देखेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बनना चाहिए। माइनस हाफ है, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 माइनस हाफ बनेगा, बीटा बाय रूट 3 बीटा बाय रूट 3 एंड डेल्टा होगा मल्टीप्लाई म्यू से। यस, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो v डॉट w भी 0 आ रहा है। तो बस एक ही ट्विस्ट था, वेक्टर्स जिसने ऑब्जर्व कर लिए कि अल्फा 1/3 और गामा ऐसे लिखे हुए हैं, ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई है, तो चलो इसको पलट के लिखते हैं। तो थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट एग्जामिनर देगा ही देगा आपको। तो जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उनके पास ऐसे मॉड वाले कॉम्बिनेशन उनको नहीं दिखेंगे। तो जब आप ट्रांसपोज का इससे मल्टीप्लाई करके रिवर्स करके लिखेंगे तब आपको सारे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे कि सिमेट्रिक है, जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, यहाँ है यहाँ आ जाएगा, यहाँ है यहाँ आ जाएगा। ये जो डेटाज हैं ये सब बन रहे हैं इनके मॉडुलस, करके देख लीजिए आप। और जो बाकी 3 डेटा हैं ये हैं इनके डॉट प्रोडक्ट। तो क्या कंक्लूजन निकला, ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं और आपस में परपेंडिकुलर्स हैं। ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं एंड दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डेटा भी हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर मॉडुलस इज 1। किसी तरीके से जब हम क्या रिजल्ट चाहते हैं उस बारे में सोचिए आप, गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें निकालना है। गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर, ये डेटा भी हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है। चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये देखा है u है, v है और w है, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 है और u डॉट w ये सब 0 है। तो अब आप देखिएगा अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये जो आपके पास है ये किसके पैरेलल आ जाएगा, u वेक्टर के साथ, क्योंकि u v के परपेंडिकुलर है, v w के परपेंडिकुलर है। तो u जो अगर v क्रॉस w निकाला जाए तो ये दोनों आपके पास से यहाँ से पैरेलल निकल के आ जाएंगे और पैरेलल होंगे, उस बारे में हमें बात करनी है। तो सोच लेते हैं कि और क्या कॉम्बिनेशन इसके बारे में हम बना सकते हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज है लास्ट वाले 2 ऑप्शंस के हिसाब से, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि क्या डेटा अपने पास से बनेगा। ओके, और लास्ट वाले में पूछा है क्रॉस, उसके पहले वाले में पूछा है डॉट। तो अगर हम क्रॉस करेंगे इनका v क्रॉस u के साथ, अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर आप देखिएगा ये भी u के पैरेलल है, ये भी u के पैरेलल है, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, a क्रॉस b इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, उनके बीच के एंगल का साइन थीटा। तो क्योंकि दोनों पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास से 0 बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की तो यहाँ हम पहुंचे, आप देखिएगा क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये सब भी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ये जो आपके पास अगर हम लिखना चाहें इसको, इसका डेटा अगर हम निकालेंगे तो आप देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, आपके पास साइन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो साइन 90 आपके पास बनेगा 1। और किसके डायरेक्शन में आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे u वेक्टर के, ये रहा, ये मैग्नीट्यूड होगा u कैप, दिस इज u कैप। तो फिर आप दोनों यूनिट वेक्टर्स को लिख सकते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास से बनेगा u का मैग्नीट्यूड जो कि ऑलरेडी 1 है। इसका आंसर आएगा आपके पास से 1 और लास्ट वाले का आंसर आएगा आपके पास से 0। ठीक है, u कैप लिख लीजिए या u वेक्टर लिख लीजिए, बात बराबर है।
चाहे आप प्लस माइनस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू वेक्टर के साथ अलाइंड है या माइनस वेक्टर है। जब आप मॉड लेंगे तो सारी डेटा यहीं पर आके कंक्लूड हो जाएंगे 1। तो हमने आर और एस को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, आइए क्यू पर आते हैं। क्यू से क्या पूछा गया है? क्यू में पूछा गया है कि एक्स वेक्टर यू वेक्टर के साथ है, वाई वेक्टर वी वेक्टर के साथ है, जेड डब्ल्यू के साथ है, हमारे पास जे लिखा गया है। क्योंकि हमें मालूम है कि इनके डॉट प्रोडक्ट 0 हैं और हम इंटरेस्टेड क्या है पहले वो चेक कर लें। एक्स निकालना है, ठीक है, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन का आप डॉट कर दीजिए, डॉट विद यू वेक्टर। आप u के साथ अगर डॉट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा u डॉट यू, y आएगा आपके पास से। तो डॉट प्रोडक्ट पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, u डॉट v, u डॉट w, u डॉट j, ठीक है। u डॉट u आपके पास से आता है 1, यूनिट वेक्टर है, ये 0 है, ये 0 है, और u का j के साथ आप डॉट कर दीजिए, दिस इज j। u का अगर आप j के साथ डॉट करेंगे तो आपके पास ये डेटा सिर्फ 1/√3 आता है, दिस इज 1/√3। सो गाइज वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1/√3। द वैल्यू ऑफ x इज 1/√3। तो हमने QRS को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। और बचा क्या है? गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर। ये डेटा हमें और थोड़ा यहाँ पर निकालना है, कोशिश करते हैं इसको भी निकाल लेते हैं। और अभी कि हम इससे क्या मार्क कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। क्या कोई ऑप्शन है जो हम देख पा रहे हैं? ये आया आपके पास से 0, ये आ रहा है 1, और ये हमने मार्क कर दिया है यहाँ से 1/√3, ठीक है। एनी ऑप्शंस जो दिख रहा है हमें? Q कनेक्ट होगा 4 के साथ, तो आपके पास से B ऑप्शन चला गया है और ये भी चला गया है। Q कनेक्ट होगा 4 के साथ, 4 से 2 ही ऑप्शन कनेक्टेड है। फिर R कनेक्ट होगा आपके पास 2 के साथ, R कनेक्ट होगा आपके पास के साथ 2 के साथ, ठीक है। और इसमें R कनेक्ट हो रहा है 1 के साथ, ये गलत हो गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास से 1, और S कनेक्ट हो रहा है आपके पास 1 के साथ, ठीक है। सॉल्व हो गया। 3 बातें सॉल्व की हैं, अभी एक पार्ट हमारा बचा हुआ है। ऐसे एग्जाम में टाइम बचाना है। अब ये पार्ट बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, पर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, डिकोड कर लिया कि आंसर इसका क्या आएगा, ए आएगा। इस डेटा को कंप्यूट करते हैं, म्यू स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ से एज सच हमें दिख नहीं रहा है। इस रिजल्ट को अगर हम कंक्लूड करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है आप देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। सेकेंड रिजल्ट, बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा आपके पास से 1 - 1/2 इज हाफ। और आगे देखिए कि म्यू स्क्वायर की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 इज 5/6। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ म्यू स्क्वायर इज 1 - 1/2 - 1/3, जो आपके पास से 1/6 आ जाएगा। ये डेटा अपने पास आया। जो हमें चाहिए वो देखिए, म्यू स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। म्यू स्क्वायर यहाँ है, डेल्टा स्क्वायर यहाँ है, अल्फा बीटा भी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। हमने अभी MTM को सॉल्व किया था। अगर हम MMT के बारे में थोड़ा सोचें और यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं MMT। MMT के लिए पहले M लिखेंगे, फिर यहीं पर इसका एक ट्रांसपोज भी लिखा जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर के ऊपर है। MMT में अगर आप देखें तो यहाँ गामा डेल्टा और म्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गामा डेल्टा म्यू। तो M के अंदर यहाँ रहेगा गामा डेल्टा म्यू। जब ट्रांसपोज लेंगे तो यही रो आपके पास यहाँ बन जाएगी कॉलम में, गामा डेल्टा म्यू, और इसकी वैल्यू बराबर आने वाली है I के, जो होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। रो बाय कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई देखेंगे, ये रो है, ये कॉलम है, तो आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन होगा लास्ट वाले के साथ तो यहाँ ये रिजल्ट आपके पास से बनेगा। और जब ये कंपैरिजन होने जाएगा तो यहाँ 1 लिखा गया है। वी आर हैविंग गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर म्यू स्क्वायर एज 1। द वैल्यू ऑफ म्यू स्क्वायर इज 1/6। सो वी आर हैविंग गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर एज 1 - 1/6 विच इज कमिंग एज 5/6। तो इसको हम मार्क कर देंगे 5/6 के साथ। दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद एस। क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसके बिना ही तीनों पार्ट हम सॉल्व करके मार्क कर चुके हैं। तो यहाँ से आंसर आया था P,
P कनेक्ट हो रहा है, ये आंसर आया था, P कनेक्ट होता है 5 के साथ, 5/6। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर्स और मैट्रिसेस का बढ़िया सवाल इसके अंदर पूछा गया था। आप भी इससे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो अपनी बुक है वहाँ से कर सकते हैं, वेक्टर 3D की, उसके अंदर आपको अलजेब्रा के मिक्स क्वेश्चंस पे दिखेंगे और अपनी ऐप पर भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस कीप लर्निंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जेईई एडवांस 2026 पेपर 1 के अंदर मैच द कॉलम पूछा गया है, जहां लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के ऑप्शन सामने होते हैं और उन्हीं से मिलजुल कर एक एससीक्यू बनाए गए हैं, जहां पर +4 की सही करने पर मार्किंग है और गलत करने पर -1 की मार्किंग है। सिक्वेंशियली हम भी एक एक ऑप्शन के बारे में ट्राई करते हैं और लिस्ट सामने वाली लिस्ट से कनेक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है P, पूछा जा रहा है कि सर्कल विद द सेंटर 1,2 जो टच करता है, एक स्ट्रेट लाइन है 3x + 4y = 1, पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से वो पास करता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाया, एक लाइन है जिसको ये टच करता है, यहाँ उसका सेंटर है, ये रफ डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वही रेडियस के बराबर होता है, तो P = R। इसकी इक्वेशन हमारे पास पता है 3x + 4y - 1 = 0। सेंटर से परपेंडिकुलर आप इस पर डाल दीजिए, तो 3 + 8 - 1 / (9 + 16) आपके पास से बनेगा, एंड दिस इज कमिंग एज 10/5, जिसका वैल्यू 2 आता है। तो आपके पास से P का वैल्यू 2 बन गया। तो सर्कल आप बना सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन x - 1 होल स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर = 4, ये सर्कल की इक्वेशन है। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है आइए चेक करते हैं। क्या इसको 1,1 सेटिस्फाई करता है पॉइंट? नहीं। 7,9 सेटिस्फाई करता है? आप रख के देखिए 7,9 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1,1 से तो डेटा आपके पास से 0 + 1 बन जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 4। 7 रखेंगे तो अकेला 36 आपके पास से बनेगा, 9 रखेंगे तो 49 है, विच इज नॉट इक्वल टू 4। एंड द थर्ड ऑप्शन इज 3,2। 3,2 अगर 3 - 1 करते हैं तो 4 आता है, 2, यस सेटिस्फाई कर गया 3,2। और देखिए 2,5 एंड 8,3 √3, ये सब का तो चांस मुझे दिखता नहीं कि होगा, √3 वाला डेटा तो नहीं बनेगा। 2,5 आप रखेंगे तो 1 बनेगा, 5 रखेंगे 9 आता, नॉट इक्वल टू 4। तो क्लियर है, P इज गोइंग टू कनेक्ट विद थर्ड ऑप्शन। किससे कनेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन से कनेक्ट होगा। तो एक्चुअल मैपिंग देखते हैं क्या बना था। P थर्ड से कनेक्ट होगा तो देखिए 3 ऑप्शन ऐसे थे जिन्होंने थर्ड से कनेक्टेड है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, A, B, C तीनों के अंदर थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, आगे जाएंगे तो Q को देखिए, Q डिसाइड करेंगे तो थोड़ा फिल्टर हो जाएगा, फिर R और S भी अपने पास लिखे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब Q के लिए। Q ये कहता है कि कॉमन टेंजेंट बनाइए सर्कल और पैराबोला के विद द पॉजिटिव स्लोप। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो मिक्स कर दिए गए हैं। पैराबोला अगर हम देखें, पैराबोला हमारे पास लिखा गया है y² = 4ax। इसकी जो टेंजेंट होती है वो होती है y = mx + a/n। ये है 4ax, तो यहां से हम लिख सकते हैं a का वैल्यू 2 है, तो ये टेंजेंट आई आपके पास y = mx + 2/m। गिवन है m इज पॉजिटिव। अब कॉमन टेंजेंट है तो जो सर्कल है उसका सेंटर है 0, 0, रेडियस है √2। फॉर कॉमन टेंजेंट कोई डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस के बराबर आना चाहिए। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, mx - y + 2/m = 0, ये डेटा है। तो सेंटर है 0, 0, आप रख दीजिए, ये है 2/m। अंडर रूट के अंदर आप x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम निकालेंगे, रेडियस आपके पास √2 है, √2/m आपके पास यहाँ है √m² + 1। ये डेटा आपके पास आता है जो बनेगा m⁴ + m² - 2 = 0। ये डेटा है। हमारे पास डेटा बन रहा है कि m² की वैल्यू -2 आती है और दूसरा है m² की वैल्यू 1 आती है। तो पॉजिटिव स्लोप हमें लेना है,
तो डिसाइडेड कि m की वैल्यू आई 1, तो टेंजेंट आपके पास से बन गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, एम की वैल्यू 1 है, लिखा। अब आगे बढ़ाइए, क्या बात बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू है, 1 सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं कर रहा। 7,9 यस 7,9 सेटिस्फाई करता है। अगर हम इसको देखें तो जो पॉइंट है 7,9 वो इस पे लाई करता है 7,9, 7 रखेंगे 9 आ जाएगा 7,9। P आपका जाके कनेक्ट हुआ है आपके पास अभी 3,2 से, और ये जाके कनेक्ट हो रहा है 7,9 से। तो दो ऑप्शन मैच हो गए हैं, Q की वैल्यू 2 से कनेक्ट हो रही है। तो ऑप्शंस पे अभी क्या हम और फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, P कनेक्ट हुआ था 3 से, Q कनेक्ट हो रहा है 2 के साथ, तो Q 4 से कनेक्ट किया, ए ऑप्शन गलत है। अभी हमारे पास ये दोनों 2 से हैं, अब हमारे पास डिसाइड, देखो S को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर B और C में है। R सॉल्व करेंगे तो 1 and 4 से बात बन जाएगी। तो चलिए R सॉल्व करते हैं, और सॉल्व तो हम सारा ही करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सीख रहे हैं हम यहाँ पर एग्जाम में आया हो तो हमें सारे पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। M is the end point of lattice rectum of ellipse such that M lies on first quadrant, then the normal of the, अब देखिए नॉर्मल की क्वेश्चन पूछी, बात इक्वेशन पूछी गई है। तो सबसे पहले हम एलिप्स को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये बनता है x² अपॉन 16, 48 से आप डिवाइड करेंगे, प्लस y² बाय 12 इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ a इज a² इज 16, वैल्यू ऑफ b² इज 12। ठीक, हमें लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालना है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम जो कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आपके पास एलिप्स होता है, लेटिस रेक्टम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो यहाँ होता है, ये फोकस होता है। इससे कोऑर्डिनेट आते हैं हमारे पास AE, b² बाई a। तो चलिए पहले हम E निकाल लेते हैं। क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, a की वैल्यू b से ग्रेटर है, 1 माइनस b² बाई a²। So the value of E is 1/2। ठीक, तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस इज द M पॉइंट, E हमें पता है, M आएगा आपके पास से AE, b² बाई a। A आपके पास से 4 आता है, 4 यहां से बनेगा 2, b² 12 है, 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बनेगा, 2,3। इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन हमें लिखनी है। नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखिए, a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो आप डेटा रखते हुए चलिए, 16x अपॉन ये आपके पास से डेटा बनेगा x1, y1 इट इज 2, b² आपके पास से है 12 टाइम्स y अपॉन y1 इज 3, a² माइनस b² इज 16 माइनस 12। सिंप्लीफाई करते हैं, we are having 8x minus 4y is equal to 4। 4 से हटा दीजिए, ये डेटा आता है। अब आप इसको सेटिस्फाई कीजिए, कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए 1,1 आप रखेंगे तो यस 1,1 सेटिस्फाई कर दिया, 1,1 सेटिस्फाई करता है इसको, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे 1 से, तो R विल कनेक्ट विद 1, R इज गोइंग टू कनेक्ट विद 1, R 1 से कनेक्ट होगा, R 1 से कनेक्ट होगा, B ऑप्शन करेक्ट है, C गलत हो गया। तो आगे अपने पास B ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं हम S ऑप्शन पे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। S ऑप्शन में लिखा गया है H is the hyperbola whose center is at origin and one of the foci is on x, 5,0 and डायरेक्ट्रिक्स भी आपको पता है। अब बताइए फोकस अगर हमारे पास जो कि AE, 0 ही होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a/e होती है, प्लस माइनस a/e होता है। यहां नेगेटिव वाला हमें समझाया गया है -16/5। ठीक, तो आप देखेंगे तो AE का वैल्यू 5 है, तो यहां से a/e का वैल्यू 16/5 है। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास से AE इंटू a/e, ये a² आ जाएगा, 5 इंटू 16/5 इज 16, वैल्यू ऑफ a इज 4। और वहीं अगर हम रेशियो लेते हैं तो a/e से आप डेटा और भी निकाल सकते हैं। ये है 16/5, वी आर हैविंग 25/16 एंड इट इज e², जो कि 1 प्लस आपके पास से b² बाई a² इज इक्वल टू 25/16।
यहां से 9/16 और a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर की वैल्यू 9 है। सो गाइस हाइपरबोला इज नोन टू अस नाउ, इट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू है 16, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू है 9 एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। कोई ऐसा पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हम मार्क कर चुके हैं b है, फिफ्थ वाले पॉइंट के साथ वेरीफाई कर लीजिए। 8,3√2 क्या इस पे लाई करता है? 8 रखेंगे 64 आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 16 इज 4, और यहाँ पर 3√3 इज 27, 27 9 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, 4 - 3 इज 1। यस, S इज गोइंग टू कनेक्ट विद 5 नंबर। आप इसको पहले सॉल्व करके भी आगे बढ़ सकते थे, चॉइस इज योर्स, कि यहाँ देखकर कि सब पहले वाले ऑप्शन में तो 3 मार्क हो रहा है, तो ये तो लग ही रहा है कि P तो 3 से ही कनेक्ट होगा, टाइम बचाते हैं, S को पहले सॉल्व कर लेता है। ये ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है एग्जाम के अंदर। घर पर सॉल्व करना बहुत अलग बात है, एग्जाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात है। वो प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम भी बचाना है। पूरे पेपर 1-1.5 घंटे में 5 ही सवाल करेंगे तो मतलब नहीं है ना। टाइम बचा कर प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा मेन एम सॉल्व करना तो हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, पर किसी तरीके से अगर टाइम बचा पाएंगे और ABCD में से पहचान पाए, बस वही कलाबाजी आपको करनी है। बस यही होता है। पेपर घर पे आने के बाद तो काफ़ी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल डे के दिन जब सॉल्व करना, उस दिन का प्रेशर, उस दिन का टेम्परामेंट, उस दिन की माइंडसेट इंपॉर्टेंट रहता है, और वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से इंप्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 पेपर 2 का पहला क्वेश्चन SCQ कैटेगरी के अंदर है, जिसमें सिंगल चॉइस ऑप्शन करेक्ट है। सही करने पर +3 है और गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन पूछा गया है वेक्टर्स के ऊपर। A and B vectors are two vectors such that PQ are the points whose position vectors are A vector, B vector and A plus B vector। तो अगर हम देखें, OP वेक्टर को लिख सकते हैं हम A वेक्टर, OQ वेक्टर लिखा गया है B वेक्टर, एंड जो OR वेक्टर है वो लिख सकते हैं हम A प्लस B वेक्टर। तो OR वेक्टर है वो बन जाएगा A प्लस B वेक्टर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक इंफॉर्मेशन और हमें गिवन है कि जो मॉड है, किसका मॉडुलस है वो भी आप देखिएगा, √21। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मॉड इज √21 मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करने जाते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर का स्क्वायर है, और जिसका मतलब ये निकल के आता है कि उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। वेक्टर्स में मॉडुलस का स्क्वायर हो या वेक्टर्स का स्क्वायर हो, उसका मीनिंग यही होता है। अगर मैं वेक्टर ए का स्क्वायर बोलूंगा तो उसका मतलब ये है कि वो उसके मॉड का स्क्वायर है, या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है। तो अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका इसी के साथ डॉट करना होगा। आप इसको ओपन करेंगे तब आपके पास मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, और ए डॉट बी, बी डॉट ए दोनों कैसे होते हैं? सेम ही होते हैं, कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी, वी आर हैविंग दिस एज 21, कंडीशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी। सेकंड कंडीशन हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आता है, सामने आपके पास 3 लिखा गया है। यहां पे आप जब जाएंगे तो यहां से इसका स्क्वायर आता है, यहां आपके पास 9 बन जाएगा, जिसको हम a माइनस बी डॉट a माइनस बी आप लिख सकते हैं। आप ओपन करेंगे, सामने आपके पास 9 आता है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। कुछ और इंफॉर्मेशन हमें आगे बताए रखी है कि ए वेक्टर a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? a माइनस बी के। इसका क्या मतलब निकल के आया? यानी ए वेक्टर का अगर हम a माइनस बी के साथ डॉट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, जिसका मतलब है a डॉट a इज इक्वल टू माइनस a डॉट b इज इक्वल टू 0। यानी मॉड a का स्क्वायर और a डॉट b दोनों बराबर आते हैं, दोनों बराबर आते हैं।
मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, क्या यहां से कुछ ऐसा कंप्यूटेशन हो सकता है? बिल्कुल, आप देखिए, अगर मैं ये कहूं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए, इफ यू ऐड दीज टू, आप देखें 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हम लिखने वाले हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, इट इज 21 प्लस 9 आपने लिखा है, 15, ये फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आया। और वहीं अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास से डेटा बनेगा 4 टाइम्स ए डॉट बी। 21 माइनस 9 आपके पास है 13 आपके पास आता है, 13 नहीं, 12। तो यहां से अगर हम देखें तो वी आर हैविंग ए डॉट बी का वैल्यू 3 आता है। ए डॉट बी 4 से डिवाइड करेंगे, ए डॉट बी 3 आता है। अब यहां से आप देख सकते हैं ए डॉट बी 3 आ रहा है, तो यानी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर भी 3 है। और यहां जो अपनी कंडीशन है इसको हम कह सकते हैं कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 से अगर हम देखें, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 3 है आपके पास, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर आपके पास से 15 है, ये 12 आपके पास आता है। मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू 12 आती है। बनी बात, ये डेटा हमने यहां निकाल लिए। आगे चलते हैं, क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीआर, ओपीआर इसका एरिया हमें निकालना है। ओपीआर का एरिया, तो अब आप देखिए ओ ओरिजिन है, ये रहा ओपी और ये है ओआर, तो इसका एरिया क्या निकल के आ जाएगा, आप बताइएगा, हाफ ओपी क्रॉस ओआर। ओपी क्रॉस ओआर आएगा, ओपी का मतलब हो गया ए वेक्टर और ओआर का मतलब हो गया है ए प्लस बी वेक्टर। ठीक, आगे चलते हैं, ये हुआ 1/2 ए क्रॉस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस ए अपने आप से खुद का अगर क्रॉस करेंगे तो वो तो 0 ही आना है। हमें यहां पर आप देखिए डॉट प्रोडक्ट पता है ए डॉट बी, और हमें निकालना अल्टीमेटली यहां पर क्या है, अगर हम किसी तरीके से ए क्रॉस बी निकाल पाए तो वो हमारा आंसर होगा। ए क्रॉस बी मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है, डॉट में कॉस आता है, तो यहां से हमें फिर एक लेग्रांजे जो आइडेंटिटी होता है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर ए डॉट बी का स्क्वायर आप देखते हैं और मैं कहता हूं आप ए क्रॉस बी का स्क्वायर देखिए, ये आपके पास इनके जो मॉड के स्क्वायर है उसके बराबर आएगा। आप छोटा सा प्रूफ देख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस स्क्वायर थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, सेम है। तो ये बात हमारे पास कंक्लूड होती है। अब आप इन सब के डेटा यहाँ पर रखिए, ए डॉट बी का वैल्यू 3 है, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वी आर हैविंग दिस एज 3 स्क्वायर। ए क्रॉस बी का यहाँ पर स्क्वायर है, मॉड ए मॉड बी का स्क्वायर है, मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू 3 है, मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू 12 है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 3 है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू 12 है। डेटा हमने यहां बना दिया। ए क्रॉस बी का स्क्वायर आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 36 और ये 9 है, वी आर हैविंग 26। अगर हम ए क्रॉस बी का मॉड यहां बना देते हैं तो वो हमारे पास से 3√3 आता है। और जो एरिया था ओपीआर का, वो अगर आपको याद हो तो हाफ था ए क्रॉस बी के। We are having 3√3/2 as the final answer. And this is precisely the C. 3 नंबर दिए हैं लेकिन पूरा टाइम कैलकुलेशन सब उन्होंने चेक कर लिया, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट देख लिया, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करवा लिया, फिर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीआर। ठीक है, प्रैक्टिस किए होंगे तो जरूर आपके इसके अंदर मार्क्स आए। कोशिश ये कीजिए कि कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें, बचे हुए टाइम को दूसरे सवाल को लगा सकें। और आपको अगर वेक्टर 3D के बारे में सीखना है तो वेक्टर 3D बुक ले सकते हैं, और इस पर मेरे जो वीडियो कोर्स है वो भी आप देख सकते हो। कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2026 का एक क्वेश्चन जो पैराबोला के ऊपर पूछा गया है,
जहां पर एक पैराबोला की टेंजेंसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन पूछा गया एससीक्यू के अंदर। सही करने पर +3, गलत करने पर -1। मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 ऑल्टरनेटिव मेथड्स बताऊंगा। 3 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल कोऑर्डिनेट्स कॉन्सेप्ट से, एक पैराबोला की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है उससे भी करके देखेंगे, और तीसरा भी वहां पर एक कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है उससे भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक वन, फर्स्ट मेथड। देखिए, हमारे पास अगर पैराबोला गिवन है हमें, जो है y² इज इक्वल टू 16x, अगर हम कंपेयर करके देखें 4x के साथ, तो हमारे पास a का वैल्यू 4 है। एक पॉइंट है इसके ऊपर जो है x1, y1। तो अगर हम टेंजेंट की बात करें तो वो इक्वेशन आपके पास है y1 आ जाएगा, 8 बन जाएगा, x प्लस x1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप निकालेंगे m1, तो वो आपके पास से 8/y1 आता है। ठीक है, वही अगर ये पॉइंट तो हमें गिवन है, इसी की जगह अगर ये पॉइंट x2, y2 होता, तो वहीं पर स्लोप अपने पास निकल के आ जाता है 8/y2। अब ये जो पॉइंट है x1, y1 तो गिवन है, इस पर भी टेंजेंट है, और इस पर एक टेंजेंट है 64, 32 पर। तो ये आपके पास हो गया 64, 32। तो y कोऑर्डिनेट आपको दिखा 8/32, डेटा बना 4। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर, तो रिजल्ट हमारे पास है m1 m2 का प्रोडक्ट आना चाहिए -1। 8/y1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये इसका स्लोप है, ये यहां से हमारे पास 1 सेकेंड स्लोप आया है 1/4। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, वी आर गेटिंग दिस 1/4, सामने है -1। y1 का कोऑर्डिनेट है -2। ठीक है, सो वी हैव यूटिलाइज्ड इट। 32 हमने लिखा 1/4। m1 m2 की हम बात कर रहे हैं, -1 है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो y1 है आप यहाँ पर रखेंगे, तो आपके पास से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस इक्वेशन की वजह से, क्योंकि ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। y1² इज इक्वल टू 16x1। ये अब यहाँ रखेंगे तो ये 4 आएगा आपके पास है 16x1। आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ x1 एज 1/4। सो दिस पॉइंट x1, y1 इज कमिंग एज 1/4, -2। पूछा ये जा रहा है कि जो पॉइंट है इसकी फोकस से डिस्टेंस निकालिए। सो द फोकस इज 4, 0, जो a, 0 होगा, 4, 0 है, तो हमें इस डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। तो लेट्स कॉल दिस एज ए पॉइंट, दिस एज अ बी पॉइंट। सो b इज नोन टू अस। सो नाउ द डिस्टेंस bs, जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है, 4 - 1/4 होल स्क्वायर, एंड देयर इज अ 4। 16 - 1 is 15. 15/4 is 225/16 plus 4। यहां से अब जाएंगे 68, 64, 9, 289/16, which is coming as 17/4 as the final answer। हमने मार्क किया ये आंसर। तो क्या कॉन्सेप्ट था, एक पॉइंट हमें पता था, टेंजेंट्स की जो कंडीशन होती है वहां से स्लोप निकाल दिया। इस पॉइंट पर टेंजेंट और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है m1 m2 -1, यहां से हमने पॉइंट निकाल दिया। क्योंकि पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, सेटिस्फाई कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया। ये पॉइंट अगर ए है तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ये बना है फोकस, फोकस के साथ इसका डिस्टेंस निकाल दिया। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड मेथड। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है यहां पर फिर से, कि एक टेंजेंट है 0.64, पैराबोला हमने अज्यूम किया 4ax के हिसाब से आपके पास दिया है 16x। a का वैल्यू 4 है। सो लेट्स टेक अ पॉइंट a विच इज 64, 32। हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये है a(t1², 2a(t1) के अकॉर्डिंग अगर हम बनाना चाहें, तो हमारे पास डेटा बनता है 8 टाइम्स t1 इक्वल टू 32। सो द वैल्यू ऑफ t1 इज कमिंग एज 4। ठीक है, t1 की वैल्यू आई 4। एक पैराबोला पर जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और एक और पॉइंट है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, दोनों 90 डिग्री पर मिलते हैं। लेट्स कॉल इट एज अ ए पॉइंट, लेट्स कॉल इट एज अ बी पॉइंट, जो आपके पास है x1, y1। ए इज नोन टू अस। अगर आपको मालूम हो तो टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर पे मिलते हैं
तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस उसका डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। डायरेक्टर सर्कल पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो बात बनेगी आपके पास से, ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। ये जो जहां पर लाई करने वाला है ना, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स पर अगर पॉइंट है तो डायरेक्ट्रिक्स से आप देख सकते हैं दो टेंजेंट बन जाएंगी। तो मतलब वापिस से समराइज करूं, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो होता है वो डायरेक्टर सर्कल होता है, और पैराबोला में वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स पे किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगी। तो ये यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ पर जब ये पहुंचेंगे तो आप इसकी जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएंगे तो वो एक फोकल कोड बन जाएगी। यहाँ से आप पहुंचे, आपने इसको बनाया तो ये फोकल कोड बन जाएगी। जो COC होगा वो फोकल कोड बन जाएगा। और फोकल कोड वो होते हैं जो फोकस से पास होते हैं। फोकल कोड पता चला तो ये फोकस से पास हो गया। और अगर फोकल कोड के एंड पॉइंट्स आपको पता हो तो उनका T1 T2 -1 आता है। तो अगर ये हमारे पास T1 है और ये अगर हमारे पास T2 है तो बिकॉज फोकल कोड है तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट है कि T1 T2 -1 आते हैं। T1 मुझे पता चल चुका है तो T2 की वैल्यू -1/4 है। तो ये जो B पॉइंट हम लिख रहे हैं ना x1, y1, ये हम लिख सकते हैं कि ये बनेगा आपके पास से AT2 स्क्वायर 2AT2। ए की वैल्यू हमें पता है कि 4 है तो आप इसको लिखेंगे। अगर ये 4 1/16 तो 4 बन जाएगा, यहाँ 8 आएगा और -2। 1/4 -2 आपके पास ये डेटा बनता है। उस रिजल्ट को बना के देखिए, क्या यहाँ पर भी वही पॉइंट आया था 1/4 -2। और जो फोकल डिस्टेंस होती है, अगर आपको याद हो, फोकल डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है A + x1, सीधा A + AT स्क्वायर फोकल डिस्टेंस होता है। उस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, ना डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो। पैराबोला में फोकल डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाली टर्म है। A + x1 आता है तो A आपके पास यहाँ पर 4 है। तो हर तरीके से मैं आपको इसको सोचना सिखा रहा हूँ। 16 + 1 = 17/4। तो डायरेक्ट्रिक्स के हिसाब से, डायरेक्टर सर्कल के हिसाब से COC फोकल कोड बना, और फोकल कोड के लिए T1 T2 की वैल्यू -1 आती है। यहाँ से बात बनी और ये हमारे पास इसका कंक्लूडिंग आंसर आ गया वापस से 17/4। आर यू रेडी फॉर द थर्ड मेथड? यहाँ पर हमने कोई पैराबोला का कॉन्सेप्ट मेजरली यूटिलाइज नहीं किया, सिंपल परपेंडिकुलर लाइंस के हिसाब से बात बना दी। ठीक है, अब मैं इसी को आपको थर्ड मेथड से भी बता देता हूँ। तो नाउ आई एम राइटिंग यूजिंग थर्ड मेथड। आई थर्ड मेथड से इसी कहानी को फिर से देखेंगे। अभी देखा कि दोनों टेंजेंट्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर हैं तो ये जो है ना आपके पास, दिस विल लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स है तो फिर इसको मिलाने वाला जो है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास फोकल कोड। तो कॉन्सेप्ट अभी हम वहीं पर पहुंचे हैं, पिछले वाला जो था, पर उस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसा हमने यहाँ पर पॉइंट्स T1 T2 -1 करके निकाला है। एक और रिजल्ट होता है पैराबोला का कि ये फोकल कोड बन जाएगा। सो वी आर टेकिंग दिस एज A, दिस एज B, एंड दिस इज योर फोकस S। तो होता ये है, हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ AS एंड BS is 1/2 the length of latus rectum। कि जो फोकल कोड के सेगमेंट्स होते हैं उसका हार्मोनिक मीन लेटस रेक्टम का हाफ होता है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट्स की कैलकुलेशन नहीं करने वाले, बिना पॉइंट्स की कैलकुलेशन किए हुए हम बात कर लेंगे। अब आप देखिए, ए पॉइंट हमें मालूम है कितना है। ए पॉइंट इज गिवन है 64,32। तो आप मुझे AS डिस्टेंस बता दीजिए। फोकल डिस्टेंस ये A + x1 रहता है। A हमारे पास पैराबोला का 4 है और ये 64 है। ये डेटा आपके पास आता है 68। तो ये हार्मोनिक मीन 2S या BS डिवाइडेड बाय AS + BS। कोई पॉइंट की कैलकुलेशन ही, हाफ है। लेटस रेक्टम 16 बन जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 16। तो यहाँ 2 है आपके पास से, दिस इज 68, और यहाँ हमें चाहिए BS। ये है 68, यहाँ हमें चाहिए BS, यहाँ से आता है 8। सिंप्लीफाई करते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए। यहाँ 8 4 आएगा, 4 से 17 टाइम्स BS आपके पास बनेगा। इट इज 64 + BS आपके पास बनता है। BS आपके पास से 64/16 बनता है, 68/16।
4 से कैंसिल कर लीजिए, यू आर गेटिंग दिस है 17/4। बिना पॉइंट की कोई कैलकुलेशन निकाले, बिना कोई स्टैंडर्ड वहां पर पॉइंट्स के बारे में बातें बनाए हुए हमने इसको निकाल दिया, यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि जो फोकल कोड के सेगमेंट्स होते हैं उसका हार्मोनिक मीन लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का हाफ होता है। तो अगर हमें एएच निकालना था, फोकल डिस्टेंस पॉइंट ए की फोकस से, वो निकाल दिया, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल के आ जाएगा विदाउट कैलकुलेटिंग दिस पॉइंट। ये हमने इसको कंप्यूट किया। तो तीनों मेथड्स इंडिपेंडेंट हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं पैराबोला, जब आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगे, याद रखा भी कीजिए। बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाले ये रिजल्ट्स हैं कि हार्मोनिक मीन इनका इस तरीके से हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल होता है। सो कीप लर्निंग। ऐसे और इन डेप्थ आपको चीज़ें सीखनी, तो आप मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कोर्सेज हैं उनको आप ले सकते हैं, ताकि आपकी स्पीड बने, थॉट प्रोसेस बने, और साथ में कोऑर्डिनेट की बुक तो है ही सही। कीप लर्निंग, कीप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको रैंक बूस्टर रहता है, और बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं। आप अपना डर हटाइए और सीखते चलिए। एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़िएगा। टेक केयर। ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है, और जे एडवांस 2026 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस के अंदर है, +3 और -1 की इसमें मार्किंग स्कीम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, फंक्शन आर से डिफाइन किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी है तो y जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, आउटपुट इज पॉजिटिव। सारे ऑप्शंस भी हमारे पास पॉजिटिव ही लिखे हुए, यहाँ डिफाइंड भी है। इसका सॉल्यूशन निकालना है तो dy/dx जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। या अगर आप देखें तो y पावर क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास बनता है e पावर 5x + 1। डिवीजन में अगर हम जाएंगे तो e पावर x को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बनेगा 1 + y पावर 4। e पावर x कॉमन है, डेटा बनेगा आपके पास। यहाँ से डेटा बनता है 1 + y पावर 4, यहाँ से y पावर क्यूब। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की तरफ हम चलते हैं, और दोनों साइड हम इसको इंटीग्रेट करने की तरफ ले चलते हैं। y पावर -3 है, यहाँ से y आता है, ये dy है। e पावर 4x रहेगा, और e पावर -x dx भी है। ये डेटा आपके पास बनेगा। यहाँ पे आप जाएंगे, इट इज y²/2। e पावर 4x/4 आपके पास से आता है, e पावर -x + c भी आपके पास बनेगा। कुछ डेटा गिवन है, आप देख सकते हैं। y0 का वैल्यू 1/√2 है, जिसका मतलब निकलता है कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू आप 1/√2 रख सकते हैं। यहाँ 2 है, आप इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आता है, यहाँ से 1/4 आता है, 0 रखेंगे 1/4 आता है, यहाँ भी 1 आ जाता है आपके पास। 1/4 से 1/4 कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ c एज 0। इस c की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, जो y ऑफ ln2 का मतलब है कि हमें x की जगह पर ln2 रखना है। तो इस डेटा को देखिएगा, आपके पास बनेगा 1/2y² + y²/2 इज इक्वल टू, ये सामने वाला डेटा आपके पास है 1/4 e पावर 4 ln2 आपके पास बनेगा, फिर -e पावर -x ln x, और c का वैल्यू है 0। द कांस्टेंट c इज 0। ये डेटा आपके पास। अब देखो, e और log के हिसाब से हम इसको अगर बनाना चाहें, इस वाले डेटा को सिंप्लीफाई करें, तो यह बनेगा 1/4। यहाँ है e है, ln है, 2 पावर 4 है, यहाँ है e है, ln है, और 2 पावर -1 है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 2y², तो यहाँ से बनेगा आपके पास से y पावर 4 -1। 2 तो एलसीएम है, y पावर 4 -1, और इस डेटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 e ln चला जाएगा, 2 पावर 4 इज 16, e ln 1/2 आपके पास से डेटा बना। ये 4 बचेगा, 4 आप जाएंगे, 7/2 डेटा बनता है शायद। देखो आप ध्यान से, यहाँ अपॉन में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। वी आर हैविंग y पावर 4 -1 इज 7y² आपके पास से डेटा बनेगा। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन के लिए आगे निकल चलते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए।
क्या फिर सीधाचार्य लगा दीजिए, आंसर अपने पास है। तो आप अगर आप जाएंगे तो आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 49। आपके पास बी स्क्वायर बनेगा 49, 4ac 49 एंड 4 विल बिकम 53 डिवाइडेड बाय 2। देखिए y हमेशा पहले से दिया हुआ है कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला जो साइन है वो हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 7 √53 √49 से ग्रेटर है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, माइनस वाला हम छोड़ देंगे, तो y वाला एक ही डेटा हम पिक करेंगे जो कि प्लस वाला है। तो ये आपके पास से फाइनली इसका आंसर जनरेट होगा √7 प्लस √53/2 एंड दैट इज प्रिसाइजली द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हम यहाँ पर बना देंगे, तो बी आंसर इसका बन जाएगा। फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस पेपर में होते हैं जो कि मैनेजेबल होते हैं, पर उसको कम टाइम में सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आसान सवाल दिख गया तो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, रिसोर्सेस आपके लिए सब अवेलेबल है यहाँ पर। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 के अंदर पेपर 2 के अंदर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसको हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। एससीक्यू के अंदर पूछा गया है, सही करने पर +3, गलत करने पर -1 है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से, इसके दो मेथड्स आपको बताऊंगा, ठीक है? तो फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद कौन सा मेथड आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी लर्निंग बेस्ट होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, और आप मुझे ये भी बताइएगा आपको कौन सा मेथड ठीक लगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 से ज्यादा मेथड भी इसके सोच पाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल, है ना? चलिए फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हमने इसको i है, यहाँ पर है 0 से 2 है, ये dx यहाँ पर है, ये है 3 पावर x प्लस 3। कंडीशन नंबर 1, किंग रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम x को रिप्लेस करते हैं सम ऑफ द लिमिट माइनस x के साथ, या 0 और 2 है तो ये रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस x के साथ, ये dx ही रहेगा। यहाँ डेटा है 2 माइनस x प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 9 बनेगा अपॉन 3 पावर x प्लस 3 dx। 3 पावर x dx आपके पास है, यहाँ 9 आता है, यहाँ 3 इंटू 3 पावर x भी लिखा गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 अपने पास से बाहर आएगा, दिस इज कंडीशन नंबर 2। एज वी ऐड दीज टू 1 and 2, दोनों को हम ऐड करते हैं, ये i है और i है, यहां से आपके पास से 2i बन जाता है। लिमिट से एक बार देख लें, देखो ऐसे गलतियां होती हैं, 0 से 2 है, मैं लिखते लिखते यहाँ 3 कर दिया, ऐसे एग्जाम में भी हो जाता है। 2 है, ठीक, दोनों ऐड होंगे 0 से 2, 0 से 2। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा गया है 1/3 पावर x प्लस 3 एंड प्लस इट इज 1/3 3 पावर x अपॉन 3 प्लस 3 पावर x, ये डेटा लिखा हुआ है। एलसीएम लेते हैं, यहां है 0 से 3, 0 से 2 इंटीग्रेशन, 3 पावर x प्लस 3, ये एलसीएम बन जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म, यहां पर 3 आएगा ऊपर, एंड प्लस 3 पावर x dx आपके पास डेटा बना। 3 पावर x प्लस 3, 3 पावर x प्लस 3 कैंसिलिंग आउट, हमारे पास एक सिंपल इंटीग्रेशन आने वाला है जो बचता है 1/3, जिसका इंटीग्रेशन x/3 बन जाएगा, जो लिमिट से 2 से 3 के बीच में वी आर हैविंग दिस एज 2/3। 2i की वैल्यू 2/3 है, तो आप मुझे बताइए कि हमारे पास 2i अगर 2/3 है तो i को हम लिख सकते हैं 1/3, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो 1/3 हमें दिख रहा है b, सो वी आर गोइंग टू मार्क b एज द फाइनल आंसर। ठीक है, किससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ध्यान दीजिएगा, किंग रूल के साथ हमने इसको सॉल्व किया है, किंग रूल के साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े, आगे चले। ऑल्टरनेटिव मेथड, सेकंड मेथड, किसी को सॉल्व करने का और कोई सेकंड मेथड क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से 2 है, 1/3 पावर x प्लस 3 dx। अभी हमने किंग रूल से सॉल्व किया है, और मैं कहता हूं कि आप इसको क्वीन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे इसका एक और मेथड नजर आने लगा, हम इसको थर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।
क्वीन मेथड ये कहता है कि अगर 0 से 2a आपके पास fx dx लिखा गया है तो आप सीधा पहले लिमिट्स को हाफ कर देते हैं। यहाँ f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x करके भी बात बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हम भी सबसे पहले लिमिट्स को 2a हाफ कर देंगे। सबसे पहले रहेगा आपके पास fx प्लस 2a माइनस जो ऊपर वाली लिमिट याद है 2a माइनस x, इन दोनों का डिफरेंस 1/, यहाँ से 2 माइनस एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2a बड़ी वाली लिमिट है, यहाँ पर इसको हाफ किया है तो 2 से हाफ हो गया। जो पहले वाली लिमिट है तो 2a माइनस एक्स बनेगा यहाँ पर 2 माइनस एक्स। ऐसा करने से हम पहुंचते हैं ये 0 से 1 है। यहाँ आपके पास 3 पावर x प्लस 3 है। यहाँ आप 3 पावर 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 9/3 पावर x प्लस 3 है। यहाँ 1 है और ये dx है। आई आया आपके पास 0 से 1 है, 1/3x प्लस 3 है। यहाँ से आप देखेंगे तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 3 पावर x, ऊपर भी 3 पावर x आपने लिखा। डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं आप। दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपके पास से dx बाय 3 है। ये i है आपके पास से, इंटीग्रेशन x बाय 3 बनेगा 0 से 1, इट इज 1/3। आगे आपके पास एक ऐसा ऑप्शन बी। अब इस बार कैसे सॉल्व किया है, क्वीन रूल अगर आपको पता है तो यहाँ पर फिर कोई एडिशन की हमें जरूरत नहीं है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिससे हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। ये हुआ सेकंड मेथड। चलिए चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तीसरा मेथड भी है। सो नाउ द थर्ड मेथड, किंग से सॉल्व किया, क्वीन से सॉल्व किया, और अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन से। आई यहाँ जनरेट हुआ है, 0 से 2 है, आपके पास लिखा गया है 3 पावर x प्लस 3 dx। अब देखिए 3 पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वापस से वो सेम ही रहता है, एक्सपोनेंशियल वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो इसी बात को यूटिलाइज करते हुए अगर t पुट करेंगे तो ऊपर भी एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो फिर हमें एक काम करना होगा कि हम यहाँ पर 3 पावर x को कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने से अगर आप देखेंगे तो यहां हमारे पास 3 पावर माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ 3 इंटू 3 पावर माइनस एक्स dx हमने बना दिया। सब्स्टिट्यूट करने चलते हैं। जब हम 3 पावर माइनस एक्स को t पुट कर देंगे, डेटा बनेगा 3 पावर माइनस एक्स ln3, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 dx आ जाएगा, यहां से बन जाएगा dt। लिमिट्स की बात करेंगे, x की वैल्यू अगर 2 रखी जाती है तो आपके पास से t का वैल्यू 3 पावर -2 यानी 1/9 आता है, और x अगर 0 रखा जाएगा तो t की वैल्यू 3 पावर -0 और ये डेटा 1 आता है। आइए इंटीग्रेशन पे करते हैं। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आप कोई सब्स्टिट्यूशन करें तो ध्यान रखिए कि हम वहां पर लिमिट्स को जरूर चेंज करेंगे। 100% चेंज करना, 100%। तो 0 वाला लिमिट बन चुका है 1, 2 वाला लिमिट बन चुका है 1/9, और यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 3 पावर -x dx जो आपके पास बनेगा ये आपके पास सामने चला जाएगा -dt/ln3। अगर रिक्वायरमेंट भी होगा dt/-ln3 आपके पास से चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो डेटा है वो आपके पास बनेगा -dt/ln3, और यहां देखिए 3 पावर -x को t पुट किया है, 1 + 3t आपके पास यहां से भी आने वाला है। ये 1 है, यहाँ 1/9 है, dt है 1 + 3t है। इसका इंटीग्रेशन देखिए 1 लीनियर टर्म लॉग में आएगा। आई कैन राइट दिस एज ln3, और ये बनेगा 1/3 ln 1 + 3t, क्योंकि t का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 भी यहाँ पर रहेगा, और लिमिट्स आपके पास आने वाली हैं 1 और 1/9। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। चलिए बना लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है। 1/3 आगे है तो इंटीग्रेशन सेज
-1/3 ये डेटा। हम पहले 1/9 रखेंगे तो 1 + 3/9 का मतलब 1/3 हुआ। 1 + 1/3 इज ln 4/3 माइनस आप 1 रखेंगे 1 + 3 इज 4 ln 4 आपके पास से जनरेट हो गया। -1/3 ln 3 माइनस साइन आपके पास लिखा गया है 4/3/4 आपके पास जनरेट हुआ। लॉग माइनस में हो तो डिवाइड हो जाता है। आगे पहुंचते हैं, यहां से 1/3 ln 3 आपके पास लिखा गया है। 4 से 4 कैंसिल है और ये डेटा आपके पास आकर जनरेट होगा 1/3 ln 3 माइनस ln 3। ln 3 से ln 3 कैंसिल है। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1/3। आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस ऐसे ही हम हमेशा अपनी जो लर्निंग है उसको मैक्सिमाइज करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली लर्न करना है ताकि हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस रहे। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 पेपर 2 का एक बेहतरीन सवाल जो पूछा गया है, बाइनोमियल के साथ मिक्स है, कैलकुलस के साथ इसको और डबल मिक्स किया गया है। एक अच्छा सवाल पूछा गया है, एक से ज़्यादा ऑप्शन जहाँ पर करेक्ट है। जैसे इस साल पे -2 की मार्किंग नहीं थी, -1 की ही मार्किंग थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आज हम एड्रेस करते हैं। यहाँ पर रियल नंबर्स के अंदर इसको बनाया गया है। कंसिडर द पॉलिनोमियल फंक्शन जो एफ है आर से आर में डिफाइंड है और ये d10 dx10 का मतलब ये इस फंक्शन पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल का 10th डेरिवेटिव ये लिखा गया है, 10th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, x पावर 8 का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, ये बात है। पॉलिनोमियल्स को अगर हम देखें, ये x पावर 2 माइनस 1 उसकी पावर 10 लिखा गया है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम gx ले लेते हैं क्योंकि fx फंक्शन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1 पावर 10। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा अगर आप इसको देखें तो ये डिग्री 20 का है, डिग्री 20 का है। ठीक है, अगर डिग्री 20 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 19 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 18, तो दो बार डिफरेंशिएट किया तो 18 बना, 18 + 2 = 20। तीन बार डिफरेंशिएट किया तो 17 डिग्री बनेगा। 3 बार डिफरेंशिएशन किया है 17 बना, 17 + 2 3 = 20। 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 16 डिग्री बनेगा, 4 + 16 = 20। तो जब मैं 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ भी 10 बचेगा, 10 + 10 आपके पास से 20 बन जाएगा। तो दोनों का सम कितनी बार डेरिवेटिव क्या और कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बचा उसका सम हमेशा 20 बनेगा। तो आपके पास 10th ऑर्डर के बाद डिफरेंशिएशन के बाद इसकी डिग्री जो रहेगी वो 10 रहेगी। सी ऑप्शन हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर कोफिशिएंट की बारी आ रही है तो ये हमारा एक्सपीरियंस इस बात को बताता है कि बाइनोमियल में अगर x की पावर देखी जा रही है तो यहाँ को x स्क्वायर माइनस 1 से बेटर है कि हम इसको 1 - x स्क्वायर की पावर 10 लिखें। इससे क्या होगा, अगर इसमें देखेंगे तो x की पावर से डिक्रीज करते हुए एक्सपेंशन होगा और इसमें अगर आप करोगे तो x की पावर इंक्रीज करते हुए एक्सपेंशन होगा। ठीक है, क्योंकि पावर 10 है तो माइनस से इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको हम इस तरीके से डिकोड करने की कोशिश करते हैं और इसको बाइनोमियल के हिसाब से ओपन कर लेते हैं। तो बनेगा 10CR, आपके पास बनेगा 1 पावर 10 - r -1 पावर r और ये है x स्क्वायर की पावर r। r बना आपके पास से 0 से लेके 10 तक। यहाँ है r की वैल्यू है 0 से लेके 10 है, यहाँ आता है 10CR -1 पावर r और ये है x⁴ ये डेटा आपके पास से बनता है। ठीक है, ये है gx अपने पास लिखा गया है। अब इसके क्या धीरे धीरे करके डिफरेंशिएशन होंगे। ये gx से इसका 10th डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो हम पहुंचे यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालने जाएंगे तो आप मुझे बताइए क्या बात बनेगी। ऑब्जर्व करना है हमें। यहाँ आएगा 10CR -1 पावर r, यहाँ 2r आता है और यहाँ से x की पावर 2r - 1 आता है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो ये बात बनी। वही अगर हम इसका दो बार डिफरेंशिएशन अगर हम करने निकल पड़ते हैं तो ऑब्जर्व हमें करना होगा। यहाँ बनेगा 10CR -1 पावर r, यहाँ आएगा एक बार 2r, एक बार 2r - 1 और x⁴ 2r - 2 बन जाएगा। ठीक है, ये टर्म बना।
तो हुआ क्या, जो यहाँ आता है उसका अगला नंबर यहाँ होता है, उसका अगला नंबर यहाँ होता है। समझने की बात, यहाँ 2r-2 है तो इसका +1 करेंगे, नेक्स्ट कॉफिशिएंट यहाँ +1 कीजिए, यहाँ बनता है 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और यहीं अगर मैं इसको 3 बार डिफरेंशिएट करने जाता हूं तो आप पैटर्न को समझिएगा कि क्या बनने वाला है। यहाँ मैं लिखूंगा 10cr -1 पावर r, यहाँ बनेगा 2r। ये तो दोनों पहले लिखे हुए हैं, अब ये नंबर और आगे आ जाएगा और x टू द पावर है 2r-3। ठीक, फिर वही बात, इसका अगला नंबर यहाँ पर है, +1 किया तो ये आया, इसको +1 किया तो यहाँ पर आया। 3 बार डिफरेंशिएट किया है तो 3 टर्म यहाँ आएंगे और -3 दिख रहा है। 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ -2 है। 1 बार डिफरेंशिएट किया है तो 1 आया है। तो मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पर 10 बार डिफरेंशिएट इसको कर देता हूँ तब ये fx बनेगा। यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारी जनरल टर्म है उसको आप देखिएगा। तो ये बनेगा सिग्मा r की वैल्यू 0 से 10cr -1 पावर r, इतना तो हमें दिख ही रहा है। अब ये जो कॉफिशिएंट है ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो मैं लिखूंगा इसको, ये बनेगा 2r -1 2r-2 डॉट डॉट डॉट। ध्यान रखिएगा, 3 बार डेरिवेटिव है तो -3 है, 2 बार डेरिवेटिव है तो -2 है, 1 बार डेरिवेटिव है तो -1 है। 10 बार आप डेरिवेटिव लेंगे तो x टू द पावर 2r-10 यहाँ हमारे पास से जनरेट होगा, x टू द पावर 2r-10। और इसका अगला नंबर यहाँ पर होता है, इसमें +1 करते हैं तो यहाँ आता है, इसका +1 यहाँ होता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स बनते हैं। तो 2r-10 है तो नेक्स्ट वाला नंबर मेरे पास बनेगा 2r-9। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज जी डैश। इसका 10 बार का डेरिवेटिव जो यहाँ है वो हमारे पास से fx आ गया है। यहाँ पर कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहते हैं तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। x⁻8 कांस्टेंट टर्म, 2 डेटा हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इसको मैं बात कर लेता हूँ जो एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा गया है। तो देखिए, अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूंगा तो कांस्टेंट टर्म यानी x की पावर 0 आनी चाहिए, यानी x पावर 2r-10 है, ये x पावर 0 आना चाहिए, यानी r की वैल्यू 5 आएगी। डिसाइड हो गया, r की वैल्यू 5 आएगी, तो r की वैल्यू 5 के लिए आप कोफिशिएंट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म का डेटा आपके पास बनेगा, r की वैल्यू 5 रखेंगे, 10c5 -1 पावर 5। ठीक, अब यहाँ रखेंगे आप तो ये बनेगा 10, यहाँ बनेगा 9, यहाँ 10 - 2 इज 8, चलता जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पर, 10 - 9 इज 1, और यहाँ पर x पावर 0। तो कोफिशिएंट आप देखिएगा माइनस साइन आएगा, इट इज 10c5 और ये पूरा डेटा 1 से लेके 10 तक लिखा गया है, दिस इज 10 फैक्टोरियल। ये नंबर आपके पास है। तो क्या ये और ये सेम है, ये हम मैच करके देख लेते हैं? नो, दे आर नॉट सेम। यहाँ पर अगर इसको हमने डेटा को देखा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल ये नहीं होता है। इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल हो। सो डी इज नॉट द आंसर, ये बात बनी बात। आते हैं ए ऑप्शन के ऊपर, x पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये जो पावर है 2r-10, अब क्या चाहिए हमें? वी आर लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, तो हमें 2r-10 की वैल्यू 8 चाहिए। यहाँ आप चलिए, तो 2r-10 की वैल्यू हमें 8 चाहिए कोफिशिएंट के हिसाब से, तो आपके पास r की वैल्यू 9, 18/2 है, 9 बन जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट आपके पास अगर आप देखें r की वैल्यू 9 आएगी, तो 10c9 -1 पावर 9 -1 पावर 9, और ये पूरा कोफिशिएंट 9 आपने रखा, 2 × 9 इज 18, और फिर एक एक करके कम होते जाएंगे। 9 रखेंगे, 2 × 9 इज 18, 18 से एक कम होगा 17, फिर 16, यहाँ आप 9 रखना जा रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा आपके पास 18 - 9 इज 9, तो 18 से लेके 9 तक का प्रोडक्ट आपके पास से जनरेट हो जाएगा। ये आपके पास है 18, 17, 16 से लेके 9 तक का प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, यहाँ लास्ट में रहेगा x पावर 8। तो दिस इज द कोफिशिएंट, आप बनाइए इसको, एक तो माइनस साइन बाहर आएगा, 10c9, ये है 18, 17, 16, 9, 8 फैक्टोरियल ऊपर है, 8 फैक्टोरियल नीचे है, -10 आता है आपके पास, 8, 9, 10, यहाँ से आपके पास
18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल आपके पास से बात बनेगी, ठीक है। और आप मैच कर सकते हैं, यही डेटा यहाँ पे लिखा गया है। तो सी करेक्ट था, डी गलत था, ए करेक्ट है, ये बात बन गई। अब हम इंटरेस्टेड है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 के बारे में आपको क्या बात लगती है, ठीक है। तो फिर से देखिए एफ ऑफ 1 क्या है, 10 बार डेरिवेटिव लेने की बात की कहानी है। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा गया है इसमें हम एक बार 1 रखें, एक बार -1 रखें, फिर हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जब अगर हम इस पे 1 और -1 रखेंगे तो इस बाइनोमियल को हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। तो हम वापस से इसको रीलुक करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे इसको हम अप्रोच करें। तो जो जी हम देख रहे थे वो था अपने पास x² - 1 पावर 10। क्योंकि बात सिर्फ 1 और -1 की है तो आप देखेंगे कि ये दोनों इसी के फैक्टर्स हैं, x+1 और x-1 इसी के फैक्टर्स हैं। तो जब अगर हम 1 रखते हैं तो ये पूरा टर्म चला जाएगा, -1 पे भी चला जाएगा। जब हम डिफरेंशिएशन के बारे में सोचते हैं तो आप देखिएगा इस तरीके से, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पहले 10 आएगा, यहाँ ये 9 बनेगा और सेकंड वाला फंक्शन हमारे पास से सेम रहेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो सेकंड वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से 9 बनेगा। तो जब मैं यहाँ पर 1 पूछता हूँ, देखो इस पे 1 है, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 1 है, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा आप देखिए, ये जिसकी वजह से 1 आता है वो ये वाला डेटा है। अगर मैं इसको बार बार डिफरेंशिएट करता हूँ एक और बार, तो 9 वाली जगह पर अब 8 आ जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको 10 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर बात बनाई जा सकती है। उसी बात को समझाने के लिए मैं एक बार और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूँ ताकि हम उस बात को समझें। अब क्या है कि ये दोनों भी प्रोडक्ट में है, तो एक बार में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसको सेम रखा है, अब अगली बार में अगले वाले का होगा। सो 10 × 10 है, x - 1 की पावर 9 आता है, x + 1 की पावर 9 आता है। आगे आप चलिए, 100 बन जाएगा, x - 1 की पावर आपके पास से डेटा बनाने की कोशिश करते, सिंप्लीफाई करते रहते हैं। और एक बार अगर हमें पैटर्न इसका दिख गया तो फिर हमें अगली बार कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ये 9 रहेगा, यहाँ 10 है आपके पास, ये है x + 1 पावर 9। तो अभी इसको डिफरेंशिएट किया है, ये सेम रखा है, अब इसको छोड़कर इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ 10 है, अब ये 9 रहेगा, x + 1 पावर 8। अब आप समझिए क्या कहानी। 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ 8 आ गया है, एक बार डिफरेंशिएट किया है तो 9 आएगा। मैं 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो 1 और 9 का सम 10 आता है, 2 और 8 का सम भी 10 आता है। अगर मैं 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पावर 0 बन जाएगी, और 0 बन जाएगी तो मेरे पास फिर x + 1 बनेगा। तो जैसे -1 रखूंगा, +1 रखूंगा तो यहीं से डेटा आएगा, बाकी सब जगह से 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमेशा 8 से ज़्यादा पावर्स हैं, 9 है, 9 है, 10 है आपके पास। अगर मैं यहाँ पर 10 बार डिफरेंशिएट करके 1 रखना चाहता हूँ तो मेरे पास ये डेटा चला जाएगा। यहाँ 10 है, 9 है, आप देखिएगा तो आखिरी में आता आता आपके पास 2 और 1 तक डिफरेंशिएट हो जाएगा, और यहाँ 1 + 1 आपको 2 पावर 10 बना देगा, और ये पूरा डेटा आगे वाला 0 रहेगा क्योंकि हायर पावर से 9 है, 9 है, 10 है। तो 8 बार और डिफरेंशिएट करूंगा तब भी x - 1 प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर, x - 1 तब भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये मेरे पास डेटा बनेगा अगर मैं 1 पर डेटा निकालता हूँ। और वहीं अगर मैंने -1 पे निकाला, अगर वो आप देखें तो -1 पे ये क्रिएट रहेगा, 10 बार डेरिवेटिव है, मुझे भी 2 बार डिफरेंशिएट 8 बार और करना है, x + 1 का स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा अभी भी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ये 8 पावर है, 8 बार अगर मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो -1 रखने पर सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये खत्म हो चुका होगा। यहाँ पर -1 पावर 8 है, वो वहाँ पर पावर 0 बन चुका होगा, तो ये वाली टर्म तब भी हमारे पास प्रेजेंट रहेगी। ये सब 0 हो चुके होंगे, लास्ट वाले से हमारे पास आंसर आएगा। -1 अगर मैं रखने जाता हूँ तो -2 पावर 10 मेरे पास बनेगा, और ये बनेगा 10 × 9 × 8 × 2 एंड 1। ये डेटा आपके पास वहां से बनेगा। तो क्या देख पा रहे हैं हमारे पास ये है आपको 1 जो आने वाला है, G10 1 जो डेटा बन रहा है मेरे पास 2 पावर 10 × 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल बन चुका होगा। वही f ऑफ -1 मेरे पास बन रहा है G10 - 1, तो वहां भी आपके पास
10 से लेके 1 तक 10 फैक्टोरियल है और 2 पावर 10 आपके पास बन जाएगा, क्योंकि -2 की पावर 10 तो सेम ही रहता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास डेटा बनेगा 2 टाइम्स बनेगा ये 2 पावर 10 और 10 फैक्टोरियल, 2 पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखा गया है। दिस इज द बी इज द आंसर, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 11। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा कि भाई पावर तो कम होती है डिफरेंशिएशन पर, तो 10 पावर थी, तो जब वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 10 बार जब डिफरेंशिएशन होगा तो इनमें से एक टर्म गायब हो जाएगी एक साइड पर और एक टर्म ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो 1 और -1 रखने से बाकी सारी टर्म 0 आ जाएगी एक्सेप्ट वो टर्म जो यहाँ जनरेट होगी। जब आप 1 रखोगे तो ये वाला टर्म चला जाएगा, तो आपके पास 2 पावर 10 और 10 फैक्टोरियल बनेगा और -1 करने से उधर वाली टर्म आ जाएगी। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। किसी का हम एक और ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो भी हमने सॉल्व किया है f(1) f(-1) का जो डेटा हमने कंप्यूट किया है, इसी का एक और ऑल्टरनेटिव तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी के लिए हम सेकंड मेथड। सबसे पहले जो है x² - 1 पावर 10 आपके पास है, ये 10c 0 बनेगा, x पावर 20 बन जाएगा। बाद बनेगी xc1 पावर 18 है। फिर आता है 10c2 x पावर 16, 10c3 x पावर 14 है। वी आर लीडिंग टू x 10c4 x पावर 12। फिर आता है 10c5 x पावर 10 और ये डेटा आपके पास चलेगा, लास्ट में आते आते 10c10 बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप देखिए धीरे धीरे क्या हो गए, नंबर्स आगे आएंगे और 10 के आगे आने वाले जो नंबर्स है उसमें 8 पावर है, 6 पावर है। जब हम 10 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे 10 के आगे वाली टर्म सबके डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगी। यहाँ क्या होगा, जब जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 10 टाइम्स तो आपके पास ये 10c 0 तो रहेगा ही रहेगा। जैसे एक बार करेंगे तो 20 आएगा और 2 बार करेंगे तो 20 इंटू 18 बन जाएगा और x पावर 18 बनेगा। जैसे चलते चलते जब ये x पावर 10 बचा होगा तो ये आपके पास 11 तक पहुंचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे आगे आता है एक पावर कम हो जाती है। तो 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x पावर 20 वाला x पावर 10 पे पहुंचेगा। जो यहाँ 18 करके लिखा हुआ है इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 18 इंटू 17 इंटू 16, ये आपके पास है 10 आप कम कर लीजिए, x पावर 8 तक रहेगा, यहाँ 9 तक ये पहुंचेगा। ये हो गए इनके 10 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे पहुंचते हैं 10c2। इस नंबर को आप देखेंगे तो ये आपके पास है 16, 15, 14, ये डेटा आपके पास है। 10 आप खत्म करेंगे आपके पास x पावर 6 आएगा और ये 7 आएगा, ये डेटा आपके पास बनेगा। फिर हम जाते हैं आगे तो आता है 10c3, फिर ये 14, 13, आप इसको 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 पावर 4 बनेगा, यहाँ आपके पास से 5 रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड आपके पास यहाँ पर 10c4 है, यहाँ 12 है, 11 है, 10 है। x पावर आपके पास यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे 10 बार तो आपके पास स्क्वायर बचेगा और ये 3 तक आप ला सकते हैं। देन देयर इज अ 10c5 और ये 10 जब आगे आ जाएगा तो आपके पास 10, 9, 8, 2, 1 x पावर 0। ठीक है, ये डेटा बना। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या बात बनी है। ये बनता है 10c0, थोड़ा समझ के लिखेंगे तो 20 से लेके 11 तक आपके पास लिखा है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो 10 फैक्टोरियल 11 से लेके 20 तक आपके पास है 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बनेगा x पावर 10। यहाँ है 10c1, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम 8 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो 8 फैक्टोरियल 9 से लेके 18 तक पहुंच जाएगा। इट इज एन 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, x टू द पावर 8 आता है। आगे हम पहुंचते हैं तो डेटा बनता है आपके पास है 10c2, यहाँ आपके पास है 6 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के बाद 7 से लेके 16 तक आप जा सकते हैं। इट इज 16 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, x टू द पावर 6 आपके पास बनेगा। यहाँ देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से तो ये 14 फैक्टोरियल तक चला जाएगा। 10c3 इट इज एन 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास डेटा बनता है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 14 फैक्टोरियल तक ये चला जाएगा। यहाँ हम पहुंचेंगे 10c4 के लिए।
यहाँ आता है 10c4 और 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। देन देयर इज अ 10c5, आप देख सकते हैं दिस इज रिटर्न एज 10 फैक्टोरियल। ये रेट आपके पास है। अब हम जो चाहते हैं उसके हिसाब से थोड़ा इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो आप देखिएगा, मैं इसके अंदर 10 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहता हूँ। जो 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20c10 आता है। यहाँ है 10c1, तो ये बनता है आपके पास से 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास से 18c10 आपके पास बनेगा। देयर इज ए 20c2, ये आपके पास से 16c10 बन जाएगा। 10c3 14c10 बन जाएगा आपके पास यहाँ से। 10c4 है और ये 12c10 आपके पास बनेगा। माइनस 10c5 है और ये 10c10 आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास से रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सब जगह अगर हम एक बार नोटिस करें, सब जगह अभी x पावर 8 यहाँ पर है, यहाँ पर x पावर 6 है, यहाँ x पावर आपके पास से 4 भी है, x पावर 4, यहाँ x का स्क्वायर भी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सभी जगह पावर्स कैसी है, इवन है। तो जब मैं f(1) निकालूं या f(-1) निकालूं, आउटपुट सेम आएगा दोनों जगह का। तो हम यहाँ पर अगर हम f(1) प्लस f(-1) निकाल के ऐड करेंगे तो 10 फैक्टोरियल तो रहने ही वाला है, 2 टाइम्स बन जाएगा ये जो एक्सप्रेशन बनने वाला है। 20c0 10c0 20c10, 10c1 18c10, 10c2 16c10, minus 10c3 14c10, 10c4 12c10, 10c5 10c10। ये रेट आपके पास है। अब इस सीरीज को हमें कंप्यूट करना है, तो चलिए सीरीज को कंप्यूट करते हैं। ये हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। f(1) प्लस f(-1), 10 फैक्टोरियल अपने पास है, 2 अपने पास पहले से लिखा गया है। जगह की कमी है, इसको मैं वापस से रीराइट करना चाहता हूं अगले वाले पेज पर। 10c10 है और आई एम हैविंग 20c10। 10c1 है, आपके पास 18c10 आता है। 10c2 है, आपके पास 16c10 है। यहाँ आपके पास 14c10 आपके पास बनेगा। यहाँ आपके पास आता है, यहाँ आपके पास 12c10 बन जाएगा। 15c5 है और ये 10c10 आपके पास बना हुआ है। अंडरस्टूड। अब ये बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया है, जहां पर अगर आप कोफिशिएंट्स देखें तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर अगर मैं आपसे पूछूं, एनसीआर क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n। तो ये जो 20c10 है ना, ये x पावर 10 का कोफिशिएंट है। किसके अंदर? 1 प्लस एक्स पावर 20। 18c10 क्या होगा? ये बनेगा x पावर 10 का कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 18। और ऐसे ही ये भी x पावर 10 का कोफिशिएंट है। तो सब जगह 10 लिखा है, तो ये सब x पावर 10 के कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 एंड दे ऑल आर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन कब कब देखिए 10c10 है और यहाँ बनेगा 1 प्लस एक्स पावर 20। 1 प्लस एक्स पावर 20 के अंदर x पावर 10 का कोफिशिएंट माइनस 10c1 1 प्लस एक्स पावर 18, यहाँ 18 पावर है, 18 रहेगा। 1 प्लस एक्स पावर 16, 1 प्लस एक्स पावर 14, NC4 1 प्लस एक्स पावर 12, 1 प्लस एक्स पावर 10। ये हमने इस पूरे का एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, 10c10 है। अब यहाँ पर हमें इसको पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इससे तो कहीं ज़्यादा ठीक वो पहला ही मेथड था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सारे मेथड्स आने चाहिए, इसको भी सीखिए
क्या पता क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता तो हमें आना चाहिए ये वाला मेथड भी। देखो 10C10 है, 10C1 है, एक सेकंड 10C10 था या 10C0 था, मैंने शायद गड़बड़ लिखा, 10C0 था। वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि गड़बड़ हुआ कि क्या हुआ। अब बाइनोमियली एक्सपेंड कैसे होती है चीज़ें? बाइनोमियली एक्सपेंड ऐसे होती है, पहले फर्स्ट टर्म पे सारी पावर होती है, फिर धीरे-धीरे करके एक-एक पावर कम होती जाती है। तो यहाँ पर एक-एक करके कम होनी चाहिए, यहाँ हमें 2-2 पावर कम होती दिख रही है, 20 से 18, 18 से 16, और फिर थोड़ा इसको रीअरेंज किया। इसको मैंने लिखा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पावर 10 लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। 10C1 है, यहाँ है 1 प्लस एक्स का पावर होल स्क्वायर, पावर लिखे 9, और ये जो -1 है यहाँ पर आया इसका पावर 1। अब देख पा रहे 18, सेम बात। आगे चला 10C2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंस आता है 8 आता है, और यहाँ बनेगा -1 का स्क्वायर। देखिए 16 जनरेट हो रहा है। तो ऐसे आप चलते चलते चले जाएंगे, आपको डेटा दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। ये कहानी है। तो इस तरीके से अब ये सीरीज आगे भी जाएगी, कुछ और टर्म्स भी हमें लिखने होंगे, पर आगे जब मैं इसके अंदर पावर 4 वगैरह ऐड करूंगा ना, यहाँ 6 कर देता हूँ तो 4 आ जाएगा, वहाँ x पावर 10 हमें नहीं मिलेगा। जैसे बाइनोमियली अगर मैं इस 4 आगे लिखना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ 6 करना पड़ेगा, डिफरेंस पे आएगी पावर 4, पावर 4 रहेगा तो 2 और 4 8 बनेगा, 1 प्लस एक्स पावर 8 के अंदर x पावर 10 का कोफिशिएंट 0 रहेगा। तो हम ऐड कर सकते हैं, और ऐसा करने से अब मेरे पास ये डेटा बनता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 n, ये डेटा आपके पास है। 1 प्लस ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी हमारे पास, और सेकेंड टर्म में आप देख रहे हैं कि -1 चल रहा है, पावर है 10, 1 यहाँ से भी कैंसिल होगा, तो ये पूरा इसका एक्सपेंशन लिखा गया। आप थोड़ा नोटिस करके देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपके पास डेटा बनता है 2x है, और ये है एक्स स्क्वायर की पावर 10 आता है। x की पावर 10 है, यहाँ से 2 प्लस एक्स की पावर 10 आता है, ये डेटा बना। हम चाहते हैं कि x पावर 10 का कोफिशिएंट ढूंढा जाए, x पावर 10 का कोफिशिएंट हमें यही मिल जाएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 10, ये रहा कांस्टेंट टर्म 2 पावर 10। तो आंसर आ गया आपके पास से 10 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 11 इज द फाइनल आंसर, जो हमने यहाँ भी क्लेम किया था। देखो आप 2 पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल की डेटा आपके पास बना बी। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन, जिसके आंसर्स आए हमारे पास ए, बी एंड सी, टॉप क्लास क्वेश्चन। जे एडवांस 2026 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो जिसमें पूछा गया एमसीक्यू सेक्शन के अंदर, एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। नेगेटिव मार्किंग -1 की है, -2 की नहीं है, जो आपसे पिछले वाले पेपर्स में रही है पिछले 10 साल तक। 2026 के अंदर नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू के अंदर -1 रही है। इस क्वेश्चन को देखें तो ये एपी प्रोग्रेशन के साथ हमें दिख रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वाड्रेटिक है, दोनों का मिक्स क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे डेटा है। और इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट हैज ओनली इंटीजर सॉल्यूशंस, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को हमने देखा, और इसके आपके पास से इसके ओनली इंटीजर सॉल्यूशंस है, तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे, दोनों इंटीजर होंगे। एक बात नोटिस कीजिए, ए बी सी अगर तीनों पॉजिटिव हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी अगर तीनों पॉजिटिव हैं और अगर एक्स भी पॉजिटिव हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन ही पॉजिटिव हो जाएगा। ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स और एक्स भी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव टर्म ऐड होके कभी 0 नहीं बन सकते। तो अगर इनके रूट्स होंगे, जो कि बोला गया है कि इंटीग्रल रूट्स हैं, तो वो नेगेटिव में होंगे, पॉजिटिव में होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो एक्स भी पॉजिटिव कर देंगे तो पूरी टर्म पॉजिटिव बन जाएंगी। तो अगर इनके रूट्स अगर हम देखें, रूट्स मान लिए हमने अल्फा एंड बीटा है, सो बोथ मस्ट बी नेगेटिव, देन बोथ आर नेगेटिव, वो नेगेटिव ही होंगे।
और बोला है कि नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो फिर अल्फा और बीटा आपके पास से नेगेटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर या जीरो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है फिर समझा देता हूं। अगर ये पॉजिटिव रहे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, सबका एडिशन भी पॉजिटिव, जीरो नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पर इसके इंटीजर सॉल्यूशंस हैं, अब इंटीजर सॉल्यूशन बोलने से ये भी कंफर्म हो गया कि इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी नंबर इंटीजर नहीं बोला जाता है, मतलब रूट्स रियल है, और एबीसी नेचुरल नंबर है, मतलब रूट्स नेगेटिव इंटीजर है, ये भी कंफर्म है। आगे की बात समझते हैं। एबीसी आर इन एपी, ये भी हमें गिवन है, दे आर इन एपी। इफ एबीसी आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको पता है कि फिर बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सी बाई 2 बन जाएगा। आपके पास यहां से 2b की वैल्यू a प्लस सी बन जाएगी। और थोड़ा मैं कहूंगा आपको यहां से कि आप इसको a से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रूट्स बोलते ही कुछ कंडीशंस ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू सी बाई ए आएगा। और ये बात यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं, बी और ए दोनों पॉजिटिव है, सम करने पर नेगेटिव आ रहा है, और सी बाई ए दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट लेने पर पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट लेने पर पॉजिटिव आ रहा है मतलब दोनों नेगेटिव है, ऐड करने पर भी नेगेटिव है। इन दोनों रिजल्ट्स को हम यहां अगर रखना चाहें, बी बाई ए को हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा, और सी बाई ए को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा। थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज किया, अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पे आएगा, ये डेटा बनेगा। सिंप्लीफाई करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा, यहां हमने क्या किया, 3 दोनों साइड ऐड कर दिया, यहां भी 3 ऐड किया, यहां भी 3 ऐड किया, तो क्या होगा, इसको फैक्टर करना आसान हो जाएगा। आप देखिए यहां से अल्फा अगर कॉमन लूंगा तो बीटा प्लस 2 बनेगा, यहां अगर 2 कॉमन लूंगा तो बीटा प्लस 2 भी मेरे पास बन जाएगा, सामने है 3। तो कॉम्बिनेशंस आगे हैं, अल्फा प्लस 2 है, यहां पर है बीटा प्लस 2, सामने आपके पास 3 लिखा गया है। हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, लेकिन कैसे होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे। और 3 एक प्राइम नंबर है। 3 कैसा है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो इस प्राइम नंबर के अगर प्रोडक्ट कर से, प्राइम नंबर वो होता है इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है। तो बताइए नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। -1 रखेंगे तो यहाँ से 1 क्रिएट होगा, तो बात यहाँ पर बनेगी नहीं। आप बना के देखिए, -1 अगर लेते हैं और दूसरा भी -1 लेंगे तो बात बनेगी नहीं, इक्वल तो है नहीं। तो क्या कॉम्बिनेशंस इनके बन सकते हैं, हिट एंड ट्रायल की जगह हम प्रॉपर मेथड को अप्रोच करेंगे, 3 के फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हमें चाहिए, तो इसके क्या पॉसिबिलिटीज होंगी उस बारे में हम बात करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि अल्फा प्लस 2 इस, और यहाँ पर आपके पास लिखा गया है बीटा प्लस 2, इस कॉम्बिनेशन को हम लिखें -1 इंटू -3, और दूसरा पॉसिबिलिटी है -3 इंटू -1 लिखें, क्योंकि नेगेटिव है तो दोनों टर्म्स आपके पास नेगेटिव है। अब आपको हो सकता है ये डाउट आ रहा हो, सर अल्फा और बीटा नेगेटिव बोला है ना, अल्फा प्लस 2 नेगेटिव होगा, ये बात कहाँ पता है, ये हम चेक कर लेंगे आगे जाके, है ना, ये चेक कर लेते हैं इस बात को। पर इतना बात पता है कि नेगेटिव के अंदर अल्फा और बीटा दोनों 0 नहीं हो सकते, दोनों -2 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव है, ये बात कंफर्म है इंटीजर्स का, तो क्या पॉसिबल है, -1 -2 -3 -4 -5। अगर हम -1 रख के देखें तो सेटिस्फाई नहीं होता है, 3 नहीं आ पा रहा है। -2 रखेंगे तो फिर ये दोनों कैसे हो चुके हैं, 0 आ जाएंगे। यहाँ एक को भी -2 लिया तो 0 3 के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, -2 से भी छोटे नंबर्स के बारे में चांसेस बन रहे हैं। तो फिर इंडिविजुअली 2 नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बनाया। अब सिक्वेंशियली देखें, प्राइम नंबर्स 3 के ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ और इस रिजल्ट को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वापस से, ताकि हमारी डिपेंडेंसी पिछली वाली स्लाइड पर ना रहे। पहला केस ये है, फर्स्ट केस। तो रिजल्ट आया अल्फा प्लस 2 -1 है, और आपके पास से बीटा प्लस 2 की वैल्यू -3 आती है। यहां से आपने देखा अल्फा आया -3 और बीटा आता है आपके पास से -5। केस नंबर 2, ये लिखा है हमने केस नंबर 1, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इट इज -3 इंटू -1,
बीटा +2 का वैल्यू -1 है, अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू -3 है। लिख लिया, नेगेटिव्स आ गए हैं। आगे चलें, और क्या बात यहाँ पर बन सकती है इस बारे में सीखें। अल्फा बीटा के बारे में कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, देखिए अब आगे क्या पूछा है, C माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ A, C इक्वल टू 15, AB इक्वल टू 8, B इक्वल टू 8, X इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ दिस, बोथ रूट्स ऑफ दिस आर ऑड इंटीजर्स, ये सारी बातें पूछी जा रही है। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें जो हमारे पास लिखी गई है, दिस इज द इक्वेशन, और अगर आपको रूट्स पता हो तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर एक और बात है, हमें अल्फा और बीटा पता है, तो सम ऑफ द रूट अगर हम निकालना चाहेंगे, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही है। ये आता है आपके पास -b/a, ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो आता है आपके पास से c/a। तो आप फर्स्ट वाले रिजल्ट के हिसाब से अगर आप सम करके देखें, किसी भी केस के हिसाब से सम कर लीजिए, अगर आप देखेंगे तो ये -8 आता है। यहाँ भी अगर आप सम करके देखेंगे तो इस वाले केस से भी -8 आता है, और आप प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाले से भी 15 आएगा और नीचे वाले से भी 15 आता है। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आता है कि B की वैल्यू 8A आती है निकल के, और यहाँ से C का वैल्यू हमारे पास से 15 टाइम्स A आता है। क्लियर? अब क्या बातें हैं उसके हिसाब से और अकॉर्डिंगली हम बात कर लेते हैं। देन C माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ A, इज इट? आइए चेक करते हैं। तो आइए देखिए, C माइनस बी मैंने बनाया, ये C है ये B है, इट इज कमिंग एज 15A माइनस 7A, आई एम गेटिंग दिस एज 7A। या C माइनस बी को अगर A से डिवाइड करें तो 7 आता है जो एक इंटीजर है। A इज करेक्ट आंसर, C माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ A, दिख रहा 7 टाइम्स है। आगे बढ़ते हैं, बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑड इंटीजर्स, ठीक है। अभी हमारे पास A और B पता चल चुके हैं, और हमारे पास जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं आप देख लीजिए। इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में देखें, दोनों कैसे ऑड इंटीजर्स की बजाय हम दो और स्पेसिफिक जा सकते हैं, दे आर ऑड एंड नेगेटिव इंटीजर्स हम बात कर सकते हैं। यहां सिर्फ ऑड ही बोला है, करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। अब आगे पढ़िए सी ऑप्शन पर, इफ सी इज 15 और सी कितना है आपके पास से 15A, इससे ये कंफर्म हो गया कि A का वैल्यू 1 है। A अगर 1 है तो फिर B यहां से 8 आ जाएगा, और B 8 आ जाएगा तो आप देख सकते हैं AB का प्रोडक्ट आपके पास से 8 बनेगा। तो क्या स्टेटमेंट सही हो गया? यस, करेक्ट हो गया है। C अगर 15 है तो 15A की वैल्यू 15, A की वैल्यू 1 आई, 1 रखेंगे, B बना 8, A और B हमें मालूम है, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, AB की वैल्यू 8 आती है। क्लियर? दिस इज ट्रू। डी पर चलते हैं, इफ B इज 8, अब देखिए इफ B इज 8, ये 8 है तो ये किसके बराबर होगा? B की वैल्यू 8A होती है। यहां से आपके पास A का वैल्यू 1 आता है। A अगर 1 है तो यहां आप रखेंगे, आपके पास से C का वैल्यू 15 आ चुका है। देन x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस, नो, A अगर 1 है तो आपके पास से इक्वेशन बन रही है x² प्लस B, आपके पास BX प्लस C, ये आपके पास से बनता है। और अगर आप इसके फैक्टर्स करने जाएंगे, ये x+3 और x+5 आते हैं, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो -3 और -5 आएंगे। यहां लिखा गया है +3 आएगा, नॉट पॉसिबल। -3 एंड -5 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 नहीं है, रॉन्ग। सो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज ABC। ABC को हम यहां पर मार्क कर लेंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर ये कंडीशंस को रिट्रीव करना, सोचना, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, और उस दिन का जो टेम्परामेंट है उसको तो हमें फोकस में रखना ही होगा। क्वेश्चंस घर पे आके सॉल्व हो जाते हैं, फाइनल डे के दिन या मॉक टेस्ट के दिन कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है। प्रैक्टिस ही उसका सोल्यूशन है। कीप लर्निंग, अपने मैथमेटिक्सल नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए, साथ के साथ कैलकुलेशन भी इम्प्रूव कीजिए। इन सब के लिए आपके पास रिसोर्सेज के लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। मेरे रिसोर्सेज चाहे वो वीडियो क्लासेस हों या बुक्स हों, सब आपके लिए, पूरा इकोसिस्टम मैथमेटिक्स का आपके लिए अवेलेबल है। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 पेपर 2 के अंदर एक हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर एक बढ़िया सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है, 3D के ऊपर। चलिए इसको सीक्वेंशियली डिस्कस करते हैं, अप्रोच देखते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं।
इसका ध्यान रखना है। ऑर्थो, सेंटर, एरिया, कई सारी बातें यहाँ पर चल रही है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट है जिनको ज्वाइन करने से एक लाइन जनरेट हो जाती है। एस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आर टू द लाइन एल। ठीक, सो लेट्स से देयर इज अ लाइन, आई एम टेकिंग दिस एज अ पॉइंट पी, दिस एज अ पॉइंट क्यू, और यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है आर। आर बना लीजिए। आर आपके पास कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने निकल जाए तो 4 -1 एंड 5 आता है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड -1, और आपके पास और डेटा है क्यू का, वो है आपके पास है 2 3 एंड 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस लाइन एल के बारे में बात कर लेते हैं। जो पी क्यू है इसके डीआरएस हम निकाल लेते हैं। तो 2 -1, 3 -2, 1 + 1, आई एम गेटिंग 1 1 एंड 2। सो जो लाइन एल है उसके डीआरएस लिखे जा, उसकी इक्वेशन लिखी जाए, किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख लें। पी के हिसाब से मैं लिख लेता हूं x -1 अपॉन DRS 1 है, y -2 अपॉन 1 एंड z +1 अपॉन 2। ये भी डेटा बन गया अपने पास यहां से। ठीक है, तो ये तीनों मैंने यहां बना दिया, x -1, y -2, z +1 by 2, 1 1 2 बनाया, लाइन है। आगे चले। ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्या है, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, डाल दीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड दैट पॉइंट इज S। शायद देखो, क्वेश्चन को सही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरना फिर हम गलत सॉल्व करने बैठ जाएंगे, चाहे आपको कितने कॉन्सेप्ट आते हैं। तो पूछा गया है कि S इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट R टू द S। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ठीक है, तो पहले S पॉइंट को निकाल लेते हैं। आप इस S पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं, इसी लाइन पर तो है, लेट्स टेक इट एज अ लैम्डा। आप S पॉइंट को अज्यूम कर सकते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गेटिंग दिस एज लैम्डा +1, लैम्डा +2 एंड दिस 2 लैम्डा -1। ये पॉइंट ऐसा आया। ठीक है, ये R है। तो RS का जो DRS है वो हम निकाल लेने चाहिए। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट RS के DRS क्या है। ये लैम्डा के टर्म्स में पता है, R पॉइंट वो पता है। दो पॉइंट्स के बीच में अगर DRS निकालना उस लाइन जॉइनिंग का, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेना चाहिए। R ये रहा और S ये है, R वो है, तो आपके पास डेटा बनेगा लैम्डा +1 -4, लैम्डा +2 +1 एंड 2 लैम्डा -1 -5। आप आगे पहुंचे, लैम्डा -3, लैम्डा +3, 2 लैम्डा -6। ये बना आपके पास RS लाइन। और वहीं पर जो हमारे पास लाइन L है उसके DRS भी हमने लिख लिए। उसके DRS आपको पता है कि 1 1 2 है। अब ये जो RS है ये लाइन L के परपेंडिकुलर है, देन हेंस हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा आपके पास। लैम्डा -3 इंटू 1, लैम्डा +3 इंटू 1, 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा लैम्डा आपके पास से आता है 2 लैम्डा, -3 +3 खत्म, यहां पर 2 लैम्डा, ये आपके पास से डेटा बनता है 4 लैम्डा -12 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आपके पास से 2 आता है। 6 लैम्डा इज इक्वल टू 12 है, लैम्डा की वैल्यू आपके पास से 2 आती है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, लैम्डा इज 2। और लैम्डा अगर 2 आ गया है तो हमारे पास अब पॉइंट S निकल के आ गया है। सो नाउ द पॉइंट S इज 3। 2 आपने रखा, 2 यहां पे भी रखा, आया 4। 2 आपने रखा, 4 -1 इज 3। तो 2 आप रखते हैं तो 2 + 1 इज 3, 2 + 2 इज 4, 2 यहां पे लिखा, 4 -1 इज 3। दिस इज पॉइंट S। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हमें यहां पर S की रिक्वायरमेंट है? नो। क्वेश्चन अभी आधी मंजिल तक पहुंचा है। अनदर लाइन पासिंग थ्रू R, another line passing through R intersect at point T, intersect line L at point T such that point S divides the PT in internally in the ratio of PS is to PT is 1:2। अब हुआ यह है कि आपके पास R से एक लाइन पास की जाती है जो इसको T पर कट करता है, करा इसको T पर कट, तो यहाँ P से एक लाइन आई जिसने इसको T पर कट कर दिया। अब हुआ यह है, PS और ST का रेशियो हमें दे रखा है, PS और ST का रेशियो में दिया हुआ है कितना है, 1:2। ये बात अब हमसे पूछी जा रही है।
तो फिर यहाँ से हम टी के कोऑर्डिनेट या एस के कोऑर्डिनेट इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। ये जो आगे सिंबल बनाया गया है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे यहाँ वैसे भी जगह नहीं है, तो ये पूरे कंस्ट्रक्शन को अब हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर ही कर लेते हैं। ये लाइन हमने बनाया, यहाँ एक आर पॉइंट है, यहाँ आर पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एस का, और यहाँ पर एक पॉइंट था अपने पास P एंड दिस पॉइंट इज T। ध्यान रखें एस पॉइंट हम निकाल चुके हैं 3 4 3, कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे याद 3 4 3। ठीक है, और यहाँ से भी आप एक आर पॉइंट हमें मालूम है, इट इज 4 -1 and 5 एंड P पॉइंट इज नोन टू अस, दिस इज 1 2 and -1। यहाँ पे देखिए एरिया निकालना PRT का, PRT एक ट्राइंगल बन चुका है, PRT इसका एरिया भी हमें कंप्यूट कर बताना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें T का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और ये रेशियो देखिए आप PS इज टू ST का, PS अगर 1 है तो ये रेशियो लेंगे तो यहाँ 2 आना चाहिए, ये कहानी। और ये हमारे पास से लाइन L है, दिस इज लाइन L। ठीक, लाइन L की बात हो रहा है, ये 1:2 है, या तो हम इससे कोऑर्डिनेट निकाल दें। T पॉइंट भी किस पे लाई करता है, T पॉइंट भी L पर लाई करता है, तो लाइन L है, इसके ऊपर हम T पॉइंट क्या ले सकते हैं आप बताइएगा। ये रहा, ये लाइन L है, लैम्डा की जगह हम यहाँ पर म्यू ले लेते हैं, तो आपके पास क्या पॉइंट बन जाएगा, T आपके पास आया μ+1 μ+2 एंड 2μ-1 ऑन लाइन L। अब सिंपल सी कहानी, बस ये सेक्शन फॉर्मूला हमको लगाना है। जैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आपके पास म्यू निकल के आ जाएगा। सो इसका बस फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ T है, इसका कोऑर्डिनेट आपने देखा, तो अब आप देखिए S क्या है, ये 3 4 3 आपके पास लिखा गया है, और यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा μ+1, फिर 2 यहाँ होगा 2 के साथ +2, और ये सेक्शन फॉर्मूला है, इट इज 1+2। फिर ये बार आगे की हमें जरूरत नहीं है, उसके बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आप सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो आप कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर μ+3/3 आपके पास डेटा बनता है, यहाँ 9 आता है, यहाँ μ+3 है, वी आर हैविंग म्यू एज 6, ये आपके पास 6 बन जाएगा। तो पूरा पॉइंट अगर हम T निकालना चाहते हैं, म्यू इज कमिंग एज 6, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, एक अकेला ही बहुत है। म्यू अगर 6 है तो यहाँ से आपके पास से T पॉइंट निकल के आ चुका है, रखिएगा यहाँ पर, दिस इज कमिंग एज 7, 6+1, यहाँ रखिए 6+2 इज 8, यहाँ 6 रखिए, 12 - 1 इज 11, ये आया आपके पास है T पॉइंट। हम एरिया कंप्यूट करना चाहते हैं PRT का, PRT इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालना चाहते हैं, कैसे निकालें, बहुत आसान सी बात है, आपको P और S की लेंथ निकाल सकते हैं, ये जरा R और S की लेंथ पता है, बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल PRT इसका एरिया बन जाएगा 1/2 PT, इसका लेंथ, एंड RS इसका लेंथ। सारे पॉइंट्स हमें नोन है, तो यहां से एरिया का कंप्यूटेशन बन जाएगा। PT लेंथ निकाल दीजिए, ये रहा आपके पास, ये रहा P, 1 है और 6 यहाँ पर है, 7 है, तो यहाँ बनेगा 36, प्लस 8 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, फिर से 36, 11 है और यहाँ 1 है, 12 आएगा, 144। RS ये लेंथ है, याद देखिए 4 and 3 है, 1 आएगा, आपके पास 4 and -1 है, 5 आता है, जो बनता है 25, आपके पास 5 and 3 है, 2 आता है, 4 आता है, ये डेटा आपके पास। ये हुआ PRT का एरिया, बना दीजिए, यहाँ पे बनेगा 72, यहाँ पे आप चले जाइए तो बनेगा 180। बस इसको हमें कंप्यूट करना होगा, अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच रहे हैं। दिस इज कमिंग एज √30, एंड ये 72 आपके पास बनता है, 72 आप लिखेंगे, दिस इज कमिंग एज 6, और 7 से बनता है 216 × 30। सारा डेटा मैंने एक साथ एक ही अंडर रूट में लिख लिया,
अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना कितना पॉसिबल है। ये शायद 6 का क्यूब है और यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं, इट इज 6 क्यूब इंटू 6 इंटू 5, 30। तो 6 पावर 4 बनेगा। अंडर रूट अगर हम लेंगे बाहर तो 6 का स्क्वायर और रूट 5 आपके पास बनेगा। 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, 18 आता है। 18 रूट 5 आपके पास है आंसर, ये रहा 18 रूट 5। दिस इज नॉट द आंसर। सीओडी में डिसाइड हो चुका है। अब बारी है इसी के ऑर्थो सेंटर को निकालने की। पीआरटी का ऑर्थो सेंटर कैसे निकल के आएगा। अब आप देखिए, ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर आ चुका है यहां पर। अब हमें दूसरा एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए। ये एक परपेंडिकुलर आ गया। अब हम यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसी एक पॉइंट से यहाँ सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, आपके पास ये एच निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर पर। टाइम टेकिंग है भैया मैथमेटिक्स में, इस सवाल तो टाइम लगेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हम निकालना चाहते हैं। तो देखो, आरएस की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। आरएस की इक्वेशन लिखेंगे तो एच पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि लाइन आ जाएगी आरएस की और एच पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो फिर आप पीएच के डीआरएस लिख के आरटी के डीआरएस के साथ डॉट प्रोडक्ट करके जीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हम आरएस के लिए हम पहुंचे, आरएस की इक्वेशन लिखते हैं। आर के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कितने हैं। आर के कोऑर्डिनेट 4, 1 एंड -5। आर आपके पास है 4, -1 एंड 5 और एस आपके पास बना हुआ है 3, 4, 3, 3, 4, 3। तो इस लाइन आर एस की इक्वेशन बनेगी x -4 y + 1 z -5। ठीक, ये डेटा हमने बनाया। अब आप इनके डीआरएस लिखिए 1, -5 एंड 2। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस -5, इसका डिफरेंस 2 एंड लेट्स टेक दिस एज के। आरएस के ऊपर अब हम एक पॉइंट ले सकते हैं h। सो वी आर टेकिंग अ पॉइंट h, तो वो बन जाएगा k + 4 -1 -5k एंड 2k + 5। बनी बात। तो h पॉइंट आ गया है। अब आप देखिएगा, ph के डीआरएस लिखेंगे और इधर rt के डीआरएस भी हमें लिखना है। ph p हमें मालूम है 1, 2 एंड -1। ये जो ph है इसके हमने डीआरएस लिखने शुरू किए। k + 4 -1 -1 -5k -2 2k + 5 + 1। ये डेटा दोनों का सबका हमने लिया है यहाँ पर डिफरेंस। तो ये आया आपके पास से k + 3 -5k -3 2k + 6। ये ph के डीआरएस और rt के डीआरएस हमें और लिख लेने चाहिए। एक पॉइंट और है अपने पास t। कौन सा पॉइंट है t? ये रहा 7, 8, 11। 7, 8, 11 rt के डीआरएस में लिखना चाहता हूं। ये रहा r 7 -4 8 + 1 11 -5। इट इज 3, 9 एंड 6। ये डेटा है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1, 3 एंड 2 पर। कितना लिख सकते हैं? 1, 3 एंड 2 पर भी हम इस बात को लिख सकते हैं। अब ph और rt दोनों परपेंडिकुलर थे। बस ये परपेंडिकुलर से बात से जैसे हमारे पास k आएगा, हम k यहाँ पर रखेंगे। जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो कंप्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। चलिए, तो ph के डीआरएस हमारे पास है k + 3। rt के डीआरएस यहाँ 1 है। -5k -3 आपके पास आता है, यहाँ पर 3 बनता है और यहाँ पर आपके पास 2k + 6 है। यह 2k + 6 एंड 2। k + 3 15k -9 4k + 12। यहाँ पर 5k है, यहाँ पे आपके पास से 10k बनता है। यहाँ पर -6 है, वी आर गेटिंग दिस एज 6। थोड़ा ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ k एज 3/5। ये k आया है, यहाँ पर रखिए। h आपका इंतजार कर रहा है। 3/5 + 4 -1 -
5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा ए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है 6/5 + 5, सो द h इज कमिंग एज 23/5 -4, और यहाँ से आपके पास 31/5 आता है। कहीं पर थोड़ी भी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई तो हम फंस सकते हैं। देखिएगा 23/5 -4 -31/5, ठीक है, बन गए कहा। तो फाइनल आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली निकल के आ रहा है, ए एंड डी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो टाइम उन्होंने ले लिया है, बिल्कुल। तो थोड़ा स्पीड में करोगे, मैं तो एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो की लेंथ ज्यादा दिखेगी। और आप जब खुद करने बैठेंगे तो आपको ऐसे जमा जमा के एक एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, या दो दो बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ अलग बनाया, ये अलग बनाया, किस लिए? कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपकी लर्निंग बेटर रहे, कि आपका एग्जाम नहीं हुआ, आप यहाँ सीखने आए हैं ना। तो पूरा थॉट प्रोसेस क्लीन रखिए कि हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, अब कौन सी नई बात निकाल कर लेकर आनी है। ये अगर आप सोचते हुए चलेंगे तो कभी कॉन्सेप्ट्स की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, और थॉट क्लियर रहता है तो फिर कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन, सब चीजें स्मूथ रहने वाली। प्लस जे एडवांस 2026 पेपर 2 के अंदर एमसीक्यू सेक्शन के अंदर ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, जिसके बारे में हमसे एओडी का डिस्कशन भी हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, काफी सारी बातें, और एक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल की सॉल्व करने को बोली गई। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आप देखिए फंक्शन को डिफाइन किया गया है, इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी, और y1 की वैल्यू जो है वो 0 है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी गई है, x dy इज इक्वल टू y dx माइनस x³ dx हमारे पास नजर आ रहा है। रीराइटिंग की गई, सिंप्लीफाई किया गया, माइनस यहां से x³ dx आता है, और यहां पर है ये x dy माइनस y dx, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। x² से हमने इसको दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ये हमारे पास d ऑफ y/x नजर आता है, माइनस x dx आपके पास है। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, y/x का डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x dy माइनस y dx बन जाएगा। ठीक है, आगे पहुंचे, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डेटा बनता है y/x इज इक्वल टू, आपके पास यहां से डेटा बनेगा x²/2, यहाँ भी y/x है, एंड इट इज रिटर्न एज प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए डेटा गिवन है, y1 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे समझा पाए तो बताइएगा कि x जब 1 होता है तो y का वैल्यू 0 आता है, y 0 आता है तो 0 बना, ये आता है 1/2, और यहां पर वैल्यू आती है c, c का वैल्यू आपके पास से हाफ आ जाता है। ठीक है, c की वैल्यू आपके पास से बन गई 1/2। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, y/x आता है माइनस है x²/2, एंड इट इज रिटर्न एज 1/2। ये डेटा आपके पास, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, x/2 माइनस x³/2, ये आपके पास से y(x) आ गया। चाहते क्या है अब इसी के बारे में, ये फंक्शन है अपने पास, 3 क्वेश्चन इसी के ऊपर है, f का एनालिसिस कीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारी बातें। तो हमने fx को लिखा, जो लिखा दिख रहा है हमें, x माइनस x³/2, f' निकालना शुरू किया, हाफ आपके पास आ गया है, 1 माइनस 3x का स्क्वायर है। ठीक है, अब या तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ये 1 माइनस √3x है, 1 प्लस √3x है, ये इसके फैक्टराइजेशन है, अपॉन में 2 है। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, एक नंबर -1/√3 आता है, एक नंबर +1/√3 आता है, दो जीरोज आएंगे, 1/√3 -1/√3। कोई भी एक नंबर सोचिए इसके आसपास जो देख सकते हैं, जीरो रखेंगे अगर हम, जीरो इन दोनों के बीच में आने वाला है। जीरो रखने पर ये पूरा डेटा आपके पास से पॉजिटिव आता है, 1/2 आता है, सो दिस इज अ प्लस साइन। 1/3 से बड़ा नंबर 1 होता है, 1 रख के देखिएगा तो ये कमिंग नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव हमारे पास आया, और यहां पर भी नेगेटिव। ये हो गया f' का साइन। क्या देख पा रहे हैं, -1/3 के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज कमिंग इज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है, माइनस से प्लस की तरफ, सो दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा।
लेकिन हमें बोला गया है कि नहीं, आपको पूरा डिस्कशन जीरो के आगे करना है, तो ये हमारे उसका लॉजिक इस पर बनता नहीं। हमें बस आगे की साइड डिस्कशन करना है, जीरो के आगे की साइड। जीरो के आगे ये एक पॉजिटिव पॉइंट आया है 1/√3, प्लस से माइनस है, ये इंक्रीज करते हुए डिक्रीज करेगा, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा 1/√3। यहां लिखा है 1/√3 मिनिमा का पॉइंट होगा, इज रॉन्ग। मैक्सिमा का पॉइंट होगा, यस। 1 से 2 के बीच में आप देखिए क्या एफ इंक्रीजिंग है, नहीं। अगर हम देखें कि जब x 1 से 2 के बीच में है, हम क्लियरली देख सकते हैं एफ डैश एक्स आपके पास से नेगेटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स का नंबर नेगेटिव है, हैंस वहां पर एफ एक्स अपने पास से डिक्रीजिंग रहेगा, नॉट इंक्रीजिंग। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने पास गलत है। अब आते हैं हम लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ। हम चाहते हैं कि जी एक्स गिवन है एक्स पॉजिटिव पर, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कैसे लिखेंगे कि एक्स 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव रहे, एफ एक्स जी एक्स के बराबर कब है, इसके सॉल्यूशंस हमें निकालना है। तो चलिए, एफ एक्स कितना है वो देख लीजिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 2 आपके पास एफ एक्स है। सो द इक्वेशन नाउ, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 2 and the gx is written as 4x cube minus 5x का स्क्वायर है and plus 3x by 2 है। प्रोवाइडेड हमें सारे सॉल्यूशन पॉजिटिव चाहिए। कैसे चाहिए? पॉजिटिव, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। तो 2 से आप सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। ये 8x क्यूब आता है, यहां से 10x का स्क्वायर है, यहां आपके पास है 3x बनता है। x क्यूब वहां जाएगा, बनेगा 9x का क्यूब बनता है, 10x का स्क्वायर है और यहाँ पर 2x भी बनता है। क्यूबिक है, x को हम कॉमन ले सकते हैं, 9x स्क्वायर 10x प्लस 2 अपने पास डेटा लिखा हुआ है। क्या कोई इजी फैक्टर हमें दिखता है? ये देखिए, यहां से x इक्वल टू 0 आ रहा है, बट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन, पॉजिटिव वाले पूछने हैं, तो बाय चांस स्टूडेंट ने गलती से इसको काउंट कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर इजी फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं क्या? एज सच तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम सीधे तरह चारे लगा लेते हैं। -b प्लस -b स्क्वायर विच इज 100 और 4ac आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ 4ac आप बनाएंगे तो दिस इज 4ac 36, डबल करते हैं 72, 100 माइनस 72 28 अपॉन 2a 18, दिस इज द नंबर विच वी आर गेटिंग। यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस माइनस आपके पास से √7 है और यहाँ पर आता है 9। आर दीज टू नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव? बस इतना देखिएगा, दोनों पॉजिटिव है तो दो सॉल्यूशन। तो क्या पॉसिबिलिटी है? √7 कितना होता है? √7 तो 3 से भी छोटा है। 3 आप ऐड करेंगे 5 के अंदर, 8/9 बनेगा। 5 माइनस 3 करेंगे तब भी पॉजिटिव है, बोथ पॉजिटिव। यहां पर हमारे पास रिजल्ट आया कि भाई दोनों ही पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है। 0 हम इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स के अंदर 2 आएंगे। करेक्ट बात, दिस इज ट्रू। ये गलत था, ये सही था, ये भी गलत था, ये मैक्सिमा का पॉइंट था। फाइनल आंसर हम यहाँ पर कंक्लूडिंग मार्क कर देंगे, BD एज द फाइनल आंसर। तो BD ऑप्शन तो आपको मार्क कर देंगे, सिर्फ फेयरली है, इजी साइड पर क्वेश्चन है। बट यही ये शुरुआत कॉम्बिनेशन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू हुआ, जहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व लेकर आए, उसके बाद फिर पूरा क्वेश्चन AOD की तरफ शिफ्ट होगा, प्योर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस मिक्स करके। और आप तो एक टाइम पे 3 सब्जेक्ट एक साथ सॉल्व करते हैं पेपर के अंदर, तो इतना तो चल ही सकता है कि इंटीग्रल डिफरेंशियल मिक्स होकर आपसे सवाल पूछे जाए। कीप लर्न। जे एडवांस 2026 पेपर 2 के अंदर मैट्रिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, जिसको मिक्स किया गया है। फिर से आप देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। बड़ी खास बात रही इस पेपर की जे एडवांस का रहा, जिसके अंदर इंटरमिक्सिंग बहुत देखी है हमने। यहाँ पर मैट्रिसेस मिक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। यहाँ पे S लिखा है 0 1 -1 एंड 0, T लिखा है 1 1 0 1 और ST भी अपने पास लिखा गया है ABCD। फिर आगे जाके हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम ST निकाल ही लेते हैं, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो यहाँ होने वाला है नहीं। तो सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पर एक एक ऑप्शन को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़े। रो बाय कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा ये 0 यहाँ पर ये कंप्लीट 0 बनता है रो बाय कॉलम से। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आपके पास आएगा।
ठीक है, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब ये अगर ABCD से कंपेयर होगा तो हमें मिल गया है कि A 0 है, B -1 है, C और D दोनों की वैल्यूज 1 1। ये क्लियर हो गया। अब ABCD पता होते ही हमारे पास अब दो ऑप्शंस पहले वाले सॉल्व करने निकल पड़ते। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है कि B प्लस A आयोटा D प्लस आयोटा C लिखा गया। B क्योंकि -1 है बट A तो 0 है, D और C दोनों 1 1 है, 1 प्लस आयोटा आता है, -1 प्लस आयोटा, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और ये कहते हैं कि ये आयोटा आएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो तो गलत ऑप्शन क्लियर हो गया है कि ए ऑप्शन तो आयोटा के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, अब आते हैं बी ऑप्शन। ओमेगा इसको जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसके अलावा जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम देखेंगे। ए ओमेगा प्लस बी इस सी ओमेगा प्लस डी की बात हुआ। ए तो 0 है, बी आपके पास -1 है और सी और डी दोनों 1 है, ये ओमेगा प्लस 1। क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो जो वैल्यू देख के समझ जाएगा वो बात को समझ पाएगा। तो वैल्यू अगर देख के बताएं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये दो रिजल्ट्स वहां पर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा को हमें यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं और ये हम बना सकते हैं ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा और ओमेगा क्यूब 1 होता है। फाइनली वी आर गेटिंग दिस एज एन ओमेगा और उसकी वैल्यू ओमेगा के बराबर ही है, तो यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर फिर से मैट्रिक्स के बारे में बात की है, इसको भी हैंडल करते हैं। लास्ट वाले पर पहले चले जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर से इसी के जैसा सिमिलर है। Z बिलोंग्स टू कैपिटल H लिखा है। क्या है कैपिटल H? पढ़िए, कैपिटल H x प्लस आयोटा y है, जहां दोनों रियल नंबर होते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि y पॉजिटिव y यानी उसका इमेजरी पार्ट पॉजिटिव आता है तो उसको हम H सेट बना देते हैं। तो Z अगर H को बिलोंग करता है, इस B पार्ट की तरफ अब हम चलते हैं। तो Z अगर H को बिलोंग करता है इसका मतलब ये है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट जो उसका इमेजरी पार्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अब चलिए इस डेटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो लिखा गया है कि AZ प्लस B एंड CZ प्लस D। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। H को बिलोंग तब करेगा जब उसका इमेजरी पार्ट पॉजिटिव आएगा। तो हम बस इसके इमेजरी पार्ट की तरफ फोकस करके देखेंगे। A 0 है, B आपके पास से -1 है, C और D 1 1 है, ये डेटा बनता है आपके पास Z प्लस 1। तो हमने x का डेटा रखा, x होता है x प्लस आयोटा y, और इसी को फिर हम सिंप्लीफाई करने निकल पड़ते हैं। यह है x प्लस 1 प्लस वाई आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस वाई आयोटा, x प्लस 1 माइनस वाई आयोटा। ये डेटा आपके पास है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इन दोनों का डेटा बनाएंगे तो बात बनती है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आयोटा वाई आयोटा आपके पास है, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग वाई स्क्वायर। तो Z H को बिलोंग करता है तो इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आना चाहिए, इफ करके लिखा है तो दिस इज गिवन। तो ये हमें गिवन है। अब हमें ये चेक करना है कि इस नंबर का भी इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हम बात कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है। इसका इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा है वो ये डेटा बनेगा आपके पास। वी आर गेटिंग दिस एज y अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? डिनोमिनेटर में तो सभी होल स्क्वायर्स के सम लिखे वो तो पॉजिटिव है और y हमें गिवन है कि पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली दिस टर्म इज आल्सो पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव है, नीचा भी पॉजिटिव है, सिंस वी नो दैट y इज पॉजिटिव, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी किसको बिलोंग करता है? H को बिलोंग करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो B करेक्ट हो गया है, D करेक्ट हो चुका है, A अपने पास रॉन्ग आया है। अब बारी है C ऑप्शन की, उसके बारे में अब हम बात आगे करते हैं। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया है? st का m इज इंटीजर ग्रेटर देन 2, st स्क्वायर और st स्क्वायर इज st पावर m। कब आएंगे? m इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8 आता है। ठीक है,
अभी अभी हमने एस टी कैलकुलेट किया था, एक बार देख ले क्या था वो, 0 - 1 1 1 1 1। अगर मैं यहीं पर स्क्वायर निकालूंगा तो फिर मुझे इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ करना होगा। सो लेट्स फिगर आउट क्या बात बनती है। इसको रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 आता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ये -1 आता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है। लास्ट वाला मल्टीप्लाई करने अगर हम पहुंचेंगे तो आपके पास से ये 0 बन जाता है। थोड़ा आराम से इसको चेक कर लें, ऑब्जर्व कर लें कि कोई मिस्टेक यहाँ पर हमसे ना हो जाए। ठीक। अब अगर हम यहाँ पर ये सोचें कि एस टी की पावर अगर हम 4 करना चाहें, वो बनेगा ऐसे कि आपसे एस टी का स्क्वायर है और यहाँ भी एस टी का स्क्वायर आता है। ये डेटा आपके पास, रो बाय कॉलम से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 - 1 आपके पास से 0 आता। आगे बढ़िए, 1 है और ये भी आपके पास से 0 रहेगा, रो बाय कॉलम से 0। यहाँ पे आप चलिए -1, और यहाँ अगर हम चलेंगे तो आज वैल्यू आती है -1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये डेटा अपने पास से बना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बस ये पावर चलती जा रही है, एस टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा इस बारे में हम फोकस्ड हैं। तो और हम आगे बढ़े, अभी तक तो बात बनी नहीं है। अगर हम यहाँ पर एस टी पावर 6 करते हैं, क्योंकि यहाँ तक ना इंटीजर पावर 8 तक बात चली गई है, तो फिर हम थोड़ा 6 पर जाते हैं। 6 अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा एस टी पावर 4 का मल्टीप्लाई हम एस टी स्क्वायर से करेंगे। 0 है, 1 है, -1 है, -1 है, और एस टी स्क्वायर जो हमने डेटा निकाला है वही डेटा ये है, -1 -1 एंड 0। आगे पहुंचो, रो बाय कॉलम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई एम गेटिंग दिस एज 1। यहाँ अब हम चलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, सो आई एम गेटिंग दिस एज 0। ठीक। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आई एम गेटिंग दिस एज 0। और लास्ट वाले पे अगर हम जाके देखेंगे तो वी आर गेटिंग दिस एज 1। लीजिए आ गया। एस टी की पावर 6 अगर करी हमने तो हमारे पास डेटा बना है आई। एस टी की पावर 6 करने पर हमारे पास डेटा बना है आई। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अंडरस्टूड। एस टी की पावर 6 हमने यहाँ से जनरेट कर दिया, आ गया है आई। तब आप मुझे एक बात बताइएगा, एस टी की पावर 6 करने से आई आता है, तो अगर मैं दोनों साइड एस टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देख पा रहे हैं एस टी स्क्वायर की वैल्यू एस टी पावर 8 है। एस टी स्क्वायर सबसे पहले किसके बराबर आया, 8 के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारा एग्जाम, फाइनल एग्जाम के अंदर उस प्रेशर को समझिए। 8 आपको दिखा तो आपने सोच लिया हाँ ये तो 8 का मल्टीपल है, नहीं, क्योंकि 6 का मल्टीपल जब ये होता है तब आई के बराबर आता है। ये सोचिएगा, जब हम देख पा रहे हैं कि एस टी की पावर जब 6 होती है तब ये आई के बराबर आता है, तो अगर हम एस टी स्क्वायर की बात करना चाहते हैं तो आप कुछ भी लिखिए, आप बस इसको 6 का मल्टीपल कर लीजिए और +2 कर दीजिए, क्योंकि जब भी ये 6 का मल्टीपल होगा पावर्स के अंदर वो आई में चेंज हो जाएगा। आप उस पर +2 का और मल्टीप्लाई लिखेंगे तो दिस इज m, वो 8 का मल्टीपल नहीं आएगा। m जो होगा वो आपके पास है 6 का मल्टीपल +2 बनेगा। जब k की वैल्यू 1 है तब ये 8 बना है, तो सिर्फ एक डेटा को देख के मत डिसाइड कीजिए 8 का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये आपके पास से सेट बनने वाला है, जब ये 8 बनेगा, फिर आप 1 रखा आपने, 2 रखा आपने, तो आपके पास से 14 आता है, 14 बनेगा अगला नंबर। जब आपने 1 रखा तब 8 आया, 2 रखा तो 14 आया, 3 रखिए आप तो 20 आता है। तो यस, दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 8। सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। B and D are the final answer, so we are going to mark final answer as BD। ठीक है, BD। तो यहाँ पर मैं पावर 6 तक चला गया हूँ। आप अगर यहाँ एस टी क्यूब निकालते वहां पे भी आपको रिजल्ट नजर आ जाता। एस टी क्यूब अगर आप निकाल के देखेंगे तो -i आ जाता है, क्योंकि देखिए एस टी पावर 6 आई आ रहा है। आप चाहो तो इस चीज को भी वेरीफाई करके देख सकते हो कि एस टी क्यूब हम निकाल के यहाँ पर देखें, एस टी स्क्वायर आपके पास पता है। ऐसा मुझे लगता है कि शायद वहां पर भी बात बननी चाहिए। -1 -1 1 एंड 0 ये डेटा है, और एस है अपने पास, देख लीजिए एस टी कितना था, एस टी ये रहा।
एस टी को देख लिया, 0 -1 1 एंड 1 मल्टीप्लाई करके देखिए रो बाय कॉलम से -1, इसको यहां मल्टीप्लाई कीजिए, वी आर गेटिंग 0 0 -1। करेक्ट बात है। तो इतना ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं थी, आपके पास से अगर एस टी क्यूब आप देखें तो ये -i के इक्वल आ रहा था, तो बस फिर तो क्लियर था। एस टी पावर 6 अगर आप करेंगे तो वो i² होके i के इक्वल आ जाता, क्यूब से ही बात नजर आ जाती। ठीक है, फिर भी एग्जाम में ना पता नहीं होता है, और आप भिड़ गए उससे बनाने के लिए क्योंकि पावर 2 दिख रहा था, 8 की बात हुई तो हम उसी के मल्टीपल में चले गए, तो वहां से भी बात आ गई, एस टी की पावर 6 करने पर ये आई में जनरेट हो गया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मिक्सिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिसेस के साथ, टॉप क्लास क्वेश्चन। जे एडवांस 2026 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है जहां पर दो सेट्स हमें गिवन है ए एंड बी, और नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात यहाँ पर पूछी जाती है। ईएनसी के साथ मिक्स करना फंक्शन को, ये एक नया ट्रेंड है, रिसेंट ईयर से इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में है, सही करने पर +4 है, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 1. N denotes the set of all positive integers, then consider the set A और set B हमारे पास known है। सेट A के अंदर 1 2 3 4 5 है, सेट B के अंदर 1 से लेके 7 तक के नंबर्स लिखे गए। कैपिटल S एक ऐसा सेट बनाया गया है जिसके अंदर सारे फंक्शंस हैं कैसे, जो A से B में डिफाइंड होंगे, पर एक कंडीशन है कि f of 2 is not equal to 2, एंड कंडीशन है f of 4 is not equal to 4। ठीक है, तो एक ऐसा सेट S बनाया गया है जिसके अंदर देखो A से B के अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। कैपिटल S एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में f of 2 2 के बराबर नहीं होगा, f of 4 भी 4 के इक्वल नहीं होगा। कंसिडर द सेट T, कैसे, ये इसी को बिलोंग करता है, इसका मतलब S को बिलोंग करता है, यानी f of 2 2 के इक्वल नहीं है और f of 4 भी 4 के इक्वल नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन G जो B से N में बनाया जाएगा, ये रहा B, यहां से N में हम बनाने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर, इस सेट को यूटिलाइज करके आगे चलते हैं। g ऑफ fx यहां से 2 पावर x आता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। कंपोजिट फंक्शन कैसे बने होते हैं, सबसे पहले x रहेगा, फिर एंट्री करेगा f में, फिर आउटपुट आता है fx, इट गेट्स एंटर इन g एंड वी आर गेटिंग g ऑफ f ऑफ x। ये होता है फॉर्मेशन कि कैसे गॉफ फंक्शन जनरेट होता है। ठीक है, और ये हमें 2 पावर x के इक्वल दिया गया है। तो शुरुआत कैसे होगी वो देखिए, जो गॉफ x का x के वो a से जाएगा, क्योंकि f कैसे डिफाइंड है, a टू b। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर सबसे पहला इनपुट होंगे। f की डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, क्योंकि ये कैपिटल S को बिलोंग करता है, तो f2 2 को नहीं इक्वल होगा, f4 4 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 है, f के किसी डेफिनेशन से सेट B के अंदर रिलेट होंगे, जो बनेंगे 1 से लेके 7 के बीच में, और फिर उस सेट B से नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं 1 से लेके गोज और इनफाइनाइट सेट होता है, वहां पर कनेक्ट हो जाएंगे। फाइनली आउटपुट हमारे पास क्या आया वो आप देखिए, g ऑफ fx हमारे पास है 2 पावर x आता है। 2 पावर x कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पर ये डिस्क्रीट वैल्यूज पर है। 1 के बाद डायरेक्टली 2 रखेंगे, 1.1 नहीं आने वाला, पर इतना हम जानते हैं कि ये फंक्शन अगर r भी होता तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता। आप अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज इसके अंदर अगर रखेंगे 1 then 2 then 3 then 4, तब भी इसकी वैल्यूज अलग अलग आने वाली है। तो ये जो फंक्शन है हमें मालूम है कि इट्स गोइंग टू बी अ 1 1 फंक्शन। किसी भी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए आपके पास इसका सेम आउटपुट नहीं आएगा। जब मैं यहाँ पर इनिशियल लेवल पे x को 1 2 3 4 5 यहाँ पर रखूंगा, मेरे पास हमेशा इसके सेपरेट सेपरेट आंसर्स आएंगे। इसका मतलब ये कैसा है, 1 1 है। ये अगर 1 1 है तो फिर जो f है ये भी 1 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए इसका आउटपुट अगर सेम आ गया तो फिर सेम वैल्यू के लिए चेन आगे बन जाएगी, तो अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम फाइनली कंक्लूड करेगा। तो क्योंकि ये 1 1 है, इसका मतलब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं जब भी cos x 1 1 होता है वहां पर मस्ट कंडीशन होती है कि fx 1 1 होना ही चाहिए। तो यहां से ये कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां से निकल के आया, देन fx मस्ट बी 1 1, इसका 1 1 होना जरूरी है, क्योंकि सेट A से सेट B में इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद भी बहुत तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेट S को बिलोंग करते हैं तो हमें
इन दोनों कंडीशंस का ध्यान रखते हुए जितने पॉसिबल वन वन कनेक्शंस बनेंगे उसके बारे में फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जब हम इसको टोटल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से फ्रॉम ए टू बी हमें मालूम है एन ऑफ ए हमारे पास से 5 है और एन ऑफ बी हमारे पास 7 है। टोटल फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, और टोटल फंक्शंस में क्योंकि मैं कैपिटल एस पर हूं तो टोटल वन वन फंक्शंस की मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? टोटल वन वन फंक्शंस की बात करूंगा, क्योंकि मैं वन 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 ही इंटरेस्टेड है। तो अब सोचिए आप, आपके पास यहाँ पर 5 एलिमेंट है, यहाँ 7 एलिमेंट है, तो इस 7 एलिमेंट से 5 एलिमेंट चूज किए जाएंगे और जिन 5 को सेलेक्ट किया है बाकी बचे हुए 5 से उनको जब मैपिंग करेंगे उसके तरीके होंगे आपके पास से 5 फैक्टोरियल। तो 7 6/2 into 120, so we are having 42 है, 21 आएगा and it is 120. So this number we are getting as, अब देखिए 20 से करेंगे and 120, 2520 2520 आपके पास से नंबर आए। टोटल वन वन फंक्शंस बिना किसी कंस्ट्रेंट की सेट ए से सेट बी के अंदर इतने बनाए जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है? वन वन तो बनाना है, पर इन दो कंडीशंस का वायलेशन रोकना। कैसे? कि जो F2 2 के इक्वल ना हो, F4 4 के इक्वल ना हो। ठीक है, इस बात में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं P जिसमें ऐसा होगा कि F जो है वो डिसाइड होगा A टू B, और सिचुएशन ऐसी होगी कि f ऑफ 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और ऐसा ही मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा Q जो A से लेके B के बीच में होगा, और वहां पर ये कंडीशन होगी कि f ऑफ 4 4 के इक्वल। तो यहां पर, और ये कैसा होगा ये भी बता दें, वन वन की ही बात हम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि टोटल भी हमने वन वन में ही काउंट किया है, यहां भी हम वन वन में ही काउंट करेंगे। अब एक बात सोचिए, जब F2 2 से कनेक्ट हो चुका है तो फिर हमारे पास यहाँ पर बचे हुए एलिमेंट कितना है? 4, और वहां अब 7 नहीं बचे, कितने हैं? 6। तो ऐसे नंबर ऑफ फंक्शंस अगर हम NP निकालना चाहें तो वो हमारे पास सामने 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 में से हम यहाँ सेलेक्ट करने कितने? 4 हैं, क्योंकि 2 को कनेक्ट कर चुके हैं। तो सामने वाले 2 से अब कोई और नंबर 1 3 5 1 3 4 5 ऐसे और कोई कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा? वन वन फंक्शन है। तो 64 है, अब यहाँ 4 बचे हैं, नंबर आएगा आपके पास से 4 फैक्टोरियल। 65 आपके पास से 15 आता है, ये 24 है, नंबर थोड़ा बना दीजिएगा। 15 से कितना बनेगा? ये 60 आता है, 360 आपके पास से बात बनती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम Q वाला सेट बनाना चाहें तो आपके पास जब 4 4 से कनेक्ट होगा तो नंबर आपके पास से यही आने वाला है, ये भी बना 360। ये हम नहीं चाहते हैं, तो रिक्वायर्ड क्या है? फंक्शन कैपिटल एस को बिलोंग करे, यानी वन वन होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना है। अभी हमने क्या काउंट किया है? f ऑफ 2 2 वाले कितने फंक्शन है? 360। f ऑफ 4 वाले कितने फंक्शन है? 360। अब ऐसे भी होंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो भी हम निकाल सकते हैं कि इफ आई आस्क यू कि p कॉमन q, इसका मतलब वो वन वन हो और f ऑफ 2 की वैल्यू 2 हो और f ऑफ 4 की वैल्यू 4 हो। क्या हुआ मैपिंग वाइज? समझिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। मेरा एम बस सॉल्यूशन को यहाँ पर लिखना नहीं है, मेरा एम ये है कि आप समझ भी पाए वो क्या रहा है सवाल के अंदर। F2 2 से कनेक्ट होगा, 4 4 से कनेक्ट होगा, और 1 1 है तो अभी 2 और 4 से कोई और कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट बचे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो आपके पास इन 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 फैक्टोरियल से बना देंगे। दिस इज 10 एंड दिस इज 6, वी आर हैविंग दिस एज 60। हम क्या चाहते हैं कि ऐसा हो? आप मुझे बताइए, फंक्शन जो है S को बिलोंग करता है और f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 4 इज नॉट इक्वल टू 4। क्या मतलब हुआ कि हम टोटल जो हमने निकाले हैं, ऐसे अगर हम रिक्वायर्ड ऑफ t फंक्शंस निकालना चाहें तो ये आपके पास से टोटल s फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, और उसमें से p यूनियन q को हम हटा देते हैं।
ठीक है, क्या बात समझ में आती है कि हमने यहाँ पर एस फंक्शंस टोटल कितने हैं वो काउंट कर लिए, ये है आपके पास से, दिस इज द नंबर के एस फंक्शंस हमारे पास, लेकिन एस फंक्शन के अंदर दो कंडीशंस दी हुई है. वी कांट कॉल दिस एज अ एस फंक्शन, वी कैन सर्टेनली कॉल एज अ यू. यूनिवर्सल सेट कितने वन वन फंक्शंस बनेंगे वो काउंट कर लिया, क्योंकि एस के अंदर ये दो कंडीशंस और है, ये बात आपके पास से बनेगी. ये यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों कंडीशंस को हटा देंगे, हमारे पास P और Q का जो यूनियन है वो हम हटाएंगे. फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, इसको आप जानते हैं, ये बनेगा NP, फिर है NQ, फिर है आपके पास से P कॉमन Q. बस ये सारे केसेस हम यहां से हटा देंगे. सो वी आर हैविंग दिस एस 2520 माइनस कितना लीटर था वो 360 माइनस यहां से कितना 60, 2520 माइनस 300 और आपके पास से 660 आपके पास से बनेगा. तो जीरो है आपके पास, यहां से अगर आप बनाएंगे तो यू विल बी हैविंग 12 है, 6 आएगा, देन दे विल बी अ 1418. एक बार चेक करिए, ठीक है, 1830. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बात थी, टोटल फंक्शंस बना सकते हैं पर टोटल क्यों काउंट करने, क्योंकि जब बता दिया है कि इसकी वजह से फंक्शन कैसा होगा 1, तो टोटल फंक्शन काउंट ना करके हम काउंट करने पहुंचे सबसे पहले कि टोटल वन वन फंक्शंस कितने पॉसिबल. ये टोटल वन वन फंक्शंस हमने यहाँ पर निकाल दिया 2520. अब ये दो कंडीशंस हमें नहीं चाहिए, तो पहले चेक कर लेते हैं कि अगर ये दो इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 4 है f(4), तो कितने फंक्शंस बने, क्योंकि 1 1 है तो मल्टीपल एलिमेंट्स किसी एक सेम एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होंगे. इसीलिए जब 2 2 से कनेक्ट हो गया तो अब यहाँ 7 नहीं 6 बचे और यहाँ पर 5 की जगह 4 बचेंगे. दैट्स वाई 64 into 4 फैक्टोरियल. सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसको देखें, 64 into 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, कैसे, फिर से 7 की जगह 6 बचे और यहाँ पर 64 into 4 फैक्टोरियल, इतने वन वन फंक्शन सब बना सकते हैं. गोइंग फॉरवर्ड ऐसे भी केसेस होंगे जब दोनों के कॉमन केसेस बनेंगे, f2 इक्वल टू f(4) भी आएगा, तो वो 60 केसेस है. तो हमें ये वाला पर्टिकुलर केस हटाना है कि जब इन दोनों में से कोई कंडीशन f(2) इक्वल टू 2 और f(4) इक्वल टू 4 कंडीशन बन जाए, वो हमें नहीं चाहिए, तो यूनियन वाला केस सिंपल वाला से हटा दिया. 1860. इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए. ये आजकल नया फंडा है जिसके अंदर पीएनसी को कुछ कंस्ट्रेंट के साथ फंक्शन की जो मैपिंग्स होती है या रिलेशन की मैपिंग के साथ कंबाइन करके पूछा जाता है. इसके लिए हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है. कई स्टूडेंट इसको सब सॉल्व करके आए थे, वो इस बात को फोकस ही नहीं किए थे क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स या आंसर है नहीं, इसे 1 1 काउंट करना था. क्या इस 1 1 को वो क्रैक नहीं कर पाए थे कि सर ये 1 1 वाली बात है, वो टोटल फंक्शंस में से बार बार इसको निकाल रहे थे. ठीक है, सो कीप लर्निंग, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखिए. आपको अगर कैलकुलस में दिक्कत आती तो कैलकुलस वाला कोर्स है उसको आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़िए. उस कोर्स की जो वैलिडिटी वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहती है, आपके जीए एग्जाम पर आपका हेल्प करेगा. और अगर आपके पास थ्योरी के लिए बुक चाहिए, प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, तो यू कैन टेक माय कैलकुलस वाली जो बुक है, और भी जो पूरा इकोसिस्टम है मैथमेटिक्स का वो आपके लिए अवेलेबल है. कीप लर्निंग. जे एडवांस 2026 पेपर 2 के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिखा है जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और जो स्टैटिस्टिक्स है वो मिक्स करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया. दे विल बी अ डिफरेंट सिनारियो जहाँ पर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी होगी और फिर मीन हमसे यहाँ पर पूछा गया. इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले इसके मार्किंग स्कीम बता दें. +4 सही करने पर है, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. और यहाँ पर अब हम सीक्वेंशियली क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं. देखिए, बुक शेल्फ कंटेन्स 6 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की 6 बुक्स है अपने पास, डिस्टिंक्ट है. सो मैथमेटिक्स के लिए वी आर हैविंग 6 बुक्स, फिगर. एंड फिजिक्स के लिए कितना बुक्स थे वो भी आप देखिए. फिजिक्स के लिए हमारे पास 5 बुक्स. तो जो डेटा गिवन है पहले उसको आराम से नोट डाउन कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो. फ्रॉम दीज 11 बुक्स का 11 बुक्स हो गया, यस 5 एंड 6 आर 11 बुक्स. 6 बुक्स आर चोजन एट रैंडम. 6 किताबों को चूज किया जाता है. एंड कैपिटल X विद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स चोजन एंड द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स चोजन. कैपिटल X with the absolute value of difference
कैपिटल एक्स इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स चोजन एंड नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स चोजन। ठीक है, कई बार मुझे तो ना 2-3 बार पढ़ता हूँ तब समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कहना है चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स की एक्स बुक्स चूज की, फिजिक्स की वाई बुक चूज की, तो आपको उनका जब डिफरेंस लेंगे उस वेरिएबल को कैपिटल एक्स बोला गया, कैपिटल एक्स। अब एक्स और वाई चूज करेंगे फिर एक्स और एक्स कॉमन रहेगा, तो हम एक काम करते हैं, कुछ और डेटा ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स chosen is A या अल्फा, and similarly number of physics books। अब एग्जाम में तो इतना जमा जमा के लिखेंगे नहीं ना, पर मेरा काम एग्जाम में सॉल्व करना नहीं, मेरा काम आपको समझाना। तो आप बताइए मैथमेटिक्स में कितनी बुक्स चूज की है, ये अगर ए है, और फिजिक्स में कितनी चूज की है, ये अगर बेटा बी है। तो आप मुझे बताइए ए पर क्या कंडीशन है, ए किस किस के बीच में रहेगा, ए का डेटा आपका 0 से 6 के बीच में रहेगा, और वहीं बी का डेटा किसके बीच में रहेगा, 0 से 5। तो आप देख सकते हैं, हमें यह भी पता है कि दोनों में टोटल बुक्स लेनी कितनी है, ये देखिए 6 बुक्स आर टू बी चोजन, ए प्लस बी हैज टू बी 6। तो यहां से एज गिवन, दिस इज गिवन, तो यहां से हमारे पास पता चल गया कि बी को मैं 6 माइनस ए करके लिख सकता हूं। अब हम यहां पर पूरा तसल्ली के साथ यहां पर चार्ट बना देते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं कि मैथ्स में क्या पिक किया, ए बुक्स ली जाती हैं, फिजिक्स पे क्या हमने पिक किया है, कितना बुक्स लिया है, उसका हमने डेटा बनाया बी। जैसा समझाया जा रहा है अभी हमें कैपिटल एक्स बनाना है जो है ए माइनस बी। फिर अगला फंडा होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और मीन निकालने के लिए हमें इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना होता है, इन्हीं दोनों का हमें आगे जाके प्रोडक्ट भी निकालना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डेटा हम लिखेंगे, विड्थ थोड़ी सी कम ही रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास से कैपिटल एक्स वेरिएबल जो बनाया जाएगा ए माइनस। देखिए मैथमेटिक्स की सब सिक्वेंशियली एक ऑर्डर में चलेंगे तो कोई भी केस मिस नहीं कर पाएंगे, रैंडम कुछ भी केस सोचो तो फंस जाओ। तो शुरुआत करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि मैथमेटिक्स की बुक्स 6 है और 6 ही बुक्स हमें चूज करनी है, तो वी कैन टेक दिस एज 6। तो फिजिक्स की बुक्स आपके पास भी 0 हो जाएगी, क्योंकि टोटल सम देखिए ए अगर 6 लेंगे तो फिर बी की वैल्यू 0 आती है। तो इससे हमारे पास ये डिफरेंस कितना बन गया, 6 बन गया। 6 बन गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी हम सारी एक साथ निकालते हैं। ठीक है, दूसरा केस बताइए, अगर ए को हमने 6 ले लिया है, अगर हम ए को 5 लेते हैं तो वी कैन टेक दिस एज 5 एंड दिस एज 1। क्या है, पॉसिबल है। टोटल बुक्स कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 ही हमें चाहिए, हमेशा इन दोनों का सम कितना, 6 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो हमारे पास यहां से 4 आता है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो यहां से 1 ले ले, यहां से 5 ले ले, तब भी हमारे पास ये डेटा 4 ही आता है। अंडरस्टूड, आगे चलें। 5 एंड 1 ले लिया है, आगे बढ़ते हैं, डेटा बनाते हैं। 5 की जगह अगर मैंने इसको 4 लिया, 4 मैथमेटिक्स की बुक्स लेते हैं, तो फिर मुझे टोटल बुक्स तो 6 चाहिए, 2 मुझे फिजिक्स का बुक लेना होगा। दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास से 2 जनरेट होगा। फिर हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 ले सकते हैं, तो ये फिर से हमारे पास से 2 आता है, दोनों का मॉड। फिर आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 इसकी बुक लेते हैं, 3 इसकी भी बुक्स ले सकते हैं, तो फिर हमारे पास ये डेटा 0 बन जाता है, दोनों का डिफरेंस 0। कोई और केसेस 3 के बाद 4 लोगे तो 4 वाला केस बना चुका हूँ, 5 वाला केस ही बना चुका हूँ, सिक्वेंशियली हमने सारे केसेस बना। अब बारी आती है इनकी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए, तो चलिए फिर हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज इनके लिए बनने वाली है। प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी हमें, चलिए ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो देखो, टोटल बुक्स कितनी है, 11, बुक्स कितनी लेनी है, 6। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो अपॉन में तो हमारे पास 11C 6 ही रहेगा। अब मैथमेटिक्स में टोटल बुक्स हमारे पास 6 हैं, 6 में से 6 हमने पिक कर ली है, तो फेवरेबल में 6C 6 बन जाएगा। और फिजिक्स में अपने पास 5 बुक्स हैं, हमें 0 लेनी है, तो यहां से हम इसको बनाएंगे 5C 0। ठीक है, ये इसका प्रोबेबिलिटी है। इस वाले के लिए बात करते हैं, तो हमारे पास 6C 5 और 5C 1 डिवाइडेड बाय 11C 6 अपने पास इसका डेटा बना। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी इसकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम लिख लेते हैं। देखिएगा, 1 चाहिए, 5 चाहिए, तो वी आर हैविंग 6C 1
एंड 5C5 डिवाइडेड बाय 11C6। यहाँ पर चलते हैं, इसके लिए देखिएगा 4 and 2 हमें चाहिए, तो 6C4 एंड 5 फिजिक्स की है 5C2 डिवाइडेड बाय 11C6। इसका भी हमने केस बना दिया। तो सबकी प्रोबेबिलिटीज हम लिखते हुए चल रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन करना है, इसीलिए बात समझाई गई है कि बुक्स डिस्टिंक्ट है, वरना एनसीआर यूज में नहीं लिख सकते। देखो यार, डिस्टिंक्ट बुक्स बोला गया है ना, यहाँ पर देखो डिस्टिंक्ट बुक्स है। चलो आगे चलते हैं। 2 and 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो आपके पास है 6C2, 2 मैथमेटिक्स की लेनी है, 4 आपको फिजिक्स की लेनी है, तो 5C4 डिवाइडेड बाय 11C6। और लास्ट केस आपके पास एक और है, दोनों का हमें 3 बुक्स लेना है। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस एज 6C3 5C3 डिवाइडेड बाय 11C6। अब क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट होगा, हमें x टाइम्स px हमें बनाना है, तो बना दीजिए। तो इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो वी आर गेटिंग दिस एज 6 टाइम्स 6C6 5C0 डिवाइडेड बाय 11C6। यहाँ पर 4 आता है, 6C5 5C1 डिवाइडेड बाय 11C6। यहाँ है आपके पास मल्टीप्लाई, फिर से 4 होगा, 6C6 5C5 डिवाइडेड बाय 11C6 आता है, एंड 2 into 6C4 5C2 अपॉन 11C6। देन उसके बाद फिर से 2 है, यहाँ पे है 6C2 5C4 डिवाइडेड बाय 11C6, और लास्ट वाला है 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मीन की बारी आएगी तो मीन हम निकाल सकते हैं कि मीन आपके पास से बनेगा कैपिटल X सिग्मा कैपिटल X, ये प्रोबेबिलिटी, और सिग्मा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज का सम तो हम सब जानते हैं 1 ही रहता है, तो बस ये हमें कॉम्बिनेशन यहाँ से बनाना। इन सबको ऐड करने के पहले आप देख लीजिए, सबके डी लास्ट वाला डेटा 0 है, सबके डिनोमिनेटर में 11C6 लिखा गया, तो उस डेटा को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। फिर आई एम गेटिंग हियर एज 11C6। और यहाँ पर सिर्फ डेटा लिख देने से बात नहीं बनेगी, मार्क्स तब मिलेंगे जब हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, तो वहीं तक हमें पहुंचना है। 11C6 मैंने लिखा, तो देखिए 6 टाइम्स 6C6 आपके पास लिखा है, 6 टाइम्स 6C6 5C0, देन देयर इज अ 4 टाइम्स, ठीक, 4 टाइम्स 6C5 5C1, फिर आपके पास फिर से 4 टाइम्स 6C1 5C5, ये भी डेटा होगा। अगला वाला, अगला है 2 टाइम्स 6C4 एंड 5C2, देन 6C2 5C4, ये भी आपके पास एक डेटा बनेगा, ठीक है। चलिए, बाकी लास्ट वाला डेटा तो अपने पास 0 है। सिंप्लीफाइंग करते हैं सब डेटा को, ये 6 रहेगा, 6C6 1 होता है, और ये 5C0 भी 1 होता है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। अब तो बस ये कैलकुलेशन है जो आपके पास यहाँ बनने वाली है। यहाँ 2 है, 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 15 है, और ये 5 डिवाइडेड बाय 11 10 9 8 है ना, 7 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, बात है 120, 0 से 0 कैंसिल। सिंप्लीफाई कीजिए, क्या रिजल्ट अपने पास यहाँ से बनेगा उसके बारे में बात कर। 6 प्लस ये यहाँ से आपके पास 30 है, 30 यहाँ से आता है, ये आता है 24, यहाँ पर 30 है 300, और यहाँ पर आपके पास है 30 into 5 is 150 divided by, you can take it as 11 9 8 7, 12 से हम काट सकते हैं 6 टाइम्स, इट इज 6 into 7, ये डेटा बन जाएगा, ठीक। बना दीजिए ऊपर वाला नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर वैसे हमें 77 दिख भी रहा है, यहाँ भी 77 है। आप चाहो तो सब जगह एक बार 6 से भी बात कैंसिलेशन कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 6 से कैंसिल करेंगे, सो वी आर हैविंग 20, 6 से कैंसिल कर दीजिए 4, 6 से कैंसिल कर दीजिए 50, ठीक है। 6 से और कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास है 2 टाइम्स 12 30 25 डिवाइडेड बाय 77। सो लेट्स सी ये कितना नंबर आया।
ये 75 आ चुका है और ये भी 25, 100 मेरे पास से नंबर आ रहा है। दिस इज गिवन एज एन अल्फा। हमारे पास ये डेटा आया है 100/77। 77 टाइम्स अल्फा की वैल्यू आपके पास से 100 आती है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन का आना बहुत जरूरी है। हम सोचे कि ये सब तो मैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कैलकुलेट कर लूंगा, नहीं होता। एक आध जगह भी अगर गलत हो गया, ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है, आपका 100 की जगह अगर 500 भी आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सही है या गलत है। सो योर कैलकुलेशन हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड प्रिसाइज। एक्यूरेसी मैटर्स। बहुत से स्टूडेंट हर साल में देखता हूँ कि जिनके कॉन्सेप्ट आता है पर वो आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि कैलकुलेशन देख देख के जब क्वेश्चन या मॉडल सॉल्व किए तो छोड़ देते थे कि आंसर कौन, इसके आगे तो हम कर लेंगे, ये जो बोलते हैं ना कर लेंगे, होता नहीं है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन आपने देखा लास्ट तक इवन कैंसिल कैसे करते हैं वो भी समझाता रहता हूँ, नहीं भी ऐसे करो फाइनल एग्जाम। इट्स वेरी इजी कि मैं बुक में लिख दूं या किसी भी आप जगह देखोगे ऑन सॉल्विंग वी गेट, लेकिन ये जो ऑन सॉल्विंग है ना, इसमें एफर्ट लगता है, इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको सबसे ज्यादा ग्रांटेड लिया था। सो यस, वी आर गेटिंग 100 एज द फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बनाइए जो 2 चैप्टर्स के मिक्स है, प्रोबेबिलिटी का यूज भी था, जो यहाँ पर स्टैट्स के मिक्स में था, डुएबल क्वेश्चंस है, और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा यहाँ पर रहेगी। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 पेपर 2 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर है, +4 एंड 0 की मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। कंसिडर अ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x10 whose mean is 5। तो देखिए, अगर हम इनका मीन निकालें सभी डेटा का, तो वो आपके पास है, जितने भी ये डेटा है i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक 10 से डिवाइड होगा, एंड दैट मीन इज गिवन एज 5। पहली कंडीशन। तो सबका समेशन आप निकाल सकते हैं 1 से लेके 10 तक xi। वी आर हैविंग दिस एज अ 50, कंडीशन नंबर 1। फिर इन 10 डेटा का वेरिएंस अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारे पास 7 गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा i का वैल्यू 1 to n आपके पास है, यहाँ पर रहता है xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, एंड द डेटा इज गिवन एज 7। क्योंकि 10 डेटा है यहाँ पर तो 1/10 आपके पास आ जाएगा। i है 1 से लेके 10 तक, xi का स्क्वायर है, मीन हमें पता है 5 है, तो दिस इज कमिंग एज 25 एंड ये 7। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहुंचे यहां से आता है xi का स्क्वायर जो है 1 से लेके 10 तक। देखिए 25 में 7 ऐड होगा, बनेगा 32। 32 10 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास से ये डेटा बनेगा 320। कंडीशन नंबर 2। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। प्योर मैकेनिकल क्वेश्चन है ये, आगे चलते हैं, मतलब प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का 4 है। अच्छा ठीक है, अब फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का अगर हम मीन निकालते हैं तो आई की वैल्यू आपके पास 1 से लेके 8 आता है xi। 8 की हम बात कर रहे हैं, ये मीन बना, एंड दिस मीन इज इक्वल टू 4। आई आपके पास से बन गया 1 से लेके 8 है, xi है, ये बनता है 32। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, आप x7 है, x8 है, इन सब का सम निकालेंगे तो 32 आएगा, और टोटल सम आपके पास 50 आता है। तो कंडीशन नंबर 1 से हम क्या इस बात का ध्यान रख सकते हैं, आप देखिए 1 से लेके 10 तक 50 है और ये आपके पास 32 है, तो आपके पास कंडीशन नंबर 1 से क्या लिखा जा सकता है, 32 x9 और x10 बन जाएगा, क्योंकि ये भी x1 x2 x3 x4 x7 x8 x9 x10, तो 1 से 8 तक तो 32 ही बनेगा, एंड दिस इज रिटर्न एज 50। तो मेरे पास x9 और x10 का जो सम है 32 यहां से हटाएंगे तो मेरे पास ये डेटा 18 आता है। दिस इज द कंडीशन थर्ड, दिस इज द थर्ड कंडीशन जिसका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इन 8 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस भी निकाला गया है। इसका वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन, ये अगर आप देखेंगे तो ये 1/8 आएगा, यहां पर आपके पास है इन सब का स्क्वायर, इनका मीन 4 है तो बनेगा 4 का स्क्वायर, सामने आपके पास है 3.5। तो ये डेटा आप देखेंगे तो ये x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर है, चलते चलते x7 का स्क्वायर बनेगा और x8 का भी स्क्वायर बनेगा,
ये 16 है, 16 वहां जाएगा 3.5 के अंदर, 19.5 बनेगा। वी आर हैविंग 8 इंटू 19.5। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डबल करते हैं तो ही 39 हम पहुंच जाते हैं। 39 इंटू 4 ये नंबर आपके पास से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, देखिए आप यहाँ 1 से लेके आपके पास 10 तक के सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके देखेंगे तो 320 आता है। सो नाउ द कंडीशन नंबर 2, हमारे पास ये 39 इंटू 4 आ जाएगा और एक x9 का स्क्वायर बनेगा और एक x10 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर दे रखा है। 320 हमारे पास है, सामने आपके पास इस ऑब्जर्वेशन को हम 320 लिख सकते हैं। इस नंबर को भी निकाल लेते हैं, बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगा। 36 आएगा आपके पास से, और यहाँ पर 12 है, 156। तो यहाँ है x9 और 10, 156 आप इसमें से हटा दीजिए तो ये डेटा हमारे पास कितना बनने वाला है, 4 आएगा एंड 164। ठीक है, ये डेटा हमारे पास से बनता है। ठीक है, अब देखिए x9 और x10 का समेशन 18 है, तो किसी भी एक को आप बना सकते हैं, और एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x10 का डेटा ज्यादा होगा, x9 जो है वो छोटा है। सो लेट्स कंप्यूट। यहां से हमने x9 का स्क्वायर लिखा, x10 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस x9 का होल स्क्वायर, 2x9 का होल स्क्वायर माइनस यहां से आपके पास 36 टाइम्स xn आता है, 18 का स्क्वायर है जो 324 आपके पास बनेगा। यहां पर 164 पहले से ही है। चलिए भाई, क्या कॉम्बिनेशंस अपने पास बन सकते हैं, यहां से आप डिफरेंस लीजिएगा तो 0 बनता है। 160 मुझे दिख रहा है यहां पर आएगा, पर हम 2 से भी डिवाइड करते हैं तो 80 रह जाएगा। लीजिए, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन नहीं है। 8 और 10 आता है, कितना आता है, 8 और 10 मेरे पास नंबर आता है। तो हमें याद है जो नंबर है उसमें छोटा वाला नंबर x9 हम लेंगे, तो यहां से हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वी आर हैविंग x9 एज 8 और 10, और जब वहां पे x10 निकालने जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम हमें मालूम है कि 18 आता है, तो इस कॉम्बिनेशन से यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 8 बन जाएगा। But we know that x9 is a smaller, x10 is a greater number. Hence, we are having x9 as 8 and x10 is a 10. अब जो डेटा आप कंप्यूट करना चाहते हैं वहां चलते हैं। 3 टाइम्स x9, 2 टाइम, मतलब अभी भी चैन नहीं है कि भाई मार्क्स दे दे, फिर भी एक डेटा और कंप्यूट करवाएंगे। ये कैलकुलेशन एडजस्ट होगा तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर 3 है, ये बनता है 24। 20 इंटू 2 आपके पास 20 आता है। द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग मार्किंग एज द 44 आंसर। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको कट ऑफ क्लियर करवाएगा, रैंक को बूस्ट करेगा। डुएबल क्वेश्चन है, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट डुएबल क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सही बनिए, कैलकुलेशन को सपोर्ट कीजिए। जल्दी जल्दी बनाने की आदत डालेंगे तो आप इसको कम टाइम में इस सवाल को बना सकते हो। बना पाएंगे तो मार्क्स आएंगे। कीप जेडवांस 2026 पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है जो कॉनिक के ऊपर है। यहाँ पे एलिप्स हमें दिख रहा है, हाइपरबोला यहाँ पर दिख रहा है। इनका एक मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, जहां पर सही मार्किंग, अगर सही करने पर मार्क्स मिलते हैं +4 और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, अदर केसेस में 0 है। क्वेश्चन पर आते हैं, मिक्सिंग को ध्यान से देखेंगे। एलिप्स दिया गया है हमें, कैपिटल H इज द हाइपरबोला हुज एक्सेंट्रिसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स E, एंड द फोकस या सेम एज इलिप्स। तो पहला काम क्या करते हैं, इलिप्स के फोकस और जो एक्सेंट्रिसिटी है उसको सबसे पहले निकालते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट इलिप्स फर्स्ट। ये डेटा है x² बाय 18 प्लस y² बाय 12 इज इक्वल टू 1। ये डेटा हमने बनाया। यहां से अगर आप a देखेंगे, a² की वैल्यू 18 है, तो आप यहां से a का वैल्यू लिख सकते हैं 3√2। वहीं b² हमें 12 दिखता है, तो आप जब b का डेटा निकालेंगे तो वो आपके पास से 2√3 दिख जाएगा। ठीक है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि a का वैल्यू b से ज्यादा है, 18 12 से ग्रेटर होता दिख जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी √1 माइनस b² बाई a², ये फॉर्मूला होता है।
बी स्क्वायर आपके पास से 12 है और ये 18 है। 6 से कैंसिल है ये, आपके पास से 1/√3 डेटा बना। फिर बारी आती है कि फोकस क्या होगा। फोकस प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होता है। यहां पर अगर आप ए का डेटा देखेंगे तो वो लिखा गया है 3√2 और ई है 1/√3 कोमा 0 आपके पास से डेटा बनेगा। सो जो फोकस है ना एस और एस डैश, वो आप देख सकते हैं कि √3 से 3 कैंसिल होगा तो √3 एंड √2 इज √6 प्लस माइनस √6 कोमा 0 आपके पास से डेटा बना। क्या बन गया है? फोकस। अब क्या बात हो रही है? अब हम बात करते हैं हाइपरबोला। आ जाइए। अब जो हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी है ना, वो एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी की रेसिप्रोकल है। हमारे पास यहां से ये √3 बन गया, ठीक है। और अब हम हाइपरबोला, क्योंकि फोकस सेम है, ये दोनों फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं और एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, तो जो हाइपरबोला है उसके भी फोकस एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब उसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हाइपरबोला हम यहां पर अज्यूम कर सकते हैं हाइपरबोला कि ये x² बाय अल्फा स्क्वायर y² बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला टाइप होगा, -1 वाला टाइप नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल एक्सिस एक्स एक्सिस है। जो दो फोकस होते हैं उसका सेंटर, उसका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर आपको ओरिजिन ही आ रहा, मतलब यही अपने पास इक्वेशन है। हमारे पास यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी हमने लिख दी है, तो हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी की एक कंडीशन हम यहाँ पर बना देंगे। हाइपरबोला के इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, यहाँ फर्क पड़ता है सामने 1 है या -1। सो दिस इज द कंडीशन विच वी आर हैविंग। 3 आपके पास है, 1 प्लस आपके पास है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। वी आर हैविंग बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट नंबर कंडीशन। सेकेंड, फोकस क्योंकि सेम है, तब आप इसका फोकस बना के देखिए। इसके फोकस भी आपके पास से आएंगे प्लस माइनस अल्फा टाइम्स ई ऑफ हाइपरबोला। सो अल्फा ई एच इज इक्वल टू √6। ये फंडा कितना है? √6 है। और इसका एक्सेंट्रिसिटी अभी हमने देखा कितना है। एक्सेंट्रिसिटी आपके पास से √3 आया था। कितना था हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी? √3। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग अल्फा एज √2, और अल्फा अगर √2 है तो फिर इस कंडीशन से आप देख सकते हैं कि बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? बीटा स्क्वायर इज कमिंग एज 4। तो हमारे पास हाइपरबोला आ चुका है x² बाय 2 माइनस y² बाय 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज द हाइपरबोला, ठीक है। आगे बढ़े, आगे पे चलते हैं। एक बार चेक कर लें सब बातें ठीक लिखी है हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सेंट्रिसिटी या 1/√e था, इसका रेसिप्रोकल ये बना। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में प्लस का फॉर्मूला आता है स्क्वायरिंग की, यहाँ 2 टाइम्स बन गया है। ये फोकस है, यहाँ पर √6 आता है, तो अपने पास अल्फा √2 आया है। √2 का स्क्वायर करेंगे, बीटा स्क्वायर इज कमिंग एज 4, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इक्वेशन अपने पास आ ठीक दिख रहा है। आगे चलते हैं। लेट P and Q be the point of intersection of H hyperbola, this is H and the parabola। देखो पैराबोला भी यहाँ पर है, मतलब बताइए जो कॉनिक सेक्शन के 3 महान चैप्टर हैं, तीनों एक साथ एक मूवी में आ गए। मल्टी स्टारर मूवी है जिसके अंदर थोर भी आ गया है, कैप्टन अमेरिका भी है, सब आए इसमें, ठीक है। तो चलिए अब पैराबोला भी आ गया है। करना क्या है? पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला एंड पैराबोला। इसको पैराबोला के साथ सॉल्व करना है। और कहां पे लाई करते हैं? इंपॉर्टेंट बात ये है, दे लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। हाइपरबोला की इक्वेशन अगर हम देखें तो हमने लिखी है x² बाय 4, एक सेकेंड, x² बाय 2, देखो भी गलत हो जाता, x² बाय 2 माइनस y² बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड द पैराबोला सेज, पैराबोला हमारे पास √5y इज इक्वल टू x²। तो जहां x² है वहां पर हम ये बात लिख सकते हैं। तो हमारे पास बना √5y बाय 2 माइनस y² बाय 4 बाय 1। आप यहां पर 4 से एलसीएम ले लीजिए, ये डेटा आपके पास y² माइनस 2√5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस √5 का आता है होल स्क्वायर। अगर आप यहां पर देखेंगे, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये डेटा बनता है। √5 का स्क्वायर 5 आएगा, 5 से 1 जाएगा तो 4 बन जाएगा।
ये डेटा हमारे पास आता है। यहाँ से अगर हम देखें तो y माइनस रूट 5 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है। y का वैल्यू आपके पास है रूट 5 प्लस माइनस 1, क्योंकि मालूम है कि ये किस में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों ही केसेस में पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो है रूट 5 टाइम्स वाई। तो आप लिख सकते हैं कि रूट 5 है, y का वैल्यू है रूट 5 प्लस माइनस 1। क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक अंडर रूट यहाँ पर चला जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस रूट 5। ये रहा आपका 5 प्लस माइनस रूट 5। दो डेटाज आ गए हैं, एक एक करके आप सिक्वेंशियली एक बार प्लस ले लीजिए, p वाला पॉइंट आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट इसके लिए बनेगा रूट 5 प्लस 1, ठीक है। ये डेटा आपके पास आया है और यहाँ से आपके पास ये बना। q का डेटा बनाते हैं, आपके पास है ये अंडर रूट आता है 5 माइनस रूट 5 एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ वाला डेटा जो आपके पास है ये डेटा आपके पास। सो रूट 5 माइनस रूट 5 लिखा है, आपका रूट 5 माइनस 1 हमने लिखा। अब हम क्या चाहते हैं कि बीच का डिस्टेंस समझा, वी आर लुकिंग फॉर द डिस्टेंस बिटवीन दैम। आ जाइए निकालते। तो आपके पास है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास है 5 प्लस रूट 5 आता है, 5 माइनस रूट 5 आता है, 2 आपके पास है, ए प्लस बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल है, आपके पास 2 आता है तो 4 बन जाएगा। डेटा बनाइएगा, रूट 5 कैंसिल है, वी आर हैविंग 10 माइनस 2। 25 में से 5 जाएगा, 25 में से तो रूट 20 बनेगा, एंड दिस इज 4। सो दिस इज द पी क्यू। आप अगर पी क्यू का स्क्वायर करते हैं, जो शायद पूछा भी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड डी स्क्वायर का डेटा हमारे पास पता है। सो दिस इज डी स्क्वायर इज 14 माइनस, अब देखो रूट 20 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 5, तो 2 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 4 रूट 5 आपके पास से डेटा बना। एंड दिस इज प्रिसाइसली गिवन एज a प्लस बी रूट 5 ये डेटा। जब आप इसको इससे कंपेयर करने जाओगे तो आपके पास डेटा बना, we get at a as 14 and b as minus 4। a की वैल्यू 14, b की वैल्यू माइनस 4, एंड वी आर इंटरेस्टेड कि a माइनस b कितना बनेगा। फाइनल आंसर इज 18। 14 प्लस 4 इज 18, तो आपके पास से a माइनस b का डेटा आता है। तो अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं पूछे गए हैं। इसका एक्सेंट्रिसिटी फोकाई की बात कर रहे हैं, उससे रिलेट कर दिया है, जो बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है। इतना तो जेईई मेन में भी अलाउड है पूछना। टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक ही है। फिर कर्व आ गया, कर्व को इसके साथ सॉल्व करना है। ये बात देखने में लगता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना आसान से नहीं आए, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ये ऊपर वाला साइन लेते तो यहाँ भी ऊपर वाला साइन लेंगे, माइनस वाला नीचे वाला साइन लेंगे तो यहाँ भी माइनस वाला साइन लेंगे। 2 पॉइंट्स आ गए, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला, डूएबल क्वेश्चन। ये बनाने वाले सवाल है, लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ही चल रहा होता है कि सर हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला सब एक साथ पूछ लिए थे सर। सॉल्यूशन देखें, इसको खास बात यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, पर डूएबल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2026 पेपर 2 के अंदर एक हमारे पास क्वेश्चन है जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है। एक अच्छा सवाल है जहां पर डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है 2 जगह, और 2 फंक्शंस यहाँ पर। अब 2 फंक्शन का एनालिसिस करवाना, वो भी एक अच्छे खासे फंक्शंस हैं पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, जहां पर नंबर ऑफ कंटिन्यूटीज को काउंट करवा लें। तो अच्छा सवाल, चलिए डिस्कस करते हैं। रियल नंबर अल्फा है, बॉक्स कहीं पे लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और फिर आपके पास दिस सिंबल को डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये बताएगा। बेसिकली दिस सिंबल इसको एज अ कार्डिनल नंबर सेट के लिए होता है, उसके अंदर कितना एलिमेंट्स है उसके लिए इसको बनाया गया है। -3 से 3 से और -∞ से इन्फिनिटी ये इनकी डोमेन है जिसमें इसको बनाया गया। कोडोमेन तो R है, लेकिन x की वैल्यूज -3 से 3 है। सबसे पहले fx की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें आगे जाकर fx के ही
डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स के बारे में बात करनी, जो -3 से 3 के बाद बात करते हैं। ये देखिए एन ऑफ ए का मतलब है कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं। कई बार स्टूडेंट इस फॉर्मेट को देख के भी परेशान हो रहा होता है। इसे सीधा सीधा नहीं पूछ सकते थे कि सीधा सवाल पूछते कि भाई एफ एक्स ये डिफाइन किया, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, और यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका होगा जिससे स्टूडेंट फैमिलियर होना जरूरी है उससे, है ना। ये बात वही है, इस तरीके से लिखा किस किस जगह डिसकंटिन्यूअस है, इस सेट के अंदर वो सेट ए आएगा, इस सिंबल का मतलब उसके अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे, कार्डिनल नंबर पूछा है। सिमिलरली फॉर सेट बी जो जी एक्स है उसके बारे में बात करेगा, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। फिर दोनों के कॉमन पॉइंट्स उस सेट के अंदर कितने एक्स कॉमन आएंगे, उनकी काउंटिंग भी निकाल के माइनस कीजिए, बी की जो कार्डिनल नंबर उसका डबल कीजिए। एक अच्छा खासा सवाल हमारे सामने है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। एफ डिफाइन क्या है, -3 से 3, और ये आर में डिफाइंड है। हमारे पास से फंक्शन जो लिखा गया है यहां पर है एक्स क्यूब, लॉग है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, पाई है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये डेटा देखो, आपको एक बात बता दें, साइन के साथ अगर, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर किया जा रहा है, अगर कुछ भी पाई का मल्टीपल है आपके पास, तो देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये नंबर क्या लिखा है। तो देखो ये बनेगा आपके पास से पाई एक्स, और यहां पर आपके पास से पाई है और एक इंटीजर आपके पास लिखा गया साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। पाई के मल्टीपल को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से प्लस माइनस का डिफरेंस आता है, पर यहां क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो ये सिंपली आपके पास से और कुछ नहीं साइन स्क्वायर पाई एक्स बन जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास जो फंक्शन है वो और सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। एक्स क्यूब रहेगा, यहाँ लॉग रहेगा, यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास से साइन स्क्वायर पाई एक्स आप डेटा बना सकते हैं। ये बात बनी, यहाँ से ये रिजल्ट आया। अब नाउ दिस इज द फंक्शन। अब हो क्या रहा है, हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज निकालना है। हमें ये पता है कि x की वैल्यूज -3 से 3 के बीच में है, तो अगर मैं क्यूब करता हूं तो फिर मुझे पता चलता है कि x क्यूब की वैल्यूज -27 से 27 के बीच में, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आगे लिखा हुआ है। ये जो पीछे वाला फंक्शन है ना, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो फंक्शन आपके पास लिखा गया है कि log 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और -पाई से -3 से 3 के बीच में अगर हम इसका डेटा भी रखेंगे ना, तो साइन की वैल्यू किसके बीच में रहती है, -1 से 1, स्क्वायर करोगे तो 0 से 1, और आपने इसको अगर 0 रखा तो log 1 बन जाएगा, और अगर 1 बनेगा तो ln 2 बन जाएगा। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको भी हम देख सकते हैं कि ये 0 से लेके ln 2 के बीच में रहेगा। 0 से लेके ln 2 के बीच में फाइनाइट वैल्यूज ये पिक करता है। कितनी वैल्यूज पिक करता है, फाइनाइट वैल्यूज के बारे में बात करता है। फाइनाइट वैल्यूज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू से पिक करता है। अब देखिए यहां पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की अक्सर ये बात होती है कि वो जैसे इंटीजर पहुंचता है उस जगह पर वो ब्रेक हो जाता है, ग्राफ टूट जाता है। तो -27 से 27 के बीच में अगर हम देखें तो हमें ये देखना है कि इसके इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी आती है। इसकी इंटीग्रल वैल्यूज आपके पास है सबसे पहले -26, -25, -24, ऐसे चलता चला जाएगा। -2, -1, 0, 1, 2, और ये चलेगा आगे 25 एंड 26। तो 26 नेगेटिव है, 26 पॉजिटिव है, और एक यहाँ पर है। हमें हमारे पास कितनी वैल्यूज दिख रही है, 53 वैल्यूज है। 53 कितनी दिख रही है, 53। पर यहाँ पर एक कैच है, बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाया गया है कि ये तो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, पर फाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट कुछ नहीं है। और ये वाला जो फंक्शन पीछे लिखा गया ये भी फाइनाइट है। तो सोचो किसी डेटा पर अगर ये थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे करता है, अलग अलग वैल्यूज लेकर आता है, लेकिन अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से हो जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0 है, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 0 से हुआ तो भी 0 है। तो हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि ये 0 कब बन सकता है। तो अगर हम इसको देखेंगे 0 कब बन सकता है, log 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स, तो आप देखिएगा जब यहाँ पर log 1 बनेगा तब 0 आएगा, यानी ये 0 होना चाहिए। तो साइन पाई एक्स 0 कब होगा,
साइन पाई एक्स जब पाई का मल्टीपल बनेगा तब तब जीरो आ जाएगा, यानी साइन पाई जीरो होता है, साइन 2 पाई जीरो होता है, साइन माइनस पाई जीरो होता है, साइन माइनस 2 पाई भी जीरो होता है। तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू, जैसे मैंने रेंज लिखा जीरो से ln2 है, तो ln2 अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर इसके अलग अलग वैल्यूज आएंगे तो ln2 से मल्टीप्लाई होकर भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर इसकी अलग अलग वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यूज अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो गई तो 2 का मल्टीप्लाई भी जीरो के साथ जीरो आता है, 1 का मल्टीप्लाई भी जीरो के साथ जीरो आता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा, और वो पॉइंट्स होंगे जब यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई एक्स की वैल्यू जीरो बन रही होगी। साइन स्क्वायर पाई एक्स की वैल्यू अपने पास 1 पर बनती है, साइन पाई जीरो बन जाएगा, 2 पर है क्योंकि -3 से 3 के बीच में, यहाँ एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ एक्स लिखा गया है। एक्स क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, इसीलिए एक्स क्यूब कब कब इंटीजर बना वो पॉइंट्स आएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये पाई, 2 पाई, 3 पाई नहीं जा सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0, माइनस पाई, -2 पाई, उन सब पर ये फंक्शन आपका डेटा जीरो बना देगा। तो ये अगर अलग अलग वैल्यूज भी दे रहा होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होके वो सब कंटिन्यूस होके जीरो बन जाएंगे। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि एट x इक्वल टू 0 ±1 एंड ±2 ये वाला डेटा आपका जीरो बन जाता है। तो ये अलग अलग डेटा भी रखेगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर आपके पास जीरो ही बनेगा। इस पॉइंट्स पर fx कैसा है, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन यहां पर रहेगा। तो आपके पास 53 पॉइंट्स थे, यहां से आपके पास 5 पॉइंट निकल गए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अब आपके पास कितने बने, 53 में से 5 पॉइंट्स चले गए, मेरे पास आए 48 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स आएंगे, 48 पॉइंट्स। तो हमने पहले वाले फंक्शन का एनालिसिस कर लिया और 48 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अलग अलग नंबर से अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो जीरो ही रहेगा। तो कंटिन्यूटी इन 5 पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। तो इन 53 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सो दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड एज 48। यहां पर देखिए gx आपके सामने लिखा है, gx पर हम पहुंचे, यहां पर बनेगा एक्स क्यूब, फिर आपके पास डेटा है, साइन स्क्वायर है, पाई है, लॉग है, 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये डेटा मैंने बना। दिस इज द फंक्शन विच इज गिवन टू अस। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम किसको हो सकती है, एक्स क्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कंटिन्यूस होता है, साइन स्क्वायर एक्स है, पाई है, लॉग है, सब कंटिन्यूस है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें मालूम है कि एक्स की वैल्यूज किसके बीच में है, -3 से 3 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर पॉसिबिलिटी बना सकता है कि इसको डिसकंटिन्यूस बना पाए, because of greatest integer we are having the values these are the possible greatest integer के डेटा है जहां पर हमें लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन पर अगर इसका अलग अलग डेटा आएगा तो ये पूरा टर्म अलग बनेगा पर फाइनाइट रहेगा। आप रख के देख लीजिएगा, रहेगा फाइनाइट। और आगे वाला नंबर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब अगर ये अलग अलग डेटा देता है लेकिन आगे वाला नंबर अगर जीरो बन जाए तो जीरो इंटू डिफरेंट डेटा इज जीरो। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या, हमने किसी डेटा अल्फा पर देखा तो कुछ और वैल्यू आई फाइनाइट, अल्फा प्लस का कुछ और आया, अल्फा माइनस का कुछ और आया, लेकिन वो अलग अलग वैल्यूज फाइनाइट अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो सारे डेटा सेम आ जाए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब सिर्फ जीरो पर इसको कंटिन्यूस बना सकता है कि अगर हम जीरो पर बात करें तो ये जीरो रहेगा, जीरो प्लस पर भी जीरो रहेगा, जीरो माइनस पर भी जीरो रहेगा। ये अगर फाइनाइट अलग अलग वैल्यूज भी रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पर जो जी एक्स होगा वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बाकी सब जगह पर ये अलग अलग डेटा रखेगा। आप चाहें तो मैं आपको वेरीफाई करके बता सकता हूं। जैसे मैंने 1 पर डेटा निकाला तो ये 1 है, आप पहुंचे साइन स्क्वायर पाई, यहाँ 1, यहाँ भी 1, आपके पास से आया log 1। log 1 कितना होता है, 0, डेटा आ गया। आई एम लुकिंग फॉर 1 माइनस आप डेटा रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का क्यूब, पाई है, लॉग है, 1 प्लस 1 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h, ये डेटा आपके पास। सिंप्लीफाई करने पहुंचे, 1 माइनस h तो 1 माइनस h का क्यूब ही रहेगा। यहां हमारे पास देखिएगा एक से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को जीरो बना देगा। ये डेटा आपके पास, अब आप लिमिट लगा दीजिए तो वी आर गेटिंग दिस एज 1 साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर पाई एल इन टू बन गया। ये अलग है, ये अलग है। 1 पर डेटा 0 था, यहां पर डेटा देखो पाई एल इन टू आ रहा है। ये बोथ आर डिफरेंट। सो क्लियरली पता चल रहा है कि बाकी सब पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। कब कब पर? ये सारे डेटा आपके पास मिलेंगे 1 पर, +-1 +-2। ये सब चीजें मैं आपको थ्योरी में पढ़ाता हूँ। तो आप अगर डायरेक्टली दे एडवांस से क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपसे अगर नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके थ्योरी में कॉन्सेप्ट वीक चल रहे हैं। यू कैन रेफर टू माय वीडियो कोर्सेज जहाँ पे आप इन सब चीजों को सीक्वेंशियली सीखे, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लेट जाके अकल आई तो हम टाइम को वापस नहीं ला सकते। वापस नहीं ला सकते तो 30 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में है, कितना एफर्ट डाल लें। ठीक है, तो जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं दैट इज द टाइम जब आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। +-1 +-2 मैंने लिखा, इन दोनों जगह ये डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 पर ये कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है बी का डेटा बनाइए। बी का डेटा आपके पास आया 4। कितना आता है? 4 आता है आपके पास। ये 4 पॉइंट्स आएंगे। क्या ये +-1 +-2 ए के अंदर आए थे क्या? नहीं। +-1 +-2 इसके अंदर नहीं थे। देखो इस पर तो कंटिन्यूअस हो गया था, तो इस ए के अंदर +-1 +-2 नहीं थे। तो अगर हम यहां पर ये देखें, ए कॉमन बी क्या है? ए और बी का कॉमन 0 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। नाउ अगर हम इस डेटा की कंप्यूटेशन करेंगे, ये आपके पास आया था 48, ये 2 है, यहाँ 4 है और ये 0 है। 8 आप करेंगे, फाइनल आंसर आपके पास है 56 आता है। ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है जो पूछा गया है। कॉन्सेप्ट से, थ्योरम से, जिसको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के ऊपर है। गुड लेवल क्वेश्चन। कीप लर्न, कीप करें। जे एडवांस 2026 कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं पेपर 2 के अंदर। इनके अंदर मार्किंग स्कीम ऐसा है कि सही करने पर +2 है, तो +2 इसके लिए, +2 इसके लिए, तो टोटल 4 मार्क्स की क्वेश्चन है। वो गलत, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स कैटेगरी के अंदर ये पूछे गए। चलिए क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। क्या पूछा गया है? कंसिडर द कर्व C1 गिवन बाय y इक्वल टू e पावर -x, जो 0 से tan पाई के बीच में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। C2 कर्व भी है, y इक्वल टू e पावर -x sin x प्लस cos x, 0 से tan पाई के बीच में सेकेंड फंक्शन, एंड डिनोट्स करता है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C1 एंड C2। α1 α2 αn ये जो है 0 से tan पाई के अंदर x कोऑर्डिनेट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के C1 C2 के x कोऑर्डिनेट से, और ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। α1 से ग्रेटर α2 है, उससे आगे α3 है, ऐसे αn है। तो हमें इस n के बारे में बात करनी है, जिसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों कर्व्स में खास बात यह है कि x की वैल्यूज जो है ना वो 0 से tan पाई के बीच में है। पहला क्वेश्चन n पूछा गया है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए शुरुआत कर दें। जब हमें दोनों को सॉल्व ही करना है तो फिर हम शुरुआत कर देंगे e पावर -x यहाँ पर, और दोनों कर्व्स की इक्वेशन आमने सामने लिखकर इसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म क्योंकि 0 नहीं होती है तो हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर sin x प्लस cos x आपके पास से लिखा गया है। दोनों साइड एक ही का 1/√2 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से आपके पास 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x लिखा जा सकता है। ये अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमारे पास cos ऑफ x माइनस π/4 का फॉर्मूला दिखता है। देखिए आप, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos x आएगा sin π/4 1/√2 प्लस sin x sin π/4 ये का दिखा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ, या सामने जो डेटा है ना ये कितना लिखा है 1/√2, और 1/√2 को हम कोसाइन के हिसाब से ही इसको लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा कॉस ऑफ π/2। यहां से अगर हम डेटा बनाए तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल आता है तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बन जाता है। ये इक्वेशन हमारे पास आई। अब हम यहां पर एक बार तो प्लस साइन ले लेंगे, तो x माइनस π/4 हमारे पास से डेटा बनाता है 2n पाई प्लस π/4, एंड वी आर गोइंग टू टेक द माइनस साइन ऑल्सो।
आपको समझ में पूरा आए वो मेरा मेन एम है, इसीलिए चाहे मुझे 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़े, नोट एन इशू, मैं सब लिख दूंगा, आपको समझ में आना जरूरी है। -π/4 से यहाँ पे अगर आप देखेंगे x का डेटा आपके पास से आता है 2n पाई प्लस π/2, यहां से आपके पास x का वैल्यू आता है 2n पाई। ये डेटा हमने यहां पर बनाए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हमें पूछा गया है कि आप 0 से 10 पाई तक जाइए और कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में आप बात कीजिए। तो आप बताइए कंप्लीट सॉल्यूशंस अगर हम 0 से रखना चाहें तो सबसे छोटा डेटा तो यहाँ से 0 ही आता है, 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, सबको पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने 0 रखा तो 0 आया, फिर 2 पाई आता है, 4 पाई आता है, 1 2 3 रखिए 6 पाई है, 4 रखेंगे 8 पाई आता है, 5 रखेंगे 10 पाई। 10 पाई के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यही हमारे पास अपर मोस्ट वैल्यू है। यहाँ अगर आप रखेंगे तो सबसे पहली पॉजिटिव वैल्यू 0 रखने पर π/2 आती है, फिर आप 1 रखेंगे 2 पाई प्लस π/2 विल बिकम एज 5 π/2। आगे चलते हैं, 5 π/2 का आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपके पास नेक्स्ट आएगा 3 रखेंगे 6 बनेगा, यहाँ पर 2 रख लिया आपने, 1 रखा था 5 π/2, 2 रखेंगे 4 का डबल करेंगे आपके पास 8 आता है, ये बनेगा आपके पास से 9 π/2। 2 रख लिया है आपने, अब 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 का डबल अगर हम करेंगे तो 12 आता है और 13 π/2 बनेगा। आप देख सकते हैं सभी जगह यहाँ पर 4 4 ऐड होता हुआ जा रहा है। अब 4 ऐड करेंगे तो 17 π/2 भी आपके पास बनेगा। अब 5 अगर रखेंगे तो यार 10 बन गया, कोई मतलब नहीं है, 10 पाई क्रॉस कर चुका है। आपके पास 10 और 2 लिखेंगे 12, देन दिस गोइंग टू बी 5 रखा तो 10 है और 10 का डबल आप करते हैं 20 निकल चुका है, बहुत ज्यादा नंबर आ गया, ठीक है। 4 रखा तब वैलिड था, 8 आता, 8 का डबल आप करते 16 आता, 1 आता 17, यहां तक आप जा सकते। कितनी काउंटिंग हुई उस बात में अभी हमें इंटरेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हमारे पास से बन रहे हैं। तो यस, द नंबर इज 11। फर्स्ट वाले का आंसर 11 अपने पास से निकल के आता है। आगे चलेंगे तो बीटा एरिया की कंप्यूटेशन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये सब भी हमें बनाने हैं, तो हमें इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो अगर मैं इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहूं तो सबसे पहले मुझे 0 नजर आता है, आप देखिए 0, फिर π/2, फिर 2 पाई, 2 पाई के बाद मुझे 5 π/2 नजर आता है, 0 हो गया, π/2 2 पाई 5 π/2, फिर 4 पाई है, ये 4 पाई से भी ग्रेटर, ये 4 पाई है, यहाँ पर 4 पाई से भी ग्रेटर हमारे पास लिखा हुआ है 9 π/2। 9 π/2 का नेक्स्ट, क्योंकि 4 पाई में π/2 ऐड करने पर ही आ जाता है, 9/2 4.5 होता है, 4 से ज्यादा। 6 पाई फिर आपके पास है 13 π/2, इट इज 6 पाई देन इट इज 13 π/2, आई थिंक फिर देयर इज 18 पाई, 6 पाई के बाद 18 पाई है, फिर 17 π/2 देन 10 पाई एंड इट इज 10 पाई। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो क्लियर है, दिस इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 7 अल्फा 8 अल्फा 9 अल्फा 10 अल्फा 11, ये डेटा आपके पास। पूछा क्या है, आगे पढ़िए। बीटा इज द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व C1 एंड C2 एंड द लाइन x इक्वल टू अल्फा 1 एंड x इक्वल टू अल्फा 4, ये हमसे पूछा है। तो पहले हम इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। आपके पास एक कर्व है ये वाला, दिस इज द कर्व C1 एंड देयर इज वन मोर कर्व C2 e⁻x, जितना मुझे याद आ रहा है यहाँ पे शायद sin x प्लस cos x था, कंफर्म करेंगे, मन से नहीं लिखेंगे, गलत नहीं करना है, e⁻x sin x प्लस cos x, ठीक है। प्लॉटिंग की जाए इन सब के अंदर, अगर हम देखें तो e⁻x का ग्राफ हमें मालूम है कि इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। 0 पर डेटा है जिसका वैल्यू रहता है 1, और डेटा देखिए ये कहाँ कहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वो हम जानते हैं, तो 0 पर ही कट कर जाएगा। इस वाले कर्व की वैल्यू 0 पर डेटा निकालिए 1 ही आता है। अगली बार ये कट करेगा π/2 पर, तो आप देखिएगा कैसे कट करा सकते हैं।
जैसे e पावर x है, यहाँ भी e पावर x है, दोनों में बड़ा कौन होगा 0 से लेके π/2 तक, मुझे बस ये पता करना है। π/2 से 0 से π/2 के बीच में π/4 आएगा। e पावर माइनस साइन एक्स तो यहाँ भी है, इंटू 1 है। e पावर माइनस साइन में हटा दीजिए, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई में π/4 रखोगे तो 1/√2 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 का मतलब √2 होता है, तो वो 1.41 के ग्रेटर वैल्यू है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, और इस तरीके से ये इसको बार बार कट करता रहेगा जब तक कि आपको पॉइंट्स निकालने। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, देन वी आर गोइंग टू हैव एज अ π/2, फिर मैं आगे जाऊंगा, इट इज 2π, देन वी आर गोइंग टू हैव इट एज अ 5π/2, 5π/2 का अगले वाला पॉइंट आएगा 4π। अब सारे बनाने की जरूरत है क्या, ये अब हम देख लेते हैं चाहते क्या है। हम चाहते हैं बीटा एरिया आपको निकालना है रीजन का, इंक्लूडेड बिटवीन C1 एंड C2 एंड द लाइन y इक्वल टू α1 एंड x इक्वल टू α1 एंड x इक्वल टू α4। α1 एंड α4 कहां पर है भैया, α1 ये रहा, α4 ये रहा, यहां तक जाना है, इससे लेके इसके बीच में कौन सा एरिया इन्होंने बनाया है इंक्लूडेड, वो आप देख लीजिए, दिस इज द एरिया। ये 0 है, तो ये है आपके पास से α1 एंड दिस इज योर α4। तो α1 और α4 के बीच का ये रीजन हमारे पास है, इस एरिया की हमें यहां पर कंप्यूटेशन करनी है। तो दो कर्व्स के बीच में आपको लगेगा 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा झिकझिक हो रही है ना, काफी अच्छी बात पूछ ली है। आइए रिक्वायर्ड एरिया की हम बात यहां पर करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया बनाए तो देखिए, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, दिस इज अ कर्व C2 एंड दिस इज द कर्व C1। तो जो ग्रेटर होगा पहले ऊपर वाला फंक्शन को लिया जाएगा, 0 से लेके π/2 आपके पास है, तो आप लिखे जाएंगे e पावर माइनस एक्स, यहां पर आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस e पावर माइनस साइन एक्स dx आ जाएगा, फिर प्लस π/2 से 2π। पहले कौन सा कर्व रहेगा, दिस कर्व इज y इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स, तो ये ग्रेटर है e पावर माइनस एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। आगे चले, 2π से 5π/2, तो ग्रेटर फंक्शन कौन सा, एक कर्व है, ये कर्व आपके पास ये रहा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये डेटा हमने बना दिया। ठीक है, अंडरस्टूड। ये कंप्यूटेशन हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, कौन ग्रेटर है वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। एक इंटीग्रेशन इसके अंदर बहुत आ रहा है, क्योंकि पहले मैं इसको इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ, ई पावर माइनस एक्स तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन अच्छा खासा है, ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम थोड़ा निकालने की कोशिश कर लेते हैं कि ये डेटा क्या बनता है। तो मैं पहुंचा ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अगर ये प्लस में होता तो बहुत आसानी से हम इसको बना देते, पर ये पूछा गया है ई पावर माइनस एक्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना देंगे। चलिए बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, तो वी आर टेकिंग दिस एज फर्स्ट फंक्शन और इसको लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं ताकि इनका इंटीग्रेशन हमारे लिए स्मूथ रहे। फर्स्ट फंक्शन सेम रखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स रहता है, इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन नेगेटिव के साथ आएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स आपके पास रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहां माइनस माइनस प्लस बन गया, लेकिन एक माइनस साइन भी, ये दोनों आपके पास से कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कैन यूज। ठीक है, यहां पे आप ये बात कर सकते हैं कि ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका एक इंटीग्रेशन होगा। हम जो कंप्यूट करना चाहते हैं उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमें इसको अभी भी डेटा पिक करना है, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं कि माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स हमें यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया मैं इस जगह पर लिख लेता हूँ।
रिक्वायर्ड एरिया। चलिए फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं। माइनस ई पावर माइनस एक्सेस का इंटीग्रेशन हम करेंगे ई पावर माइनस एक्सेस 0 से पाई बाय 2 के बीच में। सेकेंड, इस वाले का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स लिखा गया है, ये डेटा बनेगा। इस वाले का हम डेटा लिख चुके हैं, सामने एक माइनस भी है, तो माइनस माइनस आपके पास से प्लस बन जाएगा। एंड द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम पाई बाय रूट टू पाई। नाउ मूविंग टू द थर्ड इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स माना ये वाला डेटा, तो ये सेम आएगा जो फर्स्ट वाला है वैसा ही, बस इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो चेंज होंगी। यहां पर 2 पाई से 5 पाई बाय, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्या क्या डेटा अपने पास आएगा उसके अकॉर्डिंग। और ये जो कंप्यूटेशन है ना, दिस इज इक्वल टू द बीटा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज बीटा। आप पाई बाय 2 रखेंगे ई पावर माइनस पाई बाय 2, बट कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये वैनिश हो जाएगा। ई पावर माइनस पाई बाय 2 आपने रखा इसकी जगह पर, फिर देन इज गोइंग टू बी अ जीरो डेटा। जीरो डेटा से आपके पास ई पावर 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, एंड ई पावर माइनस 0 है, ठीक है। ये डेटा रखा। यहाँ पर चलिए प्लस साइन है, आप डेटा रखने वाले हैं ई पावर माइनस 2 पाई, ई पावर माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई पर डेटा इसका 1 आता है। देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव साइन, पाई बाय 2 हम रखेंगे, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 आप रखेंगे, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। विल सिंप्लीफाई, तो कैलकुलेशन है भैया अच्छी खासी कैलकुलेशन। 5 पाई बाय 2 आप रखेंगे, लेकिन ये कॉस के साथ 0 बन जाएगा। यहां पे आप रखेंगे 2 पाई, माइनस साइन है, ई पावर माइनस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 है, ये डेटा आपके पास। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। बीटा ये 0 है, यहां से आपने लिखा, यहां से आपके पास से ये डेटा देखिए 1 है, ये -1, ये वैनिश हो गया, खत्म है। यहां से आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, वैनिश्ड है, खत्म है। यहां देखिएगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक। यहाँ पहुंचते 0 है, यहाँ पहुंचे तो अब देखिएगा ये डेटा कितना बनेगा। आई एम हैविंग दिस एज ई पावर माइनस 5 पाई बाय 2 प्लस ई पावर माइनस 2 पाई, ये दोनों खत्म है, दोनों 0 बन जाए, दिस इज 0, कैंसिल ईच अदर, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी गिवन है कि क्या डेटा आपके पास आना चाहिए, तो आप देखेंगे वी आर हैविंग 2 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस पाई बाय 2 ई पावर माइनस 5 पाई बाय 2। ये जो डेटा है यहां पर आप इसको इधर ला सकते हैं, बीटा माइनस 2 टाइम्स माइनस पाई बाय 2 ई पावर माइनस 5 पाई बाय 2। इस क्वांटिटी का अभी हमें लॉग लेना है, तो आई एम टेकिंग लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी, बीटा माइनस 2 माइनस पाई बाय 2, और ये डेटा मेरे पास -5 बाय 2 आता है, ठीक है। हमारे पास -1 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, -1 बाय पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे ln बीटा माइनस 2 ई पावर माइनस पाई बाय 2, इट इज कमिंग एज 5 पाई बाय 2, फाइनल आंसर आपके पास आएगा 2.5। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि 2 मार्क्स के लिए, कई सारे इस पेपर के अंदर एससीक्यू के भी क्वेश्चन थे जो 4-4 मार्क्स के थे, 3-3 मार्क्स के थे, और यहाँ पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इसका फाइनल रिजल्ट जब बना, कोई भी स्टूडेंट पूरे इंडिया में ऐसा नहीं था जिसने फुल स्कोर किया मैथमेटिक्स से, पूरा स्कोर नहीं किया था, क्योंकि टाइम एक कंस्टेंट है। घर पे आके सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना अलग बात है, फाइनल एग्जाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात है। इसका आंसर आया है 11, और जो लास्ट वाला इसका आंसर आया है 2.5। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दोनों को सॉल्व किया। एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जिनकी वीक है, जिनको ट्रिगो से दिक्कत है, उनके सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाए,
मजे की बात है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको सॉल्व करना नहीं जानते, आपका आंसर ही नहीं आएंगे। आंसर नहीं आएंगे तो पॉइंट्स गलत आएंगे। आप इस क्वेश्चन को चाहे कितना ही आपको एरिया कैलकुलेट करना आता है, अगर ट्रिगो नहीं आती तो बात नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर 15 एंड 16 दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। पहले का आंसर आया है 11 एंड द सेकंड वन वी आर गेटिंग एज 2.5। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन। कीप लर्निंग, प्रैक्टिस कीजिए और आपको एक टाइम के बाद मैथमेटिक्स में ना मजा आने लग जाता है। अगर आपसे कॉन्सेप्ट बनने लग जाए, कैलकुलेशन बनने लग जाए और उसका थ्रेशोल्ड बहुत बड़ा, आपको कई हफ्तों कई मेहनत और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो टाइम आता है। और एक ऐसा भी टाइम आता है जब आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में अप्लाई होते हुए देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, बस मैथ्स में ये कहानी है। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2026 एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है स्टेम स्टाइल के अंदर, जिसमें एक कॉमन थ्योरी है दोनों की, दो एलिप्स हमें गिवन है। कॉनिक सेक्शन का फिर से एक क्वेश्चन है और यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि इन दोनों को सॉल्व करना है गिवन इंफॉर्मेशन। दोनों के मार्क्स +2 एंड +2, दोनों मिला के पूरा क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द एलिप्स गिवन बाय x² + 4y² इज इक्वल टू 1, 4x² + y इज इक्वल टू 1, p इज द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर द गिवन एलिप्स इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई है वो हम चेक कर लेते हैं। x² + 4y² इज इक्वल टू 1 है, तो आप यहाँ से y² का डेटा देखिए, 1 - x²/4 है एंड द सेकेंड इक्वेशन इज दिस डेटा। और यहां पर हम क्या करेंगे, y² का जो डेटा है वो यहां पर लाकर रखते हैं। इट इज 1 - x²/4 इज इक्वल टू 1। देन वी आर गोइंग टू हैव इट एज 16x², 1 - x², एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। आई एम हैविंग 15x², यहाँ सामने 3 है, x² का वैल्यू आपके पास है 1/5। सो वी आर हैविंग x एज ±1/√5 और y भी आपके पास है, आप डेटा देखेंगे y का डेटा आप निकाल दीजिए, तो 1/5 है, दिस विल कम है 4/5 ±1/√5। बट वी नो दैट p लाइज इन x फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके पास है 1/√5 एंड 1/√5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां से पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, सो p पॉइंट निकल के आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन एलिप्स के बाद। फिर थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ गिवन एलिप्स एट पॉइंट P एंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए सीक्वेंशियली अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो हुआ क्या है, दोनों एलिप्स की इक्वेशन अगर हम देखें, फर्स्ट वाला जो एलिप्स है E1 वो लिखा जा सकता है x² 1 एंड इट इज y² 1/4 इज इक्वल टू 1। इस वाले केस में a ग्रेटर देन b है। वहीं अगर हम सेकंड वाला एलिप्स अगर बना के देखें, वहां पर इक्वेशन आप देखेंगे, यहाँ 4 है तो ये आएगा आपके पास से 1/4 और यहाँ है y² 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a से ग्रेटर b है। प्लॉटिंग हुआ, ये देखिए, एक पहला का एलिप्स ऐसे बनेगा और सेकंड वाला जो एलिप्स है वो ऐसे बनेगा। इस सेकंड वाला एलिप्स, दिस इज E2, दिस इज E1। दोनों एक पॉइंट है जहां पर मिलते हैं, दैट पॉइंट इज P, इट्स पॉइंट इज P 1/√5, 1/√5। ठीक, क्या पूछा जा रहा है वो देखिए, थीटा एक्यूट एंगल है बिटवीन द टेंजेंट्स टू द गिवन एलिप्स। अगर हमें पॉइंट पता है तो हम उनके ऊपर देखिए टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट आपके पास इस वाले पर ये बन जाएगी और इस वाले पर आपके पास ये टेंजेंट बन जाएगी और इनके बीच का एंगल एक्यूट एंगल थीटा बोला गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाले की टेंजेंट है, अगर हमारे पास पॉइंट पता हो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन, तो वो आपके पास से t = 0 बनेगा, विच इज x(x1) + 4 times y(y1) इज इक्वल टू 1। इक्वेशन के हिसाब से x/5√2 4y/√5 इज इक्वल टू 1। वी आर हैविंग द स्लोप एज -1/4। ये आपके पास पहले वाली टेंजेंट का स्लोप आया। सेकेंड वाले एलिप्स की भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, वो आपके पास बनेगा 4x(x1) y(y1) इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है 4x/x1 y/√5 इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड वाली टेंजेंट का स्लोप है वो -4। ठीक है, लाइन से स्लोप तो निकाल ही सकते हैं ना? अब इनके बीच का एक्यूट एंगल tan थीटा है, सो लेट्स मी राइट tan थीटा एज
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये डेटा हमारे पास। बोला गया है एक्यूट एंगल है, तो मैंने मॉड पहले अप्लाई कर दिया। -1/4 प्लस आता है आपके पास से, और ये 1/4 इंटू 4 भी आपके पास से जनरेट प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ आपके पास से आता है 16 और -1 करेंगे आप यहाँ से, डिवाइडेड बाय आपके पास 4 है, और यहाँ से 2 भी जनरेट हो जाता है। इट इज 15 आपके पास जो डेटा बना है, 15 बनने वाला है ऊपर। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 15 tan थीटा हमारे पास आया 15/8 आता है आपके पास। दिस इज tan थीटा। वी आर इंटरेस्टेड 4 tan थीटा। तो 4 tan थीटा अगर आप निकालना चाहेंगे तो 4 से भी आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 15/2 आता है। जो डेटा आपके पास है 7.5 निकल के आएगा, 7.5। तो इसका एक्सप्रेशन आंसर आएगा 7.5। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज डन, आंसर इज 7.5। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर पूछा गया अल्फा इज द एरिया ऑफ कॉमन रीजन दैट लाइज इनसाइड बोथ द गिवन एलिप्स एंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा इज। फिर से प्लॉटिंग किया, यहां पर एक एलिप्स है, ये दूसरा एलिप्स है। ठीक, दोनों का जो कॉमन है उसकी बात हमसे यहां से पूछी जा रही है। तो दोनों का कॉमन एलिप्स का एरिया ये है। यहाँ एक पॉइंट है आपके पास से P, वो आप देख सकते हैं 1/√5, 1/√5 है, ये ओरिजिन है। तो दिस इज द सेगमेंट। अगर आप ये सेगमेंट निकाल पाते हैं तो आप ये यहां भी होगा, 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 इसका 8 टाइम्स हमें निकाल लेना चाहिए। दिस इज इलिप्स नंबर E2 एंड दिस इज इलिप्स नंबर E1। ये बात E1 की इक्वेशन आपको मालूम है। E1 की इक्वेशन आपके पास है x² + 4y² इज इक्वल टू 1 एंड द इलिप्स E2 की इक्वेशन है हमारे पास 4x² + y² इज इक्वल टू 1। इसको कंप्यूट करते टाइम ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हैं। सेकंड वाले E2 के लिए आप y का कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो आपके पास में पॉइंट आता है 1/2 एंड दिस पॉइंट इज 1/√5। सो द एरिया इज 8 टाइम्स, क्योंकि एक सेक्शन यहां है, एक यहां बनेगा, दो यहां बने, तो यहां 2 बन चुके हैं, 2 यहां बनेंगे, 2 यहां बनेंगे, 2 यहां बनेंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। 8 टाइम्स आपको करना है। पहले इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप देखें बेस आपके पास से 1/√5 है, और ये हाइट भी इस पॉइंट की वजह से 1/√5 ही रहेगी। प्लस अब ये जो कर्व है इसकी हम बात कर लेते हैं। जो कर्व आपके पास ये कर्व की इक्वेशन आपको लिखनी होगी इसके लिए E2 के लिए, तो y को लिख सकते हैं √1 - 4x²। की रेट आप लिख सकते हैं y, या फिर आप एक काम कर सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, ये 1/4 - x² आपके पास से डेटा बनेगा। इस वाले कर्व की इक्वेशन हमने बना दी। दिस इज y। ठीक है, इस कर्व को कब से कब इंटीग्रेट करेंगे? 1/√5 से 1/2, 1/5 से 1/2, 2 आपके पास कॉमन है, 1/4 - x² dx ये डेटा बनता है। आगे चलिए, यहां से 8 आता है, इस डेटा को बनाइए, 5 आएगा, ये बन गया 1/10। 2 आपके पास है, √(a² - x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले आता है x/2, फिर आता है ये सेम प्लस a²/2, ये a²/2 आपने लिखा 1/4/2। फिर यहां से आएगा आपके पास से sin इनवर्स x/1/2। इन सब पर आपको लिमिट लगानी है 1/√5 से 1/2। यहाँ 8 है, यहाँ है 1/10, यहाँ 2 है। डेटा आराम से रखिएगा। 1/4 यहाँ रखोगे तो पहला डेटा ही 0 बन जाएगा आपके पास से। ये 1/8 है, 1/2 आपने रखा, 1/2, 1/2, sin इनवर्स 1, इट इज कमिंग एज π/2। फिर आएगा -1/, यहाँ आप डेटा रखेंगे तो ये 1/2√5 बनेगा, ये 1/5 बनेगा, ये 1/4 है, 1/4 - 1/5 आप करते हैं तो 1/√20 आपके पास से आता है, 1/√20। ठीक, फिर देयर इज अ माइनस साइन। 1/8 आप यहां पर ये डेटा रखेंगे तो ये डेटा मेरे पास बनकर आएगा साइन इनवर्स 2/√5। ये डेटा हमारे पास से बना।
अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा और देखना होगा कहाँ तक बात पहुंच पा रही है, क्या डेटा बनता है। ये थोड़ा देखिए यहाँ से भी, ये जो √20 है इसको 2√5 लिख सकते हैं। 2√5 आपके पास से कितना, √5 तो 5 हो जाएगा, 20 बन जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेटा इसको कैंसिल कर देगा 1/10। दिस इज सेम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा आपके पास से 8 कॉमन रखता है और दिस 1/10 इज गेटिंग कैंसिलिंग आउट विद दिस। यहाँ 2 अपने पास लिखा गया है, ये डेटा आपके पास है π/8। दिस इज कमिंग एज π/8 इंटू π/16, हाफ पी है। फिर ये सब खत्म हो गया, हम यहाँ पे आते हैं, तो ये 2 आपके साथ है माइनस, दिस इज कमिंग एज 1/8 साइन इनवर्स 2/√5। आप डेटा देखिए, 8 को सब जगह ले जाइए तो मेरे पास यहां से बनता है पाई। 2 को हम थोड़ा कॉमन रखते हैं, तो आई एम गेटिंग दिस एज π/2। 8 को कैंसिल कर दिया, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, साइन इनवर्स 2/√5। π/2 माइनस साइन इनवर्स अगर आप देखें तो ये डेटा बन जाता है आपके पास से कॉस इनवर्स। एक आइडेंटिटी होती है, अभी आईटीएफ आपको सॉल्व करना है तब जाके बात बनेगी। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स एक्स। आप ट्राइंगल बना के इसको, क्योंकि मुझे कॉट की तरफ लेकर जाना है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको tan में चेंज कर लिया जाए। tan के हिसाब से आप देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ √5 है, तो अगर हम डेटा बनाए तो यहाँ पर डेटा 1 बन जाएगा। दिस इज द थिंग। तो आप अल्फा के हिसाब से जाएंगे तो ये बनेगा आपके पास से 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2, ये डेटा आपके पास है। ठीक, चलिए बना लेते हैं आपके पास। अब इसको डबल एंगल में चेंज करना है, तो ये आपके पास से बनेगा tan इनवर्स 2 टाइम्स 1/2 1 माइनस 1/4, ये आपके पास रिजल्ट आ जाए। तो ये डेटा आपके पास अल्टीमेटली बनता है 1 आ जाएगा, यहाँ 3/4 है, दिस इज वी आर गेटिंग एज 4/3। tan इनवर्स अगर 4/3 हो, अब देखो आईटीएफ में फ्लुएंट होंगे तब आप आंसर्स तक पहुंच रहे होंगे। फिर आपके पास से ये कॉट इनवर्स के अंदर 3/4 बन जाएगा, तो हम पहुंचे यहां से कॉट अल्फा, इट इज कमिंग एज 3/4 0.75। जहां पर इसके पिछले वाले का आंसर 7.5 आया है, इसका 0.75 आया। ये बाहर आके स्टूडेंट्स काफी बताते सर एक का आंसर तो 7.5 था, एक का आंसर 0.75 था। तो फाइनली वी आर गेटिंग दिस एज 0.75। अब आप देखिए आईटीएफ का इन्वॉल्वमेंट है पूरा, अच्छे से आपको कन्वर्जन आना चाहिए, वरना आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, और इलिप्स की इक्वेशंस का भी यहाँ पर हमें थोड़ा देखना है, कौन से कर्व को कैसे निकाला। तो एक तो ट्राइंगल से निकाल दिया है, और फिर एक जो कर्व है जो 1/√5 से 1/2 के बीच का पार्ट है, उसको इससे यूटिलाइज करके कंप्यूट किया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा खासा एफर्ट इसके अंदर लगा है। कीप लर्निंग, सीखते रहिए ऐसी मैथमेटिक्स को। ऐसे और ढेर सारे सवाल आपको करने हैं जो कि इंटरमिक्स्ड हों, उसके लिए आप मेरी कैलकुलस वाले बुक को यूज में ले सकते हैं। आपको थोरोली मजा आएगा अगर आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना पसंद है। मैथमेटिक्स से अगर डर भी लगता है आपको, तो आपको वहाँ इतने इलस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे जिससे आपकी मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी और एक रिस्पेक्टेबल नंबर स्कोर आप मैथमेटिक्स के अंदर स्कोर कर सकते हैं। कीप लर्निंग।